वेलकम टू कहानी यूनिवर्स। यहाँ हम फैंटेसी, सिस्टम और कल्टीवेशन नॉवेल्स को हिंदी में समझते और एक्सप्लोर करते हैं। प्लॉट, वर्ल्ड बिल्डिंग और ट्विस्ट, सब कुछ क्लियर। लेट्स बिगिन द स्टोरी। डिस्क्लेमर: ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन, रिव्यू और एक्सप्लेनेशन के पर्पस के लिए है। नॉवेल के सभी कॉपीराइट्स उनके असली क्रिएटर्स और पब्लिशर्स के पास हैं। हम कोई ओनरशिप क्लेम नहीं करते। अगर किसी राइट्स होल्डर को इश्यू हो, हम कंटेंट को रिमूव या मॉडिफाई कर देंगे। सूचना सामग्री तालिका यूआरएल उपन्यास सारांश। गुयांग के पास एक बार एक सफल करियर और एक खुशहाल परिवार था, लेकिन एक कार दुर्घटना ने उन्हें एक वनस्पति रोगी में बदल दिया। फिर भी उसकी चेतना पुनर्तः जागृत रहती है। अंतहीन अंधेरे में अंततः वह अपनी दुर्घटना के पीछे के रहस्यों को उजागर करता है। क्रोध और निराशा से भरी एक रात में वह अपनी ही छाया में विलीन हो जाता है और रात का कसाई बन जाता है। प्रत्येक हत्या के बाद वह दूसरों के जीवन का सार भी चुरा सकता है, अपने शरीर को ठीक कर सकता है और अपने कौशल को उन्नत कर सकता है। शीर्ष जासूस, आध्यात्मिक माध्यम और तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ सभी अपनी चालें चलते हैं, लेकिन कोई भी अंधेरे में कत्लेआम को रोक नहीं सकता है। दिन में आप मुझे लकवाग्रस्त आदमी कहते हैं और मैं बहस नहीं करूंगा, लेकिन रात में क्या आपको सम्मानपूर्वक मुझे लॉर्ड बुचर नहीं कहना चाहिए? और दिखाएं विवरण, इतिहास संपादित करें। शीर्षक: मैं पहले से ही लकवाग्रस्त हूं, मैं रात्रि कसाई कैसे बन सकता हूं? या जोड़ या घटाव AI1 स्थिति जारी है। तारीख जोड़ी गई 16 मई 2025। लेखक के वर्ग अपंजीकृत व्यापार चिन्ह 1 AA सर्वाधिकार कॉपीराइट 1 शामो दालुओतो Alex_Zironel द्वारा अनुरोध किया गया। 3 जूले सिल्वी द्वारा जारी। 3 शैली: एक्शन, नाटक, रहस्य, मनोवैज्ञानिक, अलौकिक, त्रासदी, शहरी जीवन। साप्ताहिक रैंक #8110। मासिक रैंक #6136। सर्वकालिक रैंक #3915। टैग: क्षमता चोरी, विश्वासघात, धोखा, ठंडा नायक, अपराध, अंधेरा, जासूस, दुष्ट नायक, सच्ची क्षमताओं को छिपाना, सच्ची पहचान छिपाना, जांच, जादू, जादुई स्थान, पुरुष नायक, आधुनिक दिन, एकाधिक पहचान, हत्याएं, प्रबल नायक, अतीत एक बड़ी भूमिका निभाता है, बदला, निर्दयी नायक, गुप्त नायक, आत्माएं, विशेष योग्यताएं, अचानक ताकत हासिल करना, प्रणाली, कम आंका गया नायक, कमजोर से मजबूत जादूगर। अध्याय 1: क्या मैं सब्जी हूं या भूत? ऐसे मत बनो, यह एक अस्पताल है। गुयांग अभी भी बिस्तर पर लेटा हुआ है। हा, अस्पताल बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूं, यह उस तरह से अधिक रोमांचक है। गुयांग के लिए वह एक सब्जी है, वह अब आवाजें सुन सकता है और उसे इसके लिए मुझे धन्यवाद देना चाहिए। बाद में उसके कान में फुसफुसाना याद रखें और उसे बताएं कि मैं कितना भयंकर हूं। वास्तव में वास्तविक दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वह टीवी पर जो कुछ भी हो रहा है उससे कहीं अधिक रोमांचक है। इतना बड़ा ड्रामा दरअसल तियानिक्सिन सिटी फर्स्ट हॉस्पिटल के VIP वार्ड में चल रहा था। इस वार्ड में अब 3 लोग थे। अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ व्यक्ति गुयांग था। वह 3 दिन पहले एक कार दुर्घटना का शिकार हो गया था, जिससे उसके मस्तिष्क में चोट लग गई थी और अब वह स्वस्थ अवस्था में था। गुयांग की विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद से 2 साल पुरानी पत्नी यान पिंगपिंग और उनके अच्छे भाई लियू शाओयू बिस्तर के पास बहुत पसीना बहा रहे थे। जोरदार हमला करते हुए लियू शाओयू ने गुयांग से कहा, गुयांग, शायद आप नहीं जानते, लेकिन जिस ड्राइवर ने आपको टक्कर मारी और आपको सब्जी में तब्दील कर दिया, वह घटनास्थल से भागा नहीं, क्योंकि वह व्यक्ति में ही था। आपके प्रिय पिंगपिंग ने मुझे सही बहाना बनाने में मदद की और नकली प्लेटों वाली कार को खुद ही संशोधित और पेंट किया गया, फिर बाद में इसे बदल दिया गया, बिना किसी को पता चले। इन वर्षों में आपने कड़ी मेहनत से जो भी धन कमाया है और आपकी खूबसूरत पत्नी जिसे आप प्यार करते थे, वह अब मेरी है। आप नाराज तो नहीं होंगे ना? यान पिंगपिंग की त्योरियां चढ़ गईं, उसका चेहरा नाराजगी से भरा हुआ था। आप यहाँ ऐसा क्यों कह रहे हैं? डॉक्टर ने कहा कि हालांकि गुयांग एक वानस्पतिक अवस्था में है, फिर भी वह बाहर की आवाजें सुन सकता है। अगर वह सुन ले तो क्या होगा? लियू शाओयू आत्मसंतुष्ट था और 3 मिनट के बाद उसने पहले ही अपनी बैग बांध ली थी। तो क्या हुआ अगर वह जानता है? मैंने डॉक्टर से पहले ही पूछ लिया है, उसके जागने की संभावना हजारों में 1 से भी कम है। और तुम्हें सच में नहीं लगता कि मैं इस बेकार चीज पर पैसा बर्बाद करूंगा, है ना? मैंने केवल 3 दिनों के चिकित्सा व्यय का भुगतान किया है। 3 दिनों के बाद उपचार समाप्त कर दिया जाएगा और वह निश्चित रूप से मर जाएगा। लियू शाओयू की बातें सुनकर यान पिंगपिंग बहुत चौंका। तुम इतने हृदयहीन कैसे हो सकते हो? ओह, आप जो कह रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। मुझे मत बताओ कि आप चाहते हैं कि वह जाग जाए और आपके रिश्ते को फिर से जीवंत कर दे। मत भूलो, आप ही वह व्यक्ति थे जो सबसे पहले इस विचार के साथ आए थे। यान पिंगपिंग ने अपना सिर नीचे किया और अपने कपड़े ठीक करने के बाद उसने शांति से जवाब दिया, यदि आप ऐसा करने जा रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आप किसी भी ढीले सिरे को साफ कर लें और कोई उत्तोलन न छोड़ें। लियू शाओयू ने फर्श से अपनी जैकेट उठाई और तेजी से बाहर निकला। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जैसे बड़े प्रभावशाली व्यक्ति के लिए कोई परेशानी पैदा नहीं करूंगा। आज रात मेरी डिनर पार्टी है, इसलिए मैं वापस नहीं आऊंगा। लियू शाओयू के जाने के बाद यान पिंगपिंग गुयांग के अस्पताल के बिस्तर पर बैठ गया, धीरे से उसके माथे के बालों को सहलाया और आह भरी। मुझे खेद है गुयांग, मैं वास्तव में तुमसे एक बार प्यार करता था, लेकिन वह सब अतीत की बात है। मुझे पर्याप्त रूप से न समझ पाने के लिए स्वयं को दोष दें। आप केवल पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करना, लगन से बचत करना जानते थे और आपने केवल हमारे भविष्य के बारे में बात की थी। लेकिन आप केवल भविष्य के बारे में जानते थे, अब के बारे में क्या? क्या आप मेरे साथ शॉपिंग या बार में जाने के लिए थोड़ी और ऊर्जा नहीं बचा सकते थे? क्या आप मेरे लिए हैंडबैग और गहने खरीदने के लिए अपने बचाए हुए पैसों में से कुछ और पैसे नहीं ले सकते थे? मैं मूल रूप से आपको तलाक देना चाहता था, लेकिन आपके पैसे का एक बड़ा हिस्सा विवाह पूर्व संपत्ति थी, और अगर हमने तलाक लिया तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए यही एकमात्र रास्ता था। हालांकि लियू शाओयू में अधिक बुरी आदतें हैं, वह लड़कियों की देखभाल करने में बहुत अच्छा है और रोमांस को समझता है। मुझे दोष मत दो, तुम्हारे पास 3 दिन और हैं। मैं आपसे बार-बार मिलने आऊंगा और आपसे अधिक बात करूंगा। यान पिंगपिंग काफी देर तक इधर-उधर भटकने के बाद आखिरकार थक गई और वार्ड छोड़ने के लिए मुड़ गई। जहां तक गुयांग का सवाल है, डॉक्टर वास्तव में सही थे, वो सचमुच सुन सकता था। जब से कार दुर्घटना के बाद उसे ऑपरेटिंग रूम से बाहर निकाला गया, गुयांग बाहर की सभी आवाजें सुनने में सक्षम हो गया था। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि कौन उससे मिलने आया था, किसने उसकी देखभाल की थी और यान पिंगपिंग और लियू शाओयू ने उसके बगल में क्या किया था। ये पिछले कुछ दिन गुयांग के लिए नारकीय पीड़ा वाले थे। वह महज एक वनस्पति था, आवाज सुनने के अलावा कुछ भी करने में असमर्थ था।
अतीत की स्मृतियां हर पल उसकी मूर्खता का मजाक उड़ाती थीं। वह सख्त तौर पर बदला लेना चाहता था और उसने अनगिनत बार देवताओं से कामना की थी कि वह उसे सिर्फ 1 मिनट के लिए जगह दे, बस 1 मिनट, और उसने वादा किया कि वह उस घृणित जोड़े को गला दबाकर मार डालेगा। लेकिन भाग्य इतना क्रूर था कि उसे 1 मिनट भी देने को तैयार नहीं था। दूर की बदला लेने की योजना को एक तरफ रखते हुए अब गुयांग की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि वह सामान्य स्थिति में कैसे लौट सकता है। 3 दिन, लानत है, क्या मैं केवल 3 दिन की जीवन अवधि पाने के लिए एक बड़ी आपदा से बच गया? तो फिर यही अच्छा है कि मुझे शीघ्र मृत्यु दे दी जाए। अगर मैं पुनर्जन्म लेता हूं, तो मैं विश्व कप में राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को गोल करते हुए भी देख सकता हूं। आपने मेरे इतने सारे पैसे ले लिए, क्या आप मेरे अस्पताल प्रवास को कुछ और दिनों के लिए नहीं बढ़ा सकते थे? कितना निर्दयी है। दिन से रात तक गुयांग को स्वीकार करना पड़ा कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है, लेकिन एक सब्जी क्या कर सकती है? यहां तक कि उसकी पलकें हिलाना भी एक विलासिता थी। अनिच्छुक, सचमुच अनिच्छुक। गुयांग थका हुआ था और उसके मस्तिष्क में चेतना धीरे धीरे नींद में चली गई। सो जाने की इस प्रक्रिया के दौरान गुयांग को अचानक महसूस हुआ कि उसकी चेतना बेतहाशा गिर रही है, मानो किसी अंतहीन खाई में गिर रही हो। अजीब बात है, यह भयानक अनुभव उस समय गुयांग को काफी आश्वस्त कर रहा था, जैसे कि वह खुद इस अंतहीन रसातल से संबंधित हो। गिरना, ऐसे गिरना। गुयांग को अचानक पता चला कि उसकी चेतना उसके मूल शरीर को छोड़कर पूरी तरह से उसके शरीर के नीचे छाया में विलीन हो गई है। और उसने ये भी पाया कि वह वास्तव में इस छाया शरीर को नियंत्रित कर सकता है। क्या मैं भूत बन गया? जो छाया मूल रूप से उसके शरीर के नीचे ढकी हुई थी, वह धीरे धीरे उसके नियंत्रण वाले शरीर से अलग हो गई और धीरे धीरे द्विआयामी से त्रिआयामी में परिवर्तित हो गई और अस्पताल के बिस्तर के पास खड़े होकर एक काले काले मानव जैसे राक्षस में बदल गई। एक भूत छाया शरीर की तरह। अगर ये दृश्य अभी कोई देख ले तो शायद डर के मारे बेहोश हो जाए। गुयांग ने अपने गहरे काले शरीर को देखा और उसे शक्ति का एक अंतहीन उछाल महसूस हुआ। हे भगवान, क्या स्वतंत्र रूप से घूमने वाला शरीर इतनी अद्भुत चीज है। 3 दिन, लानत है, मैं पूरे 3 दिन तक सब्जी था। क्या आप जानते हैं कि मैंने वे 3 दिन कैसे बिताए? इस समय गुयांग एक उत्साहित बच्चे की तरह था जो वार्ड में घूमने के लिए अपने घोस्ट शैडो बॉडी को नियंत्रित कर रहा था। यहां तक कि उन्होंने छाती को दबाने, कृत्रिम श्वसन और पूरे शरीर की मालिश करके अपने मूल शरीर को बचाने की भी कोशिश की। दुर्भाग्य से अंतिम परिणाम केवल 2 शब्द थे, सब कुछ व्यर्थ। गुयांग ने सीधे तौर पर इन निरर्थक संघर्षों को छोड़ दिया और वार्ड की छाया में गिर गया। हालांकि वह अपने शरीर को नहीं बचा सका, लेकिन 1 घंटे के इस संघर्ष के बाद उसे अपने भूत छाया शरीर के बारे में एक नई समझ प्राप्त हुई। सबसे पहले, वह आवश्यक रूप से मानवीय रूप तक ही सीमित नहीं था, वह विभिन्न आकृतियों में रूपांतरित हो सकता है और छाया रूप तथा ठोस रूप के बीच स्वतंत्र रूप से रूपांतरित हो सकता है। जब वह ठोस रूप में था तो वह एक जीवित, वास्तविक प्राणी की तरह था जो अपने आसपास की हर चीज के साथ बातचीत कर सकता था और स्पर्श संबंधी संवेदनाएं रखता था। छाया रूप में वह एक त्रिआयामी छाया के बराबर था जो किसी भी वस्तु से गुजर सकता था, जैसे कि उसका अस्तित्व ही न हो। दूसरा, वह एक साथ त्रिआयामी और द्विआयामी अवस्थाओं के बीच परिवर्तन कर सकता था। जब वह द्विआयामी हो गया तो वह छाया में छिप सकता था या प्रकाश की तुलना में तेजी से उनके बीच से गुजर सकता था। तीसरा, उसके घोस्ट शैडो बॉडी के भीतर एक छोटी सी छाया वाली जगह थी जहां वह छोटी छोटी चीजें रख सकता था। हालांकि क्षमताएं असंख्य नहीं थी, प्रत्येक व्यवहारिक थी और गुयांग के लिए, जो एक सब्जी बन गई थी, यह एक बहुत बड़ा उपहार था। गुयांग आशा से भर गया। इस नए घोस्ट शैडो बॉडी के साथ क्या मुझे इसमें हेरफेर करने का कोई तरीका मिल सकता है? खुद को वानस्पतिक अवस्था से बचाने की बात तो दूर, लेकिन कम से कम मुझे खुद को जीवित रखना होगा, है ना? यदि मेरा भौतिक शरीर मर जाता है तो मेरा भूत छाया शरीर संभवतः अकेले जीवित नहीं रहेगा। मुझे क्या करना चाहिए? अध्याय -2, इंटरनेट सेलिब्रिटी यान पिंगपिंग। स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम होना दुर्लभ है। मैं कई दिनों से इस अस्पताल के कमरे में फंसा हुआ हूं। मैं इस अवसर का उपयोग बाहर जाकर कुछ व्यायाम करने के लिए भी कर सकता हूं। गुयांग, जो एक छाया में बदल गया था, ने मन ही मन सोचा और फिर छाया की आड़ का उपयोग करते हुए वह एक द्विआयामी स्थिति में बदल गया और कमरे से बाहर चला गया। गुयांग के लिए यह अनुभव बहुत अजीब था। वह कोनों में छाया के साथ तेजी से आगे बढ़ा और कोई भी उसकी उपस्थिति का पता नहीं लगा सका। देर रात हो चुकी थी और अस्पताल में ज्यादा लोग नहीं थे। जैसे ही गुयांग इधर उधर घूम रहा था, उसने अचानक महिला नर्सों के एक समूह की खिलखिलाहट सुनी। ये वास्तव में कठिन है, रात की पाली में इतनी देर तक काम करना। मुझे आश्चर्य है कि क्या ओवरटाइम वेतन अधिक है। गुयांग का इरादा मूल रूप से बस वहां से गुजरने का था, लेकिन स्तब्ध होकर उसने वास्तव में अपना नाम सुना। ये गुयांग वास्तव में कुछ और है। वह स्पष्ट रूप से घरेलू हिंसा की प्रवृत्ति वाला एक आलसी व्यक्ति है, फिर भी उसने खुद को एक स्वनिर्मित उद्यमशील युवा के रूप में पेश किया है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है कि यह आदमी हमारे स्थानीय अखबार में भी छपा था। अब मुझे पता है कि सब कुछ यान पिंग कर रहा था। ये मरे हुए बदमाश सचमुच घृणित हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझ में कुप्रथा शुरू हो गई है। मुझे शुरू ही मत करना, मुझे भी घिनाती है। ऑरेंज, कल सुबह जब तुम उसकी ड्रेसिंग बदलने जाओगी तो अपना गुस्सा निकालने के लिए उस पर सुई से कुछ अतिरिक्त बार प्रहार करने का अवसर लो। आह नहीं, चलो नहीं। कार दुर्घटना के बाद वह पहले से ही काफी दयनीय है। आप बहुत ही नर्म दिल के हैं। इसे ही वे अच्छे कर्मों का पुरस्कार और बुरे कर्मों की सजा कहते हैं। यह अच्छी बात है कि वह एक कार दुर्घटना में फंस गया और सब्जी बन गया, अन्यथा यान पिंग को पता नहीं चलता कि वह कब खड़ी हो पाएगी और खुद को साबित कर पाएगी। बहुत हो गई बातें, मैं जल्दी से उसे प्रोत्साहित करने के लिए एक सुपर रॉकेट भेजूंगा। हम सभी बहनें हैं। गुयांग अनजाने में 2 नर्सों के पीछे आ गया था और तभी उसे एहसास हुआ कि वे एक लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। और क्या लाइव स्ट्रीम की महिला नायक उसकी अच्छी पत्नी यान पिंग नहीं थी? यान पिंग वर्तमान में गुयांग के साथ अपनी प्रेम कहानी को याद करते हुए रो रही थी। हालांकि उनके बीच की भूमिकाएं पूरी तरह उलट गईं। अपने वर्णन में गुयांग पूरी तरह से एक अशिक्षित और निकम्मा बन गया था जो केवल पूरा दिन बर्बाद करना और खेलना जानता था, यहां तक कि अन्य महिलाओं को बाहर रखना और घर लौटने के बाद घरेलू हिंसा करना भी जानता था। जहां तक खुद यान पिंग का सवाल है, उन्होंने अकेले ही पिंगयान कंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना की, दिन के दौरान निर्माण स्थलों की देखरेख करती थी और रात में व्यवसाय की तलाश करती थी। वह एक सच्ची मजबूत महिला और शुद्ध प्रेम की योद्धा थी। गुयांग अपनी छाया अवस्था में 2 नर्सों के पीछे खड़ा होकर बहुत देर तक देखता रहा और किसी भी नर्स ने उसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। जितना अधिक उसने देखा, गुयांग को अपने दिल में उतना ही अधिक गुस्सा और अन्याय महसूस हुआ। वह वास्तव में एक बड़ी इंटरनेट सेलिब्रिटी हैं। काले और सफेद को मोड़ने की उनकी क्षमता असाधारण है। वह न केवल उस कंपनी पर कब्जा कर सकती है जिसे मैंने अपने जीवन काल में बनाया था और मेरी सभी संपत्तियों को प्राप्त कर सकती है, बल्कि वह ट्रैफिक की इस लहर के साथ महान ऊंचाइयों तक भी पहुंच सकती है और भाग्य कमा सकती है। हालांकि कुछ पैसे एक बार अर्जित करने के बाद आप खर्च करने के लिए जीवित नहीं रह सकते। गुयांग के दिल में एक बेकाबू जानलेवा इरादा उमड़ पड़ा।
वह परछाई की आड़ लेकर तुरंत अस्पताल में गायब हो गया। प्रकाश जैसी गति के साथ उसे अस्पताल से यान पिंगपिंग के घर तक पहुंचने में 1 सेकंड से भी कम समय लगा। नर्स स्टेशन पर मौजूद 2 युवा नर्सों ने एक ही समय में पीछे मुड़कर देखा। क्या तुम्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हमें अभी पीछे से देख रहा था? हे भगवान, तुम्हें भी यह महसूस हुआ? मुझे भी ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हे भगवान, क्या यह अस्पताल बुथा है? ये ठीक है, ये ठीक है। मेरी माँ ने मेरे अंडरवियर में सौभाग्य का प्रतीक सिल दिया। तुम थोड़ी देर के लिए मेरे बट के पास रह सकते हो, ये तुम्हें सुरक्षित रखेगा। ... यान पिंगपिंग ने अपने सावधानीपूर्वक व्यवस्थित लाइव स्ट्रीम रूम में स्क्रीन पर तैरते विभिन्न उपहारों को देखा और सभी को धन्यवाद देने में व्यस्त रहते हुए आंसू पोंछे। अगर इस समय कोई उसे करीब से देखता तो वह देखता कि महिला रोती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन वास्तव में वह मुश्किल से अपने मुंह के कोनों को दबा रही थी। मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ। एक बड़ी इंटरनेट सेलिब्रिटी बनना हमेशा से यान पिंगपिंग का सबसे बड़ा सपना रहा था। यह एक ऐसी नौकरी थी जिससे पैसा जल्दी मिलता था और उसके बहुत सारे प्रशंसक थे जो उसकी प्रशंसा करते थे। कितना अद्भुत! संयोगवश वह बुरी दिखने वाली नहीं थी और थोड़ी सी त्वचा दिखाने को तैयार थी। हालांकि गुयांग ने पहले हमेशा उसे नियंत्रण में रखा था और उसके पास कोई मुख्य लाभ नहीं था, इसलिए वह हमेशा उदासीन रही थी, केवल कुछ दसियों हजार अनुयायियों के साथ। अब गुयांग की कार दुर्घटना का फायदा उठाते हुए यान पिंगपिंग वर्षों से गुयांग के साथ अपने प्यार की कहानी बताने के लिए सामने आई, साथ ही व्यवसाय शुरू करने की उसकी कठिन यात्रा, जिसने उसे तुरंत एक आधुनिक मजबूत महिला और एक शुद्ध प्रेम योद्धा का लेबल दिलाया। कुछ ही दिनों में उनके फॉलोअर्स की संख्या 7 मिलियन से ज्यादा हो चुकी थी। शायद 2 या 3 दिनों में वह लाखों अनुयायियों के साथ एक शीर्ष स्ट्रीमर बन जाएगी। यान पिंगपिंग ने थकावट का बहाना करते हुए लाइव स्ट्रीम कैमरे के सामने अपने आखिरी आंसू पोंछे और कहा, लाइव स्ट्रीम में मेरे सभी भाइयों और बहनों, इस दौरान आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से इस निराशा से बाहर निकलूंगा और एक नया जीवन अपनाऊंगा। आज बहुत देर हो गई है और कल मुझे बहुत काम करना है, इसलिए मैं यहीं समाप्त करूंगा। सब लोग भी जल्दी सो जाओ। अच्छा स्वास्थ्य होना किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। लाइव स्ट्रीम में उपहारों की एक और श्रृंखला दिखाई दी और कई लोगों ने बुलेट टिप्पणियों में अपनी चिंता व्यक्त की। पिंगपिंग, जल्दी सो जाओ। जल्दी सोने से तुम्हें हमेशा जवान बने रहने में मदद मिलती है। पिंगपिंग वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहा है, दिन के दौरान इतनी बड़ी निर्माण कंपनी का प्रबंधन करता है और रात में हमारे लिए लाइव स्ट्रीमिंग करता है। यदि आप बहुत थक गए हैं तो इसे और न करें। हम उपहारों के साथ आपका समर्थन करेंगे। जो कोई भी पिंगपिंग जैसी अच्छी लड़की से शादी कर सकता है, उसकी पुश्तैनी कब्रें अच्छे भाग्य के साथ धूम्रपान कर रही होंगी। धन्यवाद की झड़ी के बीच यान पिंगपिंग ने अंततः लाइव स्ट्रीम बंद कर दी। तभी वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुकी, अपने माथे से पसीना पोंछा और मुस्कुराई, उसके होंठ मुड़े हुए थे। मुझे जैकपॉट मिल गया है। अकेले इस लाइव स्ट्रीम ने आज कम से कम 10 लाख से अधिक की कमाई की। मैंने आपसे कहा था कि इंटरनेट सेलिब्रिटी होने से पैसा तेजी से बनता है। गुयांग, वह बुरा जिद्दी मूर्ख, उस टूटी हुई निर्माण कंपनी को चलाने पर जोर देता था। अगर उसने मुझे फॉलोअर्स खरीदने और मेरी लाइव स्ट्रीमिंग का समर्थन करने के लिए पहले पैसे दिए होते तो मैं बहुत पहले ही प्रसिद्ध हो गया होता। क्या बेवकूफ है, उसकी कार दुर्घटना खुद से हुई थी। यान पिंगपिंग कुर्सी से उठ खड़ी हुई। चूंकि अब वह इतने बड़े घर में रहने वाली अकेली थी, इसलिए उसे किसी बात का ख्याल रखने की जरूरत नहीं थी। वह बाथरूम की ओर चली गई, लापरवाही से अपने सारे कपड़े और मोजे फर्श पर गिरा दिए। ये घर गुयांग ने लंबे समय से जमा की गई बचत से खरीदा था। घर उन स्मार्ट घरेलू उपकरणों से भरा हुआ था जिन्हें उसने सावधानीपूर्वक चुना था। बाथटब पहले से ही नहाने के पानी से भरा हुआ था। यान पिंगपिंग गर्म बुलबुले वाले पानी में भीग रही थी। पानी के नीचे उसकी गोरी त्वचा और सुंदर आकृति की प्रशंसा कर रही थी और मन ही मन बुदबुदा रही थी। अपनी शक्ल और फिगर के साथ मैं स्वाभाविक रूप से एक बड़ी इंटरनेट सेलिब्रिटी और एक बड़ा स्टार बनना चाहता हूँ। एक बार जब मैं गुयांग के मामलों को पूरी तरह से संभाल लूंगा और उसकी संपत्ति विरासत में पा लूंगा तो मैं उसकी निर्माण कंपनी बेच दूंगा, फिर उस पैसे का उपयोग अपनी खुद की इंटरनेट सेलिब्रिटी कंपनी स्थापित करने के लिए करूंगा। अच्छी पैकेजिंग और प्रचार के साथ मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करना और राष्ट्रीय देवी बनना बहुत आसान होगा। यान पिंगपिंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक सुंदर भविष्य दिखाई दे रहा है। हालांकि वह नहीं जानती थी कि वह जो कुछ भी कहती और करती है उसे दरवाजे पर एक काली छाया देख रही है। छाया अंधेरे से उठी, धीरे धीरे द्विआयामी से त्रिआयामी अवस्था में बदलती हुई लगभग 2 मीटर लंबी हो गई, जैसे कोई राक्षस नरक से लौटा हो। गुयांग उस घर से बहुत परिचित था जिसे उसने खरीदा था। उसने अपने पीछे का दरवाजा बंद कर दिया और फिर एक क्लिक के साथ सर्किट ब्रेकर को बंद कर दिया। चमकदार रोशनी वाला कमरा तुरंत अंधेरे में डूब गया। यान पिंगपिंग, जो अभी भी बाथटब में थी, चौंक गई। क्या हो रहा है? बिजली गुल हो गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाहर अभी भी रोशनी क्यों है, लेकिन केवल मेरे स्थान की बिजली गुल है। क्या उस बेवकूफ गुयांग ने घर में वायरिंग करते समय पैसे बचाने के लिए सस्ती सामग्री का उपयोग किया था? ये बहुत कष्टप्रद है। चूंकि यान पिंगपिंग घर में अकेली थी, उसके पास बाथटब से बाहर निकलने, पास के तौलिए को नीचे खींचकर खुद को अस्थायी रूप से लपेटने और बाहर निकलने के लिए अपने फोन को टॉर्च के रूप में इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस बेवकूफ गुयांग ने सर्किट ब्रेकर कहां रखा था? ये दरवाजे के पास होना चाहिए। वह अपने फोन की धीमी रोशनी से निर्देशित होकर बाथरूम से बाहर निकली। अचानक धीमी रोशनी में उसने दरवाजे पर एक लंबी काली आकृति खड़ी देखी। लगभग 2 मीटर लंबा, पूरी तरह से काला, अस्पष्ट विशेषताओं वाला, न तो पुरुष और न ही महिला, केवल एक रहस्यमय और भयानक आभा महसूस की जा सकती थी। एक भूत। अध्याय 3। मैं तुम्हें 5 मौके दूंगा। यान पिंगपिंग घबरा गई और अपने कमरे की ओर भागने लगी। उसने अपनी क्षमता का 200% उपयोग किया। 1 सेकंड में अपने कमरे में भाग गई, अपने पीछे बेडरूम का दरवाजा बंद कर लिया और तुरंत अपनी पूरी ताकत से बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल, अलमारी और बिस्तर को दरवाजे के सामने धकेल दिया। ये स्पष्ट नहीं था कि वह कितने समय से व्यस्त थी, जब तक कि पूरे शयनकक्ष का सारा फर्नीचर दरवाजे के सामने जमा नहीं हो गया और तभी यान पिंगपिंग हौंकते हुए, अपने हाथों को अपने घुटनों के चारों ओर लपेटे हुए, अभी भी हिलते हुए बैठ गई। क्या मैं सुरक्षित हूँ? मुझे अब सुरक्षित रहना चाहिए। कसकर बंद दरवाजे और उसके सामने ढेर सारी अव्यवस्था को देखकर यान पिंगपिंग के गले में जो दिल था वह आखिरकार धीरे धीरे शांत हो गया। पुलिस को बुलाओ। हाँ, मुझे तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए। शांत होने के बाद यान पिंगपिंग ने आपातकालीन नंबर डायल करने के इरादे से तुरंत अपना फोन निकाला। लेकिन तभी यान पिंगपिंग ने अपने सामने अपनी ही परछाई देखी, जो उसके पीछे की हल्की चांदनी से रोशन थी। ये छाया सही नहीं थी। उसकी छाया इतनी बड़ी क्यों थी? इतनी बड़ी कि उसने आधे कमरे को घेर लिया। और वह भी स्पष्ट रूप से जमीन पर बैठी थी, तो ये छाया क्यों खड़ी थी? यान पिंगपिंग के दिल में तुरंत भय की तीव्र भावना घर कर गई। उसने जंग लगे रोबोट की तरह धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। अगले ही पल उसने एक नजर में अपने पीछे भयानक भूत की छाया देखी।
आकृति लगभग 2 मीटर लंबी थी, वह वहीं खड़ी थी, उसका सिर छत को छू रहा था। जो परछाई उसने अभी देखी थी वह उसकी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि इस भूतिया परछाई की थी। इतनी निकटता में भी यान पिंगपिंग गोस्ट शैडो की विशेषताओं को समझने में पूरी तरह से असमर्थ था। ये काली धुंध का एक समूह प्रतीत हो रहा था। यान पिंगपिंग ने अपना मुंह खोला, जोर से चिल्लाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अगले ही पल गोस्ट शैडो आखिरकार चली गई। एक बड़े हाथ ने यान पिंगपिंग की गर्दन को कसकर पकड़ लिया और उसे जमीन से ऊपर उठा दिया। यान पिंगपिंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया। मदद करो, मेरी मदद करो, भाई शाओयू, आओ मुझे बचाओ। गुयान, जो मूल रूप से यान पिंगपिंग की गला दबाकर हत्या करने की तैयारी कर रही थी, उसके शब्दों से क्रोधित होकर थोड़ा शांत हो गई। भूत छाया गुयांग धीरे से बोली, दिलचस्प, यहाँ तक कि जब मृत्यु निकट हो तब भी आप अपने प्रेमी कुत्ते के बारे में सोच रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह से भूल गए हैं कि वह कौन था जिसने आपको अब आरामदायक जीवन जीने की अनुमति दी है। भोजन या कपड़ों के बारे में कोई चिंता नहीं है। गोस्ट शैडो द्वारा निकाली गई आवाज गुयांग से बिल्कुल अलग थी, कर्कश और दूर की, जिससे किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। ये शब्द सुनकर यान पिंगपिंग के चेहरे के भाव और भी भयभीत हो गए। गर्दन दबाते हुए उसने कमजोर आवाज में कहा, गुयांग, क्या वह आप हैं? गोस्ट शैडो गुयांग ने इसे स्वीकार नहीं किया, अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी और यान पिंगपिंग जोर से जमीन पर गिर गया। नरक के द्वार की यात्रा के बाद वह ताजी हवा के लालच में जोर जोर से खांसते हुए हाँफने लगी। गोस्ट शैडो गुयांग ने लापरवाही से उसके सामने एक फोन फेंका और कहा, अब से मैं तुम्हें अपने प्रिय लियू शाओयू को बुलाने और उसे अपने पास बुलाने के 5 मौके दूंगा। कॉल करने के 5 मौके। यदि तुम एक बार असफल हुए तो मैं तुम्हारा एक हाथ या एक पैर काट दूंगा। जब 5वां मौका खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारा सिर काट डालूंगा। ओह, और मेरे बारे में किसी को मत बताना। अभी शुरू करो। ये सुनकर यान पिंगपिंग इतनी डर गई कि वह अपना फोन भी संभाल नहीं पा रही थी। उसने सावधानी से पूछा, गुयांग, तुम मेरे प्रति इतने क्रूर नहीं होगे, है ना? क्या तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करते थे? गोस्ट शैडो गुयांग ने केवल उल्टी गिनती शुरू की। 3। यान पिंगपिंग का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसने अपने होंठ काटे और पूछना जारी रखा, अगर मैं लियू शाओयू को वापस बुलाऊं तो क्या आप मुझे जाने देंगे? वे सब काम उसके द्वारा किए गए थे, उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। गुयांग, क्या हम वापस उसी स्थिति में जा सकते हैं जैसे हम पहले थे? 2। जब गुयांग ने 2 तक गिनती की तो उसका एक हाथ पहले से ही धीरे धीरे एक लंबे ब्लेड के आकार में बदल गया था, और भले ही यह छाया से बना एक प्रेत था, फिर भी इसने चांदनी के नीचे किसी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। किसी को भी उस लंबे ब्लेड की तीव्रता पर संदेह नहीं होगा। यान पिंगपिंग घबरा गया और किसी भी बकवास को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अनाड़ी ढंग से जमीन से फोन उठाया और लियू शाओयू का नंबर डायल किया। हालांकि पहली कॉल चली, लेकिन दूसरे पक्ष ने लंबे समय तक जवाब नहीं दिया। क्षमा करें, आपने जिस ग्राहक को डायल किया है वह अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है, कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। क्षमा करें। उसी समय ये शब्द सुनाई दिए। गोस्ट शैडो गुयांग ने पहले ही अपने हाथ में मौजूद काले लंबे ब्लेड को तेजी से नीचे गिरा दिया था, जिससे यान पिंगपिंग की बाईं हथेली वहीं कट गई। आहा, यान पिंगपिंग दिल दहला देने वाली चीख निकालते हुए जमीन पर लेट गई। हालांकि इस घर की ध्वनिरोधी उत्कृष्ट थी, उस समय सर्वोत्तम ध्वनिरोधी सामग्री और ध्वनिरोधी ग्लास का उपयोग किया जाता था, इसलिए यदि कोई पार्टी अंदर भी आयोजित की जाती थी तो इसका दूसरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इसके अलावा इस नए आवासीय क्षेत्र में अधिक निवासी नहीं थे, इसलिए चाहे वह कितना भी चिल्लाए कोई परेशानी नहीं होगी। भूत छाया गुयांग जल्दी में नहीं थी। यान पिंगपिंग को दर्द का अच्छी तरह अनुभव कराने के बाद वह बोला, आइए दूसरा मौका शुरू करें। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जल्दी करो, नहीं तो तुम्हारा खून बह जाएगा। गुयांग ने पहली बार किसी को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन किसी तरह उसे थोड़ी सी भी असुविधा महसूस नहीं हुई, इसके बजाय उसे असाधारण राहत महसूस हुई। यान पिंगपिंग भयभीत थी, वह केवल अपना फोन उठा सकती थी और दूसरी बार डायल कर सकती थी। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, इससे पहले कि वह 2 बार भी बजती, दूसरे पक्ष ने क्रूरतापूर्वक फोन काट दिया। क्षमा करें, आपने जिस ग्राहक को डायल किया था वह व्यस्त है, कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। जब यान पिंगपिंग ने यह आवाज सुनी तो उसे लगा कि उसकी दृष्टि काली हो गई है। अगले ही पल गोस्ट शैडो द्वारा बनाए गए लंबे ब्लेड ने उसके एक टखने पर सटीक प्रहार किया और उसका एक पैर वहीं उड़ गया। आहा, मुझे छोड़ दो, कृपया मुझे छोड़ दो। यान पिंगपिंग असहनीय दर्द में थी, लेकिन जीने की उसकी दृढ़ इच्छा ने उसे अपने बचे हुए हाथ से अपने शरीर पर नहाने का तौलिया उठाया और अपने दांतों की मदद से अपने कटे हुए हाथ और पैर पर एक साधारण हेमोस्टेटिक पट्टी लगाई। गोस्ट शैडो गुयांग ने उसे किनारे से नहीं रोका, अन्यथा अगर बाद में उसका खून बहकर मर जाता तो ये कितना उबाऊ होता। दूसरे पक्ष का अधिकांश काम खत्म होने के बाद उन्होंने बोलना जारी रखा। तीसरा मौका। यान पिंगपिंग भयभीत थी, उसने एक पल भी देर करने की हिम्मत नहीं की, तुरंत अपना फोन निकाला और तीसरी बार लियू शाओयू को फोन किया और उत्सुकता से कामना की। फोन का जवाब दो, कृपया फोन का जवाब दो, शाओयू, मैं तुमसे विनती करता हूं। आखिरकार इस बार कॉल कनेक्ट हुई और फोन के दूसरे छोर से अविश्वसनीय रूप से शोर वाली आवाज आई, यहां तक कि अन्य लड़कियों की हंसी के साथ भी। लियू शाओयू ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ प्रिय, आज इतनी कॉल क्यों? क्या घर में कुछ गड़बड़ है? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि आज रात मेरी सगाई है और मैं वापस नहीं आऊंगा? क्या तुम अच्छे नहीं बन सकते? इस समय यान पिंगपिंग ने घर में भूत छाया की उपस्थिति को प्रकट करने का साहस नहीं किया और केवल सख्त विनती कर सका। शाओयू, क्या तुम अब वापस आ सकती हो? मुझे अभी तुम्हारी बहुत जरूरत है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, कृपया जल्दी वापस आओ। लियू शाओयू ने कुछ अधीरता से कहा, ओह, तुम इतने अवज्ञाकारी क्यों हो? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं बाहर व्यस्त हूँ। नहाने के बाद सो जाना और कल सुबह जब तुम आंखें खोलोगी तो मैं वापस आ जाऊंगा। नहीं, जल्दी वापस आओ। यान पिंगपिंग अभी भी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन फोन फिर से बंद हो गया। काला लंबा ब्लेड उतर गया और यान पिंगपिंग का दूसरा पैर भी टखने से कट गया। आहा, नहीं, अब और मत काटो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं उसे वापस बुलाऊंगा, मुझे मत मारो। तीव्र दर्द ने यान पिंगपिंग को पतन के कगार पर धकेल दिया था और टाइलों पर पहले से ही खून का दाग लग चुका था। इस बार यान पिंगपिंग और भी कमजोर थी और उसे इस टखने पर पट्टी बांधने में अधिक समय लगा। हालांकि गोस्ट शैडो गुयांग की आवाज में दया का कोई निशान नहीं था, बल्कि उत्तेजना का संकेत था। केवल 2 मौके बचे हैं, चलते रहो। यान पिंगपिंग ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और आखिरकार एक आखिरी कॉल डायल की। इस बार लियू शाओयू ने तुरंत उत्तर दिया, लेकिन उत्तर देने के बाद उन्होंने तुरंत शाप देना शुरू कर दिया। तुम इतने परेशान क्यों हो, एक पुराने व्यस्त व्यक्ति की तरह? मैंने पहले ही कहा था कि मैं कल सुबह वापस आऊंगा, कल सुबह। आपके किस कान में समस्या है? यदि आप कामातुर महसूस कर रहे हैं तो फ्रिज में एक हीरा है, इसे स्वयं उपयोग करें। मैं अपना फोन बंद कर रहा हूं, दोबारा कॉल न करें। इतना कहने के बाद तुरंत कॉल कट कर दी गई।
यान पिंगपिंग का चेहरा राख हो गया था। इस बार उन्हें बोलने का मौका ही नहीं मिला। निराशा, उसे पछतावे के साथ असीम निराशा महसूस हुई। इस समय यान पिंगपिंग ने अंततः लियू शाओयू के असली रंग को पहचान लिया। वह मूर्ख नहीं थी। फोन के दूसरे छोर से आवाजें सुनकर वह कैसे नहीं बता सकती थी कि लियू शाओयू मनोरंजन कर रहा था। वह शायद बाहर महिलाओं के साथ खेल रहा था। उसके बगल में भूत छाया गुयांग ने तुरंत एक भयानक अजीब हंसी निकाली। हे, तो इसे आप सोलमेट कहते हैं, जो महिलाओं की देखभाल करने में अच्छा है और रोमांस को समझता है। अब वह उतना अच्छा नहीं लगता है ना। ये परिचित शब्द यान पिंगपिंग के कानों में गूंज उठे और उसे पूरा यकीन हो गया कि उसके पीछे भूत की छाया गुयांग थी। अध्याय 4, मृत्यु से पहले स्वीकारोक्ति। 2 पैर और 1 हाथ कट जाने के बाद भी यान पिंगपिंग की जीवित रहने की इच्छा को रोका नहीं जा सका। वह घूमी और गुयांग के सामने घुटनों के बल बैठ गई, पागलों की तरह झुकते हुए। गुयांग, मुझे पता है कि यह तुम हो। भले ही तुम स्वीकार ना करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे कैसे महसूस नहीं होता कि तुम आए हो। कृपया मुझे जाने दें। मैं सचमुच जानता हूँ कि मैं गलत था। मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करने के लिए कल अस्पताल जाऊंगी और तुम्हारे जागने के बाद मैं जीवन भर तुम्हारी नेक पत्नी और अच्छी मां बनूंगी। कृपया मुझे जाने दीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। भूत छाया गुयांग ने अपने हाथ में काला ब्लेड ऊंचा उठाया और कहा, वह आपका चौथा असफल मौका था और खेल के नियमों के अनुसार मुझे आपका आखिरी हाथ लेना होगा। काला ब्लेड धीरे धीरे नीचे उतरा और यान पिंगपिंग का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसका शरीर जमीन पर गिर गया। लेकिन जैसे ही ब्लेड उसके हाथ को काटने वाला था, गोस्ट शैडो गुयांग का स्वर बदल गया। हालांकि मैं अस्थायी रूप से आपका हाथ और यहां तक कि आपका सिर भी पकड़ सकता हूं, लेकिन आपको कुछ करना होगा। मौत से बाल बाल बची यान पिंगपिंग अपने दिल के उत्साह का वर्णन नहीं कर सकती, यहां तक कि अत्यधिक खून बहने का दर्द भी सहन कर रही थी। यान पिंगपिंग जल्दी से बोले, तुम कहो, मैं अवश्य करूंगा। ये सरल है। आप हाल ही में एक बड़ी इंटरनेट सेलिब्रिटी के रूप में काफी आराम से रह रहे हैं, सारी गंदगी मुझ पर डाल रहे हैं। यहां तक कि अस्पताल में लेटे हुए भी मैं लोगों को मुझे कोसते हुए सुन सकता था। क्या आप जानते हैं कि इंजेक्शन लगाते समय वे नर्सें मुझे 2 बार चुभती थी। अब मैं चाहता हूं कि आप तुरंत एक वीडियो पोस्ट करें। मैं चाहता हूं कि आप स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार करें और सभी तथ्य स्पष्ट रूप से बताएं। यान पिंगपिंग को ऐसा लगा मानो आसमान टूट पड़ा हो। एक बड़ी इंटरनेट सेलिब्रिटी बनना, एक राष्ट्रीय देवी बनना हमेशा से उसका सबसे बड़ा सपना रहा था। एक क्षण पहले ही उसे लगा कि वह इस सपने से केवल एक कदम दूर है। अगर उसने सच में ये वीडियो पोस्ट कर दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। उसे अभी भी झिझकते हुए देखकर गोस्ट शैडो गुयांग ने एक और अजीब हंसी निकाली। ये ठीक है, मैं तुम्हें मना करने की इजाजत देता हूं, लेकिन मैं तुम्हारा सिर ले लूंगा और फिर तुम दुनिया में अपनी बेगुनाही बरकरार रखोगे। इतना कहने के बाद गोस्ट शैडो गुयांग यान पिंगपिंग का सिर काटने के लिए तैयार हो गया। यान पिंगपिंग तुरंत घबरा गया। मैं ये करूंगा, मैं इसे अभी करूंगा, मुझे मत मारो। उसने तुरंत अपने फोन का वीडियो रिकॉर्डिंग फंक्शन खोला, अपने शब्दों को व्यवस्थित किया और फिर बड़ी भावना के साथ कैमरे को गुयांग के साथ डेटिंग से लेकर अब तक के अपने रिश्ते की पूरी सच्चाई बताई। उसने कैमरे पर यह भी कबूल किया कि गुयांग की कार दुर्घटना उसके और लियू शाओयू के बीच एक साजिश थी। रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद गोस्ट शैडो गुयांग ने फोन लिया और सावधानीपूर्वक जांच की, पुष्टि की कि कोई चूक नहीं है और इसे प्रमुख वेबसाइट प्लेटफॉर्मों पर अपलोड करने के लिए सीधे क्लिक किया। फिर उसने लापरवाही से फोन को अपने शरीर के भीतर अंधेरे छाया स्थान में वापस फेंक दिया। यान पिंगपिंग ने जमीन पर घुटने टेकते हुए कड़वाहट से विनती की, अब क्या आप मुझे जाने दे सकते हैं? मुझे एम्बुलेंस बुलानी है, जल्दी से मुझे फोन दो। हालांकि गोस्ट शैडो गुयांग ने उसे नजरअंदाज कर दिया। फोन लेने के बाद वह तुरंत परछाई में बदल गया और कमरे से गायब हो गया। यान पिंगपिंग तुरंत स्तब्ध रह गया। उसने सोचा था कि यह सब करने के बाद वह तुरंत अस्पताल में एम्बुलेंस बुला सकती है और उसके पास अभी भी जीने का मौका होगा। वर्तमान चिकित्सा प्रौद्योगिकी के साथ वह अपने हाथों और पैरों को फिर से जोड़ने में भी सक्षम हो सकती है। लेकिन भूत की छाया ऐसे ही चली गई, उसे यहाँ अकेला छोड़कर, उसे यहाँ मरने के लिए छोड़कर। नहीं नहीं नहीं, यान पिंगपिंग ने जीवित रहने का रास्ता खोजने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने शयनकक्ष के दरवाजे को विभिन्न फर्नीचर से कसकर बंद कर दिया था, जिससे बाहर निकलना असंभव हो गया था। अब उसका अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था, वह बेहद कमजोर थी और उसके हाथ और पैर कट गए थे। उसका अकेला बायां हाथ भी उसे खड़े होकर खिड़की खोलने में सहारा नहीं दे पा रहा था। वह केवल जमीन पर लेट सकती थी और महसूस कर रही थी कि उसका जीवन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। निराशा, लेकिन इस समय गोस्ट शैडो गुयांग ने तुरंत नहीं छोड़ा। वह अपने घर के चारों ओर घूमा, अपने घर में संग्रहित सारी नकदी को अंधेरे छाया वाले स्थान में इकट्ठा किया, फिर शयनकक्ष में लौट आया और यान पिंगपिंग की मौत की उल्टी गिनती को देखना जारी रखा। यान पिंगपिंग ने अंततः संघर्ष करना छोड़ दिया। वह खून से सने फर्श पर लेटी हुई थी, छत की ओर देख रही थी और महसूस कर रही थी कि उसका जीवन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इस समय उसके दिमाग में कई यादें उभरी, जो अंततः गुयांग पर बस गईं। उसे अचानक याद आया कि वह कॉलेज में गुयांग को डेट करके कितनी खुश थी। उस समय हर कोई गरीब था और गुयांग द्वारा उसे दी गई चांदी की अंगूठी से वह 1 महीने के लिए खुश हो जाती थी। वह कब इतनी अतृप्त हो गई? यान पिंगपिंग को फिर लियू शाओयू का ख्याल आया। शांत होकर और उनकी सावधानीपूर्वक तुलना करते हुए लियू शाओयू गुयांग के जूते ले जाने के लिए भी अयोग्य लग रहा था। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद लियू शाओयू को नौकरी भी नहीं मिली और यह गुयांग ही थे जिन्होंने उनकी मदद की, जिससे उन्हें अपनी कंपनी में एक उच्च रैंकिंग कार्यकारी बनने का मौका मिला। बाद में जब लियू शाओयू और वह एक साथ थे तो उसने उसके लगभग सारे पैसे इस्तेमाल कर लिए। पता चला कि मैं शुरू से ही गलत था। मैं कितना हास्यास्पद हूँ। यान पिंगपिंग ने छत की ओर देखा, उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दे रही थी। अपनी आखिरी ताकत के साथ वह बुदबुदाई, गुयांग, अगले जन्म में क्या आप मुझे अपनी पत्नी बनने देंगे कृपया? ये शब्द कहने के बाद यान पिंगपिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी सांसें धीरे धीरे बंद हो गईं। गुयांग, जो कुछ ही दूरी पर छाया में छिपा हुआ था, ने स्वाभाविक रूप से उसकी बातें सुनी, लेकिन उसका दिल शांत रहा। उसने अपना सिर हिलाया। अगले जीवन में मुझे अब भी उम्मीद है कि तुम और तुम्हारी लियू शाओयू एक साथ बंद हो, ठीक है? चिंता मत करो, मैं उसे जल्द ही तुम्हारे पास भेज दूंगा। बोर होने में अभी भी कुछ समय था और गुयांग ने लियू शाओयू से निपटने के लिए अपने वर्तमान भूत छाया रूप का उपयोग करने की योजना बनाई, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वह फिर से भूत छाया राज्य में कब प्रवेश करेगा। क्या होगा यदि यह इस जीवन में उसका एकमात्र अवसर था? लेकिन जैसे ही गुयांग मुड़कर जाने वाला था, अचानक कोई अदृश्य पदार्थ यान पिंगपिंग के शरीर से उसके शरीर में स्थानांतरित हो गया। इस समय गोस्ट शैडो गुयांग को अविश्वसनीय रूप से भारी महसूस हुआ और दूर से एक विशाल चूषण बल आया। वह दिशा अस्पताल थी, उनकी मुख्य संस्था थी। गोस्ट शैडो गुयांग इस सक्शन बल का विरोध नहीं कर सका। पलक झपकते ही वह अपने मुख्य शरीर में लौट आया, मुख्य शरीर के नीचे दबी हुई छाया में परिवर्तित हो गया।
और गुयान की चेतना उसके मांस और रक्त शरीर में लौट आई। ये खत्म हो गया है, मैं फिर से सब्जी बनने जा रहा हूँ। अभी तो सुबह भी नहीं हुई है, क्या मैं थोड़ा और मजा नहीं कर सकता? गुयान वानस्पतिक अवस्था में पूर्ण अंधकार में रहने जैसा था। जैसा कि कहा जाता है, यदि मैंने कभी प्रकाश नहीं देखा होता तो मैं अंधकार सहन कर सकता था। भूत छाया राज्य की अपार शक्ति का अनुभव करने के बाद गुयांग अपने मांस और रक्त शरीर से और भी अधिक असंतुष्ट था। लेकिन इसी समय उसे अचानक महसूस हुआ कि उसकी परछाई से उसके शरीर में कुछ अजीब सा संचारित हो रहा है। ये वही पदार्थ था जो अभी अभी यान पिंगपिंग से लूटा गया था। अगले ही पल गुयांग को अंततः समझ आ गया कि यह बात क्या थी। यह युआन शॉ था। युआन शॉ, जैसा कि इसे कहा जाता है, किसी व्यक्ति के मूल संभावित जीवनकाल को संदर्भित करता है। ये संख्या जन्म से निश्चित नहीं होती बल्कि लगातार बदलती रहती है। जब आप अनुशासित जीवन जीते हैं और स्वस्थ होते हैं तो आपका युआन शॉ स्वाभाविक रूप से लंबा होगा, लेकिन जब आपके साथ कोई दुर्घटना होती है या आपको कोई बीमारी हो जाती है तो आपका युआन शॉ उसी हिसाब से छोटा हो जाएगा। क्योंकि गुयांग एक सब्जी बन गया, उसका मूल युआन शॉ केवल 3 महीने का था। इसका मतलब यह था कि भले ही वह अब की तरह चिकित्सा देखभाल बनाए रखता है, फिर भी वह अधिकतम 3 महीने तक ही जीवित रह सकता है। यदि बीच में कोई दुर्घटना घटी तो ये संख्या कम हो जाएगी। और घोस्ट शैडो ने यान पिंगपिंग को मारने के बाद वास्तव में यान पिंगपिंग के युआन शॉ को लूट लिया। इस युआन शॉ का आधा हिस्सा भूत छाया द्वारा निगल लिया गया था। इसका उपयोग खुद को मजबूत करने, इसे अधिक शक्ति और बड़ा आकार देने के लिए किया गया था। दूसरे आधे हिस्से को वापस मुख्य शरीर में डाल दिया गया। क्योंकि युआन शॉ शारीरिक फिटनेस को दर्शाता है, इस हिस्से को गुयांग के शरीर द्वारा अवशोषित करने के बाद गुयांग को भी महसूस हो सकता है कि उसका शरीर बेहतर हो रहा है। इस समय गुयांग का युआन शॉ 30 वर्ष का था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यान पिंगपिंग एक स्वस्थ और लंबे समय तक जीवित रहने वाली महिला होगी। युआन शॉ में 30 साल की वृद्धि के साथ गुयांग ने अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान से महसूस किया। अगले ही पल उसने पाया कि उसके पूरे सिर में सनसनी वापस आ गई है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। अस्पताल के कमरे के ओवरहेड लैंप की रोशनी थोड़ी चकाचौंध थी, लेकिन गुयांग ने उस लैंप को ध्यान से देखा, जैसे कि प्रकाश की भावना को अपने दिल में गहराई से अंकित करना चाहता हो। यह आसान नहीं था। अंततः मैं अब सब्जी नहीं रही। क्या मैं पूर्ण शरीर पक्षाघात में विकसित हो गया हूँ? ये बहुत बड़ा सुधार है। अध्याय -5। ये तो बस एक चिकित्सीय चमत्कार है। क्या कहा तुमने? गुयांग, वह वनस्पति रोगी, वास्तव में जाग गया। यह असंभव है। क्या डीन फैंग ने यह नहीं कहा कि उसके जागने की संभावना हजारों में से एक से भी कम थी? ये सच है, ये सच है। अब सभी प्रमुख विभागों के निदेशक व्यक्तिगत रूप से गुयांग की शारीरिक स्थिति की जांच कर रहे हैं। अगर आपके पास करने को कुछ नहीं है तो जाकर आप भी देख लीजिए। वास्तव में भगवान की कोई आंखें नहीं हैं। ये कुख्यात बदमाश वास्तव में एक कार दुर्घटना के बाद जाग गया था। बेचारी हमारी सबसे उत्कृष्ट पिंगपिंग, शायद उसका जीवन फिर से कठिन हो जाएगा। सचमुच, एक संकट हजारों वर्षों तक रहता है। ऐसी बेकार की बातें मत करो। क्या इन वर्षों में इंटरनेट पर पर्याप्त तीव्र उलटफेर नहीं हुए हैं? यह अभी भी अनिश्चित है कि असली पीड़ित कौन है। मुझे नहीं लगता कि इस मामले में कोई उलटफेर हो सकता है। पिंगपिंग पहली नजर में एक अच्छी लड़की लगती है। ज्यादा स्पष्ट मत बोलो, नहीं तो बाद में तुम्हें थप्पड़ पड़ सकता है। अगले दिन सुबह सुबह पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि गुयांग वास्तव में जाग जाएगा। गुयांग अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए थे, कुछ असहज महसूस कर रहे थे। इस समय वीआईपी वार्ड में थोड़ी भीड़ थी। सभी दिशाओं से उसके आसपास डॉक्टर और नर्स मौजूद थे जिन्हें वह पहचान नहीं पा रहा था। विशेष रूप से वे कुछ सफेद बालों वाले बूढ़े, जो निर्देशक या कुछ और प्रतीत होते थे, उसके विभिन्न महत्वपूर्ण संकेतों को बार बार जांचते थे। कहा जाता है कि इस समय उनके सबसे करीब पीले बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति तियानजिन फर्स्ट हॉस्पिटल का डीन था, साथ ही न्यूरोलॉजी का प्रोफेसर भी था जिसका नाम फैंग यांजी था। अपनी कार दुर्घटना के बाद यान पिंगपिंग ने खुद को संदेह से मुक्त करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया और वास्तव में इस न्यूरोलॉजी प्रोफेसर को अपने उपस्थित चिकित्सक के रूप में आमंत्रित करने में कामयाब रहे। और यह वही प्रोफेसर थे जिन्होंने 2 या 3 दिनों के कठिन बचाव के बाद अपना सिर हिलाया और एक मेडिकल नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि गुयांग के जागने की संभावना 1000 में से 1 से भी कम थी। वास्तव में केवल फैंग यांजी ही जानता था। उन्होंने कहा कि परिवार को आशा देने के लिए उस समय उनके स्वयं के निर्णय से हजारों में से एक की तो बात ही छोड़िए, 10,000 में से एक भी शायद कठिन होगा। शायद वह 2 या 3 महीने भी जीवित न रह पाए। फैंग यांजी के हाथ थोड़ा कांप रहे थे जब उसने अपने हाथ में निरीक्षण रिपोर्ट को देखा और अविश्वास में बड़बड़ाया। ये कैसे संभव है? सभी डेटा ने शुरू में लगभग अपरिवर्तनीय न्यूरोलॉजिकल क्षति का संकेत दिया। चिकित्सीय सामान्य ज्ञान के अनुसार आपको जागने का कोई लक्षण नहीं दिखना चाहिए था। लेकिन अब आप सामान्य रूप से संवाद कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से खा सकते हैं और आपके सिर की संवेदना ठीक हो गई है। यह मेरी समझ से बिल्कुल परे है। मैंने इतने वर्षों तक न्यूरोलॉजी का अध्ययन किया है और अनगिनत कठिन मामले देखे हैं, लेकिन मुझे कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। यह अविश्वसनीय है, बस एक चिकित्सीय चमत्कार। फैंग यांजी को ऐसा निर्णय सुनाते हुए उसके पीछे के अन्य डॉक्टरों और निदेशकों ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर ली। ये बहुत आश्चर्यजनक है। वनस्पति रोगियों के बारे में हमने पहले जो सैद्धांतिक ज्ञान सीखा था उसमें भविष्यवाणी की गई थी कि ऐसी स्थिति को उलटना असंभव था। आज सचमुच हमारी आंखें खुल गई हैं। यह मामला बहुत खास है। ये हमारी वर्तमान समझ को पूरी तरह से तोड़ देता है। हमें इसका बारीकी से अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में एक नई सफलता ला सकता है। अगर हम उसके ठीक होने की प्रक्रिया का पता लगा सकें तो उसके जैसे कितने मरीजों को बचाया जा सकता है। ये पूरे चिकित्सा समुदाय के लिए एक बड़ी खोज होगी। गुयांग अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए थे और इन डॉक्टरों और नर्सों को एक एक करके चिल्लाते हुए देख रहे थे, इतनी बुढ़ापे में फिर भी बच्चों की तरह खुश थे। दरअसल जितने अधिक लोग कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करते हैं उनका दिमाग उतना ही अधिक शुद्ध होता है, अन्यथा वे अपना पूरा जीवन दवा पर नहीं बिताते। फैंग यांजी ने एक स्टूल उठाया और गुयांग के पास बैठकर चिंता से भरे चेहरे के साथ कहा, मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ा हूं, इसलिए मैं तुम्हें लिटिल गु कहूंगा, क्या ये ठीक है? गुयांग मंद मंद मुस्कुराया। बेशक, ये ठीक है। इसके बारे में बोलते हुए मैं अपनी आंखें फिर से खोलने की क्षमता का श्रेय आपकी मदद को देता हूं, डीन फैंग। फैंग यांजी ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं इसके लायक नहीं हूं। उस समय मुझे लगा कि तुम नहीं जागोगे। जागने की आपकी क्षमता पूरी तरह से आपका अपना सौभाग्य है। मुझे संदेह है कि इसका संबंध आपकी दृढ़ इच्छाशक्ति से हो सकता है। मुझे यकीन है कि आपने अभी सुना है कि आपकी जागृति हमारी वर्तमान न्यूरोलॉजिकल चिकित्सा के लिए महत्वपूर्ण अनुसंधान मूल्य रखती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप हमारे न्यूरोलॉजी में योगदान करने और हम बूढ़े लोगों को थोड़ा और शोध डेटा प्रदान करने के इच्छुक होंगे।
गु यांग ने एक पल के लिए सोचा, यदि वह हर रात एक भूत के रूप में कार्य कर सकता है और दूसरों को मारने के बाद उनके तत्वों को छीन सकता है, तो उसका शरीर शायद कुछ ही समय में सामान्य हो जाएगा। उस समय वह संभवतः इस अस्पताल के सभी प्रोफेसरों और निदेशकों को डरा देगा। इस रहस्य को छुपाने के लिए संभवतः वह उनके शोध अनुरोधों पर सहमत नहीं हो सका और उसे लकवाग्रस्त होने का नाटक करना जारी रखना पड़ा। लेकिन वह कितना कठिन होगा। कोई भी हर दिन अस्पताल के कमरे में लेटकर लकवाग्रस्त होने का नाटक नहीं करना चाहता, है ना? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मुझे ऐसा कष्ट क्यों सहना चाहिए? इसके अलावा चूंकि वह दिन के दौरान लकवाग्रस्त था, इसलिए उसे वास्तव में बेहतर देखभाल की आवश्यकता थी। कुछ सोचने के बाद गु यांग ने कुछ चिंता के साथ पूछा, डीन फैंग, मैं बहुत उत्सुक हूं, अगर मैं सहयोग करूं तो मुझे क्या करने की आवश्यकता होगी? तुम मुझे खुलकर नहीं बोलोगे, है ना? फैंग यांची और उसके आसपास के कई प्रोफेसर उसकी बात सुनकर हंस पड़े। क्या आपको लगता है कि हम टैंग मॉन के मांस पर शोध कर रहे हैं कि हमें आपके टुकड़े करने होंगे और खाने के लिए आपको भाप में पकाना होगा? चिंता न करें, हमारे शोध में सहयोग करने का सीधा सा मतलब है कि हम आपको हर दिन थोड़ा और परेशान करेंगे, अधिक विस्तृत भौतिक डेटा रिकॉर्ड करेंगे और कभी कभी कुछ रग भी निकालेंगे। ये निश्चित रूप से आप पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं डालेगा और इसके कोई नकारात्मक पहलू भी नहीं है। गु यांग ने फिर आराम किया और कहा, तो फिर कोई बात नहीं, मैं पूरा सहयोग करने का वादा करता हूँ। सकारात्मक उत्तर मिलने पर फैंग यांची तुरंत उठ खड़ा हुआ, उसकी नजर उसके पीछे मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर पड़ी, उसका लहजा गंभीर और स्पष्ट था। हर कोई सुनो, इस मरीज का जागना चिकित्सा इतिहास में एक अत्यंत दुर्लभ चमत्कार है और यह हमारे शोध के लिए अथाह मूल्य रखता है। अब से हर कीमत पर उसका ख्याल रखना, किसी भी पहलू में गलती की इजाजत नहीं। थोड़ी देर रुकने के बाद वह परिधि पर हेड नर्स की ओर मुड़ा और कहा, नर्सिंग टीम को उसके शारीरिक संकेतकों की 24 घंटे निगरानी करने के लिए सबसे अनुभवी नर्सों को नियुक्त करना चाहिए और हर विवरण को सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड करना चाहिए। मेडिकल टीम को हर समय तैयार रहना चाहिए और यदि कोई असामान्यता है तो तुरंत परामर्श लें। इसके अलावा उसकी सभी फीस माफ कर दें और उसे हमारे अस्पताल के उच्चतम श्रेणी के वार्ड में रखने की व्यवस्था करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह सबसे आरामदायक वातावरण में ठीक हो सके। इसके बाद के अवलोकन और शोध कार्य न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता की चिंता करते हैं। यह न केवल हमारे अस्पताल की जिम्मेदारी है बल्कि पूरे चिकित्सा समुदाय के लिए एक योगदान है। किसी को भी गेंद गिराने की अनुमति नहीं है। गु यांग का शरीर इस समय हिल नहीं सकता था, केवल उसका सिर ही बोल सकता था और वह डीन फैंग की व्यवस्था से बहुत संतुष्ट था। मूल रूप से यान पिंगपिंग की योजना के अनुसार उसके चिकित्सा खर्चों में 3 दिनों में कटौती की जाएगी और फिर वह चुपचाप मरने का इंतजार करेगा। कल उसने विशेष रूप से घर से बहुत सारा पैसा ले लिया था और उसे अपने भूत स्थान में रख दिया था ताकि भूत के रूप में गुप्त रूप से चिकित्सा शुल्क का भुगतान करने का समय मिल सके। लेकिन अब इस डीन और कई प्रोफेसरों के संरक्षण से उसे कोई चिंता नहीं थी। हालांकि निकट भविष्य में वह अपाहिज बना रहेगा, कम से कम उसकी मृत्यु नहीं होगी, जो अच्छा भी था। इस प्रकार गु यांग न्यूरोलॉजी विभाग का एक राष्ट्रीय खजाना बन गया, जिसे सीधे उच्चतम श्रेणी के वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्हें पूरे अस्पताल में सबसे अनुभवी मेडिकल टीम और देखभाल टीम भी प्रदान की गई थी, जिससे केवल शीर्ष अमीर व्यक्तियों को ही इलाज मिल सकता था। जल्द ही गु यांग ने अपने नए वार्ड का सर्वेक्षण किया। ये तो बस एक आलीशान फ्लैट था। यह उस घर से कम प्रभावशाली नहीं था जो उसने बहुत खर्च करके खरीदा था। कमरे की दिशा सबसे अच्छी थी, यहाँ तक कि तेज धूप भी उसके बिस्तर के पास तक पहुंच रही थी। जिस शयन कक्ष में वह इस समय आराम कर रहा था, उसके अलावा एक मुख्य बैठक कक्ष भी था जिसमें सोफा, टीवी, कंप्यूटर इत्यादि था। हालांकि चूंकि वह अब लकवाग्रस्त हो गया था, इसलिए शायद वह उनका उपयोग नहीं करेगा। वहां अन्य कमरे भी थे, जिनमें एक देखभालकर्ता का कमरा और एक पारिवारिक कमरा भी शामिल था। हास्यास्पद, तुम अमीरों की खुशी की कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना? तभी एक युवा नर्स ने विभिन्न बोतलों और जार से भरी एक छोटी गाड़ी को धक्का देकर दरवाजा खोला। नमस्कार मिस्टर गु, मुझे आज आपके लिए पोषण संबंधी तरल पदार्थ इंजेक्ट करने की आवश्यकता है। इस समय आपकी शारीरिक स्थिति कैसी है? क्या आपको कोई असुविधा है? गु यांग ने उसे एक नजर में पहचान लिया। क्या यह उन नर्सों में से एक नहीं थी जिनसे वह कल रात मिला था? ऐसा लग रहा था कि वह अकेली थी जिसने उसके लिए बात की थी। वह गोल चश्मा पहनती थी और कंधे तक लंबे छोटे बाल रखती थी, जिससे वह उन महान अच्छे छात्रों में से एक लगती थी। उसे याद आया कि पिछली रात दूसरों ने उससे जानबूझकर उसे चुभाने का आग्रह किया था, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। लेकिन अब ये लड़की कमोबेश जनता की राय से प्रभावित थी, उसे देखने से थोड़ा डरती थी, जैसे वह किसी बड़े गुंडे से बच रही हो। क्या चल रहा है? क्या इस लड़की ने नवीनतम उल्टा वीडियो नहीं देखा? उसकी इंटरनेट स्पीड बहुत धीमी होगी। अध्याय 6, जनमत वास्तव में उलझ गया है। चूंकि दूसरा पक्ष उससे बात नहीं करना चाहता था, गु यांग को स्वाभाविक रूप से खुद को शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं थी, भले ही वह वास्तव में इस समय किसी के साथ चैट करना चाहता था। एक लकवाग्रस्त व्यक्ति के रूप में जीवन जो केवल अपना सिर हिला सकता है, वास्तव में उबाऊ है। गु यांग की सहमति मिलने के बाद छोटे बालों वाली नस धीरे धीरे उसके पास पहुंची। आईवी बैग को ऊंचा लटकाने के बाद उसने धीरे से गु यांग की बांह उठाई, नस पर निशाना साधा और सुई डाल दी। उसकी तकनीक स्थिर थी, उसने जानबूझकर उसे चुभाया नहीं, जैसा कि दूसरों ने कहा था कि वह चुभाएगी। उसे अपनी शारीरिक स्थिति की जांच करने में व्यस्त देखकर गु यांग ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? छोटे बालों वाली नस फिर होश में आई और धीरे से बोली, मेरा नाम सु चेंग चेंग है और यदि आपको कोई असुविधा महसूस हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। डिंग डिंग डिंग। सु चेंग चेंग के फोन की अचानक घंटी बजने से उसकी बातें अधूरी रह गईं। उसने जल्दी से अपना काम बंद कर दिया और गु यांग से क्षमा प्रार्थी स्वर में कहा, क्षमा करें, मुझे पहले ये कॉल उठानी होगी, मैं अभी वापस आऊंगा। बात करने के बाद उसने अपना फोन बेडरूम से बाहर निकाला और कॉल का जवाब देने के लिए बाहर खड़ी हो गई। गु यांग अभी भी उसकी आवाज स्पष्ट रूप से सुन सकती थी। सिस्टर लुओ, क्या कुछ जरूरी है? मैं अभी मिस्टर गु को आईवी ड्रिप दे रहा हूँ। सुई चुभ रही है। निसंदेह मैंने ऐसा नहीं किया, ये बहुत अधिक बदमाशी होगी। मुझे एक वीडियो देखने दो, मैं अभी काम कर रहा हूँ, वीडियो देखना अच्छा नहीं है। यह उल्टा हो गया। यान पिंगपिंग एक दम्भी व्यक्ति है जो दुर्भावनापूर्ण रूप से चीजों को बड़ा चढ़ाकर पेश करती है, एक हत्यारे को काम पर रखती है और अपने पति को धोखा देती है। हे भगवान, इंटरनेट पर सचमुच भरोसा नहीं किया जा सकता। शुक्र है मैंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वह पहले से ही बहुत दयनीय है। ठीक है, मैं अब वीडियो देखने जाऊंगा। कॉल खत्म होने के बाद दरवाजे के बाहर से सु चेंग चेंग के वीडियो देखने की आवाज तेजी से गूंज उठी। सबसे पहले यह मूल वीडियो था जिसमें यान पिंगपिंग रो रही थी और आंसुओं के साथ माफी मांग रही थी। फिर उसने प्रमुख मीडिया आउटलेट्स की संपादित क्लिप को दोबारा पोस्ट करने और टिप्पणी करने के लिए स्क्रॉल किया।
जनमत बिल्कुल उलट गया था। बहुत से लोग गुयांग के लिए भी खड़े हुए, सार्वजनिक रूप से उन्हें दुनिया का सबसे अच्छा आदमी कहकर प्रशंसा की, किसी को छोड़कर नहीं। बेशक सबसे दुखी आदमी भी किसी को छोड़कर नहीं। यहाँ तक कि एक सहायता समूह भी था जो ऑनलाइन दिखाई दिया। इतना सब कुछ होने के बाद ये पता चला कि मैं बड़ी इंटरनेट सेलिब्रिटी हूँ। गुयांग चुपचाप अस्पताल के बिस्तर पर लेटा रहा और अवाक होकर अपना सिर हिलाता रहा। क्या वह आवाज कम नहीं कर सकती थी? ये बहुत शर्मनाक है। लेकिन फिर आप बहुत लंबे समय से वीडियो देख रहे हैं, क्या काम के घंटों के दौरान खुलेआम लापरवाही करना ठीक है? गुयांग स्वयं अपने फोन पर नहीं खेल सकते थे। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए वह समय बिताने के लिए केवल दीवार पर लगी पेंडुलम घड़ी को देख सकता था। बहुत लंबे समय तक इंतजार करने के बाद सू चेंगचेंग ने आखिरकार शयन कक्ष का दरवाजा धक्का दिया और वापस अंदर आई। उसका चेहरा दुख से भरा था, उसकी आंखें लाल थीं, लगभग आंसुओं के कगार पर थी। गुयांग ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम कुछ उदास लग रहे हो। सू चेंगचेंग ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और चुपचाप गुयांग की तरफ चली गई। उसके शरीर की हर मांसपेशी की सावधानीपूर्वक मालिश की और उसे आराम दिया। सू चेंगचेंग ने सिर नीचे करके कहा, मुझे क्षमा करें मिस्टर गु, मैंने आपको पहले गलत समझा था, इसलिए मैं आपसे थोड़ा डरता था। क्योंकि यान पिंगपिंग आपके बारे में बुरी बातें कहता रहा और इंटरनेट ने कहा कि आप बहुत बुरे व्यक्ति थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सच्चाई ऐसी होगी। गुयांग खूब मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। माफी की कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही बहुत आभारी हूं कि आपने मेरे हाथ में और सुई के छेद नहीं किए। ये सुनकर सू चेंगचेंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसे इस बारे में कैसे पता चल सकता था? क्या वह मेरा मन पढ़ सकता है? या अभी बाहर मेरा फोन बहुत तेज था? बहुत शर्मनाक। सू चेंगचेंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बचपन में कुछ शरारत करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई थी। गुयांग ने अपनी गर्दन घुमाई और कहा, यदि आप सचमुच माफी मांगना चाहते हैं तो क्या आप मुझ पर एक छोटा सा उपकार कर सकते हैं? सू चेंगचेंग ने ऊपर देखा। मिस्टर गु, कृपया मुझे बताएं, मैं आपके लिए क्या करना चाहता हूं। मेरे लिए टीवी को लिविंग रूम से बेडरूम में ले आओ। सारा दिन यहाँ पड़े रहना बहुत उबाऊ है। मेरे देखने के लिए कुछ फिल्में या टीवी शो लगाओ। सू चेंगचेंग ने जोर से सिर हिलाया, तुरंत अपनी आस्तीन ऊपर उठाई और काम पर लग गई। अपने दोषी विवेक के कारण सू चेंगचेंग अब पहले की तुलना में बहुत अधिक कुशल थी। उसने न केवल टीवी को गुयांग के शयन कक्ष में रख दिया, बल्कि उसे उसके लिए एक दिलचस्प चैनल पर भी ट्यून कर दिया और कॉल बेल को गुयांग के तकिए पर रख दिया ताकि वह अपने सिर को थोड़ा सा हिलाकर उसे कॉल कर सके। जाने से पहले उसने विशेष रूप से सेब की एक प्लेट छीली और गुयांग के मुंह में छोटे टुकड़े डाले। एक नज़र और देखभाल करता दोनों के सभी काम किए। गुयांग समारोह में खड़े नहीं हुए, वह अब एक गंभीर रोगी था, इसलिए कुछ विशेष देखभाल का आनंद लेने में क्या हर्ज है? ये बिल्कुल सही है। ... लगभग दोपहर हो चुकी थी और लियू शाओयू अभी भी 5 सितारा होटल के आलीशान बिस्तर पर सो रहा था। उसके दोनों तरफ अलग अलग त्वचा के रंग की दो महिलाएं, एक काली और एक सफेद, गले मिली हुई थीं। कल रात उन्होंने जो खेल खेला उसे ब्लैक एंड व्हाइट ट्विन फिन्स कहा गया। कमरा एक असाधारण सुगंध से भर गया था। आधी नींद में होटल का दरवाजा लात मारकर खोला गया और साफ सुथरी वर्दी में कानून प्रवर्तन अधिकारियों का एक बड़ा समूह सीधे अंदर आ गया। हर कोई, हिलना मत, जमीन पर बैठ जाओ। अग्रणी युवा कानून प्रवर्तन अधिकारी त्वरित और फुर्तीले थे। इससे पहले कि लियू शाओयू अपनी नींद से पूरी तरह से जागा, उसे कई युवकों ने बिस्तर से खींचकर फर्श पर गिरा दिया, कुछ तेज हरकतों के साथ कोने में खींच लिया और उसके हाथों को उसके सिर के पीछे पकड़कर बैठने की स्थिति में मजबूर कर दिया। इस प्रक्रिया के दौरान उसने कई घूंसे और लातें खाईं, जिससे वह पूरी तरह से शांत हो गया। दो नग्न महिलाओं को अधिक तरजीही उपचार नहीं मिला। वे केवल अपने आप को चादरों में लपेट सकते थे और बिस्तर के पास बैठ सकते थे। उनके चेहरे भय से भरे हुए थे। लियू शाओयू को धीरे धीरे होश आया और उन्होंने अपने सामने कानून प्रवर्तन अधिकारियों की घनी भीड़ को देखकर शाप दिया। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? अचानक तुमने मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत की? क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं सैकड़ों करोड़ की कंपनी का उपनिदेशक हूँ। मेरे पास बहुत पैसा है। मैं बाद में आप सभी पर मुकदमा चलाने के लिए एक वकील नियुक्त करूंगा और आप सभी को सीधे नौकरी से निकाल दूंगा। ये बिल्कुल कानूनविहीन है। वह कौन था जिसने मुझे अभी मारा? तुरंत आगे बढ़ें। लियू शाओयू अपने सिर के पीछे हाथ जोड़कर कोने में बैठ गया और गालियां दे रहा था। इस समय एक अधेड़ उम्र का लगभग 40 वर्षीय व्यक्ति, जिसकी आंख के कोने पर चोट का निशान था और जिसके चेहरे पर धार्मिक अभिव्यक्ति थी, दरवाजे से अंदर आया। मैंने ही तुम्हें अभी मारा था। तुम क्या करना चाहते हो? लियू शाओयू ने ऊपर देखा। शाप देने ही वाला था, लेकिन जब उसने अधेड़ उम्र के व्यक्ति के कंधे पर एपॉलेट देखा तो वह तुरंत चौंक गया। ये कम से कम एक जिले का निदेशक या उपनिदेशक था। उनका स्वर तुरंत कुछ नर्म हो गया। आप कौन हैं? गुवान चांगान, त्यानिक्सिन शहर में प्रवर्तन ब्यूरो के तीसरे जिले के निदेशक। लियू शाओयू का दिल हिल गया और उसकी आंखें चारों ओर घूम गईं। क्या हो रहा है? निर्देशक गुवान भी व्यक्तिगत रूप से क्यों आए? मैंने क्या किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मामला उजागर हो गया हो? असंभव, मैंने स्पष्ट रूप से इसे बहुत अच्छी तरह से संभाला। अध्याय -7, यान पिंगपिंग मर गया है। निर्देशक गुवान एक और चुपचाप बैठे रहे, तभी एक अन्य दुबला सांवली त्वचा वाला कैप्टन, जो उनका पीछा कर रहा था, आगे बढ़ा। उन्होंने अपना परिचय दिया। मैं प्रथम कानून प्रवर्तन ब्रिगेड का कैप्टन लियू ताओ हूं और मैं गुयांग के कार दुर्घटना मामले की जांच का प्रभारी हूं। इस मामले के संबंध में क्या आपके पास ऐसा कुछ है जिसे आप स्वेच्छा से कबूल करना चाहेंगे? मैं आपको याद दिला दूं, अब कबूल करना आत्मसमर्पण माना जा सकता है, जिससे हल्की सजा हो सकती है। ये सुनकर लियू शाओयू की हंसी और अधिक अनियंत्रित हो गई। उसे यकीन था कि ये लोग उसे बरगलाने की कोशिश कर रहे थे। उसने स्पष्ट रूप से बिना किसी को पता चले सभी सबूतों का निपटारा कर दिया था और यान पिंगपिंग और उसके अलावा दुनिया में किसी तीसरे व्यक्ति को कभी पता नहीं चलेगा। उसने अपना सिर ऊंचा रखा। उस आदमी की कार दुर्घटना का मुझसे क्या लेना देना है? मैंने पहले ही वह सब कुछ कबूल कर लिया है जो मुझे उस समय चाहिए था। मेरे पास एक आदर्श बहाना है। आप संभवतः मुझ पर संदेह नहीं कर सकते। क्या आप कर सकते हैं? लियू शाओयू की ओर कैप्टन लियू ताओ की नजर घृणा से भरी थी। ऐसा लगता है कि जब तक आप ताबूत नहीं देखेंगे तब तक आप आंसू नहीं बहाएंगे। आपको सच बताने के लिए आपके साथी यान पिंगपिंग ने पहले ही एक कबूलनामा वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दिया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह कार दुर्घटना आप दोनों के बीच एक साजिश थी। उसने उस कार के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी जिसका इस्तेमाल आपने उस व्यक्ति को टक्कर मारने के लिए किया था। हमारे कानून प्रवर्तन अधिकारी सबूत इकट्ठा करने के लिए तुरंत घटनास्थल पर गए और पुष्टि की कि कार वास्तव में दुर्घटना में शामिल वाहन थी। और यान पिंगपिंग द्वारा प्रदान की गई गवाही के अनुसार आपका बहाना पूरी तरह से उसके द्वारा गढ़ा गया था। आपको और क्या कहना है? कैप्टन लियू ताओ के कुछ शब्दों ने लियू शाओयू की मनोवैज्ञानिक रक्षा को तुरंत चकनाचूर कर दिया और लियू शाओयू तुरंत उछल पड़े।
असंभव, बिल्कुल असंभव। आप किस बकवास की बात कर रहे हैं? यान पिंगपिंग बेवजह कन्फेशन वीडियो कैसे पोस्ट कर सकती है? क्या वह अपने दिमाग से बाहर है? इस समय लियू शाओयू को अचानक याद आया कि यान पिंगपिंग ने उसे कल रात कई बार फोन किया था। वह वापस आना चाहता था, लेकिन उसने उसे शाप दिया था और अपना फोन बंद कर दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह पागल औरत इतनी गुस्से में थी कि उसने इतनी मूर्खतापूर्ण हरकत कर दी? यह अत्यधिक असंभावित है ना? दुनिया में कौन इतना मूर्ख होगा? कैप्टन लियू ताओ ने कंधे उचकाए। जहां तक ये बात है कि आपके अच्छे साथी ने अचानक कबूल क्यों कर लिया, तो बेहतर होगा कि आप खुद ही उससे पूछें। सुविधाजनक रूप से हम भी उसे पकड़ने के रास्ते पर हैं, इसलिए आप भी आ सकते हैं। कैप्टन लियू ताओ ने बोलना समाप्त करने के बाद अपना सिर घुमाया और निर्देशक गुवान पर प्रश्नवाचक दृष्टि डाली। निर्देशक गुवान ने सिर हिलाया और कहा, इस मामले का सामाजिक प्रभाव बहुत गंभीर है। अब जब स्पष्ट सबूत हैं, तो इसे तुरंत हल किया जाना चाहिए। सब बाहर जाओ, मैं तुम्हें पीछे से समर्थन दूंगा। इन शब्दों के साथ कैप्टन लियू ताओ का आत्मविश्वास बढ़ गया। उन्होंने एक हाथ से लियू शाओयू की गर्दन पकड़ ली और उसे बाहर कार की ओर धकेल दिया। लियू शाओयू दर्द से कराह उठी, फिर भी कैप्टन लियू ताओ ने जो कहा उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं थी। एक भी शब्द कबूल करने से इनकार कर रही थी और बड़बड़ा रही थी। मुझे यहाँ धोखा देने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम मुझे गिरफ्तार भी करोगे, तो समय आने पर तुम्हें मुझे रिहा करना होगा। अपना प्रयास बर्बाद मत करो। लेकिन जब लियू शाओयू नीचे गया, तो वह तुरंत अपनी जगह पर जम गया। जिस वाहन का इस्तेमाल उसने उस व्यक्ति को टक्कर मारने के लिए किया था, वह पहले ही नीचे चला गया था। उन्हें ये कार कैसे मिली? मैंने इसे बहुत सावधानी से छुपाया। कैप्टन लियू ताओ के होंठ थोड़ा ऊपर की ओर मुड़े हुए थे और उन्होंने पूछा, अच्छा, अब तुम्हें विश्वास हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था? लियू शाओयू ने दांत पीसते हुए मन में गुप्त रूप से सोचा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कार मिल भी गई तो क्या हुआ? वह ये साबित नहीं कर सकता कि मैंने ही उसे चलाया और उस व्यक्ति को टक्कर मारी। फायदा अभी भी मेरे साथ है। जब तक मैं कबूल नहीं करता, वे निश्चित रूप से मेरा कुछ नहीं कर सकते। उनके अड़ियल रवैये को देखकर कैप्टन लियू ताओ सीधे उन्हें गश्ती कार में ले गए। जैसे ही वाहन आगे बढ़ा, उसने लापरवाही से एक वीडियो वेबसाइट खोली और फोन लियू शाओयू को सौंप दिया। लियू शाओयू ने नीचे देखा और पाया कि यह वास्तव में यान पिंगपिंग का कबूलनामा वीडियो था। इस समय यान पिंगपिंग का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी अभिव्यक्ति सुस्त थी और बोलते समय उसकी आवाज में आंसू थे। मुझे खेद है, मैंने सभी को धोखा दिया। दरअसल पिछले कुछ दिनों में मैंने जो कुछ भी ऑनलाइन कहा है वह मनगढ़ंत है। गुयांग और मैं कॉलेज के समय से ही साथ हैं। हम दोनों गरीब परिवारों से आते थे और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा जीवन अच्छा हो, गुयांग ने कॉलेज के बाद से अंशकालिक काम किया, एक साथ 2 या 3 नौकरियां की। उसने जो पैसा कमाया उसका अधिकांश मुझ पर खर्च किया। मेरा ट्यूशन और रहने का खर्च ज्यादातर गुयांग के काम से आता था। उस समय हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे, इसलिए कॉलेज से स्नातक होने के बाद हमने शादी कर ली। और गुयांग ने कॉलेज में अंशकालिक नौकरियों के अपने सामाजिक अनुभव पर भरोसा करते हुए जल्दी से एक निर्माण कंपनी की स्थापना की। उसे रात में शराब पीने और ग्राहकों के साथ बातचीत करने के लिए बाहर जाना पड़ता था और दिन के दौरान निर्माण स्थलों की निगरानी करनी पड़ती थी। ये बहुत कठिन था, इतना कठिन कि उसके पास मेरे साथ बिताने के लिए ज्यादा समय नहीं था। धीरे धीरे मैं इस सांसारिक जीवन से थक गया। मैं उन बड़ी इंटरनेट हस्तियों और ऑनलाइन महिला फिल्म सितारों की तरह विलासिता का जीवन जीना चाहती थी। तो मेरा उसके साथ विवाद हुआ और फिर मैं उसके अच्छे भाई लियू शाओयू से उलझ गया। बाद में लियू शाओयू और मैं अक्सर हाई एंड क्लबों में जाते थे और हाई क्लास जीवन का आदी हो जाने के कारण मैं गुयांग को और भी अधिक नापसंद करने लगा। वह मुझ पर बहुत सख्ती से नियंत्रण रखता था, मेरे लिए महंगे विलासिता का सामान नहीं खरीदता था, मुझे बार में नहीं जाने देता था और मुझे आकर्षक सेक्सी कपड़े नहीं पहनने देता था। आखिरकार मैं इसे अब और सहन नहीं कर सका। जब मैंने लियू शाओयू को ये सब बताया, तो हम दोनों वास्तव में उसे मारने और उसकी संपत्ति को विभाजित करने का विचार लेकर आए। तो हमने कार दुर्घटना का मंचन किया। मुझे खेद है सब लोग, मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। गुयांग एक अच्छे इंसान है, मैं ही दुष्ट हूँ। दरअसल निर्माण कंपनी के सभी कर्मचारी मामले की सच्चाई जानते हैं, हर कोई इसे सत्यापित कर सकता है। यहाँ मैं गुयांग से माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे खेद है, सचमुच क्षमा करें। वीडियो में बहुत सारी सामग्री थी। कैप्टन लियू ताओ की गश्ती कार पहले ही यान पिंगपिंग के घर के नीचे आ चुकी थी और लियू शाओयू ने अभी भी इसे देखना समाप्त नहीं किया था। लेकिन कैप्टन लियू ताओ बहुत धैर्यवान थे और उन्होंने उनका इंतजार करते हुए सिगरेट जलाई। वीडियो चलने के बाद लियू शाओयू लकड़ी के एक टुकड़े की तरह अपनी सीट पर जमे हुए थे। कैप्टन लियू ताओ ने हंसते हुए पूछा, अच्छा, क्या अब तुम्हें विश्वास हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था? हालांकि आप पहले ही आत्मसमर्पण करने का आखिरी मौका चूक चुके हैं, इसलिए बस अपनी सजा की प्रतीक्षा करें। लियू शाओयू ने क्रोधित होकर कार में जोर से शाप दिया। कुतिया, वह सड़ी हुई कुतिया, वह वही थी जिसने मुझे ऐसा करने के लिए उकसाया था और अब वह कबूल करने के लिए कूद रही है। वह क्या करना चाहती है? क्या वह पागल है? अगर मैं अंदर जाऊं तो वह भी एक सहयोगी है, वह भी नहीं बचेगी। कैप्टन लियू ताओ ने अपना कंधा थपथपाया। आप इस बारे में सही हैं, वह वास्तव में बच नहीं पाएगी। चलो ऊपर चलें और अपने अच्छे प्रेमी को एक साथ देखें। हमने मूल रूप से उसे खुद को आत्मसमर्पण करने के लिए पुलिस स्टेशन आने के लिए बुलाया था, लेकिन फोन कनेक्ट ही नहीं हुआ। यह सचमुच अपमानजनक है। लियू शाओयू निराश हो गया था। उसका दिमाग अब पूरी तरह से इस बात पर केंद्रित था कि उसकी सजा को कैसे कम किया जाए और उसे कठपुतली की तरह ऊपर धकेल दिया गया। कैप्टन लियू ताओ और उनके साथ कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने पहले दरवाजे को जोर से खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर वह लियू शाओयू की ओर मुड़ा और कहा, आपके पास फिंगरप्रिंट पासवर्ड होना चाहिए, है ना? आखिरकार यही वह जगह है जहां आप अपने प्रेमी से मिलते हैं। लियू शाओयू ने कांपते हुए फिंगरप्रिंट लॉक पर अपनी उंगली दबाई और क्लिक के साथ दरवाजा खुल गया। कैप्टन लियू ताओ ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसका कंधा थपथपाया। बुरा नहीं, किसी और की पत्नी को चुराना, और तुमने उनके ही घर में ऐसा करने का साहस भी किया। यह एक चमत्कार है कि आप अभी भी जीवित हैं। कई कानून प्रवर्तन अधिकारी अंदर गए, उन्होंने घर की तलाशी ली, लेकिन यान पिंगपिंग का कोई पता नहीं चला। कैप्टन लियू ताओ ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। वह घर पर कैसे नहीं हो सकती? यह महिला कहाँ गई? क्या वह शायद सजा से बचने के लिए भाग गई थी? इस समय एक कानून प्रवर्तन अधिकारी ने अचानक हाथ हिलाया और चिल्लाया, कैप्टन लियू ताओ, जल्दी आओ और देखो, इस शयन कक्ष का दरवाजा क्यों नहीं खोला जा सकता? ऐसा लगता है जैसे कोई चीज इसे अंदर से ऊपर उठा रही है। कैप्टन लियू ताओ तुरंत अन्य कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ वहां पहुंचे और वास्तव में दरवाजे के बारे में कुछ असामान्य पाया। तभी कैप्टन लियू ताओ की नाक हिल गई और उनकी अभिव्यक्ति तुरंत नाटकीय रूप से बदल गई। कुछ गड़बड़ है, इस दरवाजे के पीछे खून की तेज गंध है, कुछ बड़ा हुआ है।
सब लोग तुरंत दरवाजा खोलो। ये सुनकर कई कानून प्रवर्तन अधिकारी तुरंत चौंक गए और बिना कुछ कहे क्रूर बल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। लकड़ी के शयन कक्ष का दरवाजा उनके भीषण हमले की 2 गोलियों का सामना नहीं कर सका। जब दरवाजा लात मारकर खोला गया तो उन्होंने पाया कि इसके पीछे कई डेस्क, अलमारियां और बिस्तर के फ्रेम भी थे, जिससे निस्संदेह अंदर घुसने में कठिनाई बढ़ गई। लेकिन जैसे ही दरवाजा लात मारकर खोला गया, हवा में खून की गंध और तेज हो गई। कैप्टन लियू ताओ ने तुरंत छेद से झांका और अव्यवस्थित फर्नीचर के नीचे फर्श की टाइलों पर पहले से ही खून का दाग लगा हुआ था। इतनी मात्रा में खून बह रहा है, वह एकदम से चौंक गया। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और निर्देशक गुवान का नंबर डायल किया। निर्देशक गुवान, हमें एक समस्या है। ऐसा लगता है कि यहाँ किसी की मृत्यु हो गई है। अध्याय -8, एक दुखद बंद कमरे में हत्या का मामला। गुवान चांगान मूल रूप से नीचे पुलिस कार में बैठा था, लेकिन वह सिर्फ एक आपराधिक संदिग्ध को गिरफ्तार करने के लिए ऊपर जा रहा था और निदेशक के रूप में उसे स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि लियू ताओ की कॉल सुनने के बाद उनकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि यान पिंगपिंग ने वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद डर के मारे आत्महत्या कर ली हो? लियू ताओ ने फोन के दूसरे छोर से उत्सुकता से सूचना दी। मैं विशिष्ट स्थिति के बारे में स्पष्ट नहीं हूं। उसने खुद को एक छोटे से शयन कक्ष में बंद कर लिया और दरवाजे को मजबूती से बंद करने के लिए कमरे के अंदर फर्नीचर, डेस्क, बिस्तर के फ्रेम आदि का इस्तेमाल किया। हमारे कानून प्रवर्तन अधिकारी अभी भी अंदर नहीं आए हैं, लेकिन दरवाजे की दरार से हमने पहले ही अंदर बड़ी मात्रा में खून देखा है। स्थिति निश्चित रूप से अच्छी नहीं है। इतनी मात्रा में रक्तस्राव के साथ यान पिंगपिंग के बचने की कोई संभावना नहीं है। गुवान चांगान ने गहरी सांस ली और कहा, अपने अधीनस्थों से कहें कि वे सावधान रहें और कोशिश करें कि अपराध स्थल को नुकसान न पहुंचे। मैं अभी ऊपर आ रहा हूं। समझ गया। ... कुछ मिनट बाद छोटे बेडरूम का दरवाजा पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। दरवाजे के पीछे का फर्नीचर अभी तक हटाया नहीं गया था, लेकिन फर्नीचर के अंतराल से प्रवेश करना पहले से ही मुश्किल से संभव था। लियू ताओ, निदेशक गुवान और कई कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने पेशेवर दस्ताने और जूते के कवर पहनने के बाद फर्नीचर में मौजूद अंतरालों को ध्यान से देखा। जब वे इस छोटे से शयन कक्ष में दाखिल हुए और अंदर सब कुछ देखा, तो सभी को तुरंत अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। क्रूरता, इन 2 शब्दों के अलावा उन्हें इस दृश्य का वर्णन करने के लिए शायद ही कोई अन्य विशेषण मिल सका। कुछ अनुभवहीन युवा कानून प्रवर्तन अधिकारी भी ये दृश्य देखकर जमीन पर लौट गए। लियू ताओ ने उनमें से प्रत्येक की पीठ पर लात मारी। यदि आप उल्टी करने जा रहे हैं तो बाहर निकलें और इसे करें। यहाँ दृश्य को नुकसान न पहुंचाएं। उन कानून प्रवर्तन अधिकारियों को तुरंत हटा दिया गया और जल्द ही युवा कानून प्रवर्तन अधिकारियों का एक नया समूह सहायता के लिए आया। लेकिन जब वे अंदर आए और सब कुछ अपने सामने देखा, तो वे फिर उल्टी करने लगे। इन युवाओं की तो बात ही छोड़िए, जिन्होंने दुनिया का ज्यादा हिस्सा नहीं देखा था। यहाँ तक कि निर्देशक गुवान और लियू ताओ जैसे नेताओं को भी यह नारकीय दृश्य देखकर असहजता महसूस हुई। जब तक अधिक अनुभवी पुराने कानून प्रवर्तन अधिकारियों का एक समूह नहीं लाया गया, तब तक ऐसा नहीं था कि वे मुश्किल से अपना औपचारिक काम शुरू कर सकें। उन्होंने घटनास्थल की तस्वीरें खींची और निरीक्षण किया। यान पिंगपिंग जमीन पर सपाट लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर मौत की निराशा झलक रही थी। उसके दोनों पैर और एक हाथ उसके चारों ओर बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए थे। इन घावों से उसके शरीर का खून पहले ही बह चुका था। लियू ताओ ने अपनी नाक ढक ली, बार-बार लाश के चारों ओर घूमे और निशानों का निरीक्षण करने के लिए यान पिंगपिंग के घावों से कपड़े की पट्टियों को सावधानीपूर्वक हटा दिया। फिर वह छोटे से शयन कक्ष में आगे पीछे चला और बाहर देखने के लिए खिड़की भी खोल दी। काफी देर तक जांच के बाद पास में खड़े निदेशक गुवान ने चुपचाप पूछा, अच्छा, क्या तुम्हें कुछ मिला? लियू ताओ ने गहरी सांस ली और कहा, यह बेहद सावधानीपूर्वक बंद कमरे में की गई हत्या का मामला है। हत्यारे के तरीके बेहद क्रूर हैं और पीड़िता ने निश्चित रूप से अपनी मृत्यु से पहले अद्वितीय भयानक पीड़ा का अनुभव किया है। यह बिल्कुल अमानवीय है। निर्देशक गुवान ने थोड़ा सिर हिलाया और पूछना जारी रखा, आप विस्तार से क्यों नहीं बताते? लियू ताओ ने कुछ भी नहीं छिपाया। उन्होंने अपने सहायक को रिकॉर्डिंग शुरू करने का इशारा किया, फिर खुद से बोले, मेरे अनुमान के अनुसार घटना की शुरुआत में यान पिंगपिंग को बाथरूम में स्नान करना चाहिए था, जिसका अनुमान उस स्नान तौलिए से लगाया जा सकता है जिसे उसने वर्तमान में लपेटा हुआ है। उसने उस पल में कुछ बेहद भयानक देखा होगा, इसलिए वह तुरंत अपने शयन कक्ष में वापस भाग गई और दरवाजे को बंद करने के लिए इस फर्नीचर का इस्तेमाल किया। यह उसकी अपनी सुरक्षा की रक्षा के लिए था। हालांकि यान पिंगपिंग को नहीं पता था कि असली हत्यारा पहले से ही इस शयन कक्ष में छिपा हुआ था। बाहर तो कोई मायाजाल या कोई साथी रहा होगा। यान पिंगपिंग के शरीर पर घावों को देखने से पता चलता है कि उसके दोनों पैर और एक हाथ को बेहद तेज ब्लेड से काट दिया गया था। स्पष्ट रूप से यान पिंगपिंग को अपनी मृत्यु से पहले अत्यधिक यातना का सामना करना पड़ा। इतनी गंभीर चोटों के साथ सैद्धांतिक रूप से वह लगभग 10 मिनट में अत्यधिक रक्तस्राव के कारण सदमे में चली जाएगी और निश्चित रूप से आधे घंटे के भीतर मर जाएगी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि हत्यारा उसे पीड़ा देने की प्रक्रिया का आनंद ले रहा था। उसके हाथ पैर काटने के बाद उसने उसे खुद पर पट्टी बांधने का भी समय दिया। हालांकि पट्टी ढीली थी, लेकिन इससे यान पिंगपिंग को जीने के लिए अधिक समय मिल गया। यह एक अस्थायी राहत से अधिक कुछ नहीं था। अंततः यान पिंगपिंग की अत्यधिक रक्तस्राव से मृत्यु हो गई। हालांकि अजीब बात यह है कि मैंने बस कमरे के चारों ओर देखा। शयन कक्ष का दरवाजा बंद होने से हत्यारे के लिए सामने से बाहर निकलना बिल्कुल असंभव है। वह केवल खिड़की से ही जा सकता था। लेकिन इस खिड़की के बाहर 20 मंजिल से अधिक की ऊंचाई है और नीचे के सभी निवासियों के पास फर्श से छत तक खिड़कियां हैं, जिनकी सतह बिल्कुल चिकनी है और पैर रखने की कोई जगह नहीं है। यहां से निकलना नामुमकिन है। इसके अलावा हत्यारा जाने से पहले अपराध उपकरण, वह तेज ब्लेड जिसने यान पिंगपिंग के हाथ और पैर काट दिए, ले गया। मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं कि उसने ये कैसे किया। लियू ताओ ने अपराध स्थल पर जो कुछ भी हुआ उसे फिर से बनाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अभी भी कई विसंगतियां थीं। वह वहीं खड़ा था, भौहें चढ़ाए हुए, गहरे सोच में डूबा हुआ। यान पिंगपिंग ने वास्तव में बाहर क्या देखा जिससे वह इतनी डर गई कि वह तुरंत अपने शयन कक्ष में वापस चली गई और दरवाजा इस तरह बंद कर दिया। और हत्यारा यान पिंगपिंग के शयन कक्ष में कब छिपा था? उसकी हत्या करने के बाद अपराधी कैसे भाग गया? लियू ताओ कानून प्रवर्तन ब्रिगेड के कप्तान का पद प्राप्त करने में सक्षम थे और उन्होंने अपने जीवन में कई अजीब मामलों को हल किया था। लेकिन ये पहली बार था जब उसे किसी ऐसी चीज का सामना करना पड़ा जिसे संभालना इतना कठिन था। उसने जो कुछ भी बताया उसे सुनने के बाद गुवान चांगान, जो पास में खड़ा था, ने भी गहरी भौहें चढ़ा ली। बहुत सारी विसंगतियां थीं। साइट पर मौजूद कर्मियों ने हर कोने की गहन जांच की, विस्तृत जांच रिकॉर्ड बनाए और फिर पेशेवर कर्मी आगे के शव परीक्षण के लिए शव को निकालने आए। कई कानून प्रवर्तन अधिकारी घर से बाहर चले गए। लियू ताओ और निदेशक गुवान हर समय गंभीर दिख रहे थे।
किसने सोचा होगा कि गुयांग की कार दुर्घटना के राष्ट्रीय स्तर पर देखे गए मामले को सुझाने के ठीक बाद एक और भी अधिक अपमानजनक मामला सामने आएगा। ये बस एक हॉर्नेट के घोंसले को उत्तेजित कर रहा था। यान पिंगपिंग द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो के कारण वह प्रमुख वेबसाइटों पर नंबर 1 ट्रेंडिंग टॉपिक बन गई थी। यान पिंगपिंग के शव को बाहर निकाले जाने के बाद आसपास के कई निवासी पहले ही इमारत के नीचे की ओर दौड़ पड़े थे और तस्वीरें लेने लगे थे। हालांकि यह एक सफेद कपड़े से ढका हुआ था, इसलिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं लिया जा सका। कई साहसी स्व मीडिया व्यक्तियों ने सीधे तौर पर कानून प्रवर्तन अधिकारियों की बाधा को दरकिनार कर दिया, कैमरे पकड़ लिए और लियू ताओ से पूछने के लिए उनका पीछा किया। कैप्टन लियू, क्या अब इस मामले के लिए कोई जांच निर्देश हैं? क्या आप हमें इसके बारे में बता सकते हैं? निर्देशक गुवान ऐसी स्थितियों से निपटने में अनुभवी थे और पहले से ही भीड़ को चीरते हुए अपनी पुलिस कार में वापस आ गए थे, केवल लियू ताओ को पीछे छोड़ते हुए। वह पत्रकारों के सवालों का यथासंभव विनम्रता से ही उत्तर दे सके। हमारे प्रवर्तन ब्यूरो के पास इस मामले के लिए पहले से ही एक महत्वपूर्ण जांच दिशा है। कृपया घबराएं नहीं। विशिष्ट विवरण के लिए कृपया हमारे प्रवर्तन ब्यूरो की आधिकारिक वेबसाइट देखें। बोलने के बाद लियू ताओ भी जल्दी से वापस अपनी कार में बैठ गए। हालांकि कागज आग को हमेशा के लिए लपेट नहीं सकता, ये रहस्यमय बंद कमरे में हत्या का मामला जल्द ही फैल गया। इससे ऑनलाइन भारी हंगामा मच गया। लियू ताओ और निर्देशक गुवान दोनों कार में घबराए हुए थे, पूरी तरह से अनिश्चित थे कि इसके बाद कैसे निपटा जाए। इस समय लियू शाओयू पागलों की तरह दौड़कर उन दोनों पर चिल्लाने लगा। मुझे पता है। यान पिंगपिंग ने जो कुछ भी कहा वह झूठ था। हत्यारे द्वारा उसे बकवास करने की धमकी दी गई थी, इसलिए इसे बिल्कुल भी सबूत नहीं माना जा सकता। जल्दी से मुझे रिहा करो, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। यान पिंगपिंग ने कल रात मुझे कई बार फोन किया, रोते हुए और वापस जाने के लिए विनती की। वह बेवजह कन्फेशन वीडियो कैसे पोस्ट कर सकती है? उसे धमकी दी गई होगी। ऐसा लग रहा था कि लियू शाओयू ने अपनी आशा का एकमात्र तिनका पकड़ लिया है। जब तक वह यान पिंगपिंग द्वारा जारी स्वीकारोक्ति वीडियो को पलट सकता था, उसके पास एक अच्छा मौका था। लियू ताओ ने लियू शाओयू के शब्दों में एक विवरण को उत्सुकता से पकड़ लिया। उसने लियू शाओयू का कंधा पकड़ा और पूछा, तुम्हारा मतलब है यान पिंगपिंग ने मरने से पहले तुम्हें फोन किया था और उसने कई बार फोन किया? क्या उसने कॉल में कोई सुराग बताया? लियू शाओयू इस समय आत्मसंतुष्ट था। अब तुम्हें मेरी जरूरत है ना? क्या आप अभी काफी अहंकारी नहीं थे? मैं बस नहीं कहूंगा, तुम मेरा क्या कर सकते हो? जब तक आप मुझे पहले उत्तर नहीं देते, क्या यान पिंगपिंग का कबूलनामा वीडियो पहले से ही अमान्य है? लियू ताओ कार में मंद मुस्कुराए। क्या आप निश्चित हैं कि आप नहीं कहेंगे? ध्यान से सोचिए, हत्यारे ने यान पिंगपिंग के 2 पैर और 1 हाथ काटने के लिए बेहद क्रूर तरीकों का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है कि वह बदला लेने के लिए आया था। और उसकी यान पिंगपिंग को आपको कॉल करने की धमकी सटीक रूप से इंगित करती है कि उसका अगला लक्ष्य आप हैं। अगर तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारी बारी होगी। अध्याय -9, वह हत्यारा है। ये सुनकर लियू शाओयू को तुरंत अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। उसने स्पष्ट रूप से लियू ताओ का हाथ पकड़ लिया और दहाड़ते हुए कहा, नहीं। क्या आप कानून प्रवर्तन अधिकारी नहीं हैं? आपको तुरंत हत्यारे का पता लगाना होगा। आपको मेरी सुरक्षा की रक्षा करनी होगी। लानत है, मैं हर साल इतना कर चुकाता हूँ। क्या ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप मुफ्त में खाना खा सकें? लियू ताओ ने अपना हाथ झटक दिया और कहा, अब मुझे बताओ, जब यान पिंगपिंग ने फोन किया तो उसने तुमसे क्या कहा? लियू शाओयू ने याद करते हुए भौहें चढ़ा दी। ऐसा लगता है कि उसने कुछ खास नहीं कहा। उसने कई बार फोन किया, लेकिन मैंने केवल 2 बार ही उत्तर दिया। पहली बार वह मुझसे वापस आने की विनती कर रही थी और कह रही थी कि वह मुझे कितना याद करती है। दूसरी बार मैंने उसके बोलने का इंतजार नहीं किया, मैंने सीधे उसे कोसा और फिर अपना फोन बंद कर दिया। लियू ताओ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और एक पल के लिए सोचा। पीड़िता की मृत्यु के समय और कॉल के समय के आधार पर यह अत्यधिक संभावना थी कि जब उसने कॉल किया तो हत्यारा यान पिंगपिंग के साथ था। दूसरे शब्दों में, ये कॉल पूरी संभावना है हत्यारे द्वारा जबरदस्ती की गई थी। बैककोट ध्यान से सोचो, क्या तुम दोनों का कोई परस्पर शत्रु है? ये सुनकर लियू शाओयू का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। ओए परस्पर शत्रु, वहां बस बहुत सारे हैं। जितना मैं गिन सकता हूं उससे भी अधिक। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, पिछले कुछ दिनों में यान पिंगपिंग और मेरे द्वारा कंपनी का पूर्ण नियंत्रण लेने के बाद हमने मुआवजे में 1% का भुगतान किए बिना बड़ी संख्या में पुराने कर्मचारियों को सीधे निकाल दिया, जो गुयांग का अनुसरण करते थे। कुछ अधिक परेशान करने वाले लोगों से मेरे द्वारा काम पर रखे गए लोगों द्वारा गुप्त रूप से निपटा गया, जिसका परिणाम कुत्तों से भी बदतर हो गया। इतने सारे दुश्मनों के साथ यदि आप मुझसे अभी कुछ का नाम लेने के लिए कहेंगे तो मैं वास्तव में नहीं जान पाऊंगा कि किसका उल्लेख करूं। उसके आचरण को देखकर लियू ताओ ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि यह लड़का अच्छा नहीं था, शायद उसके हर जगह दुश्मन होंगे। इस तरह की स्थिति सबसे ज्यादा परेशानी वाली थी। अधिक दुश्मनों का मतलब अधिक संदिग्ध होगा और एक एक करके उनकी जांच करने का कार्यभार बहुत अधिक होगा। तभी लियू ताओ का फोन अचानक बज उठा। कॉल का उत्तर देने के बाद उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बेहद जटिल हो गई। ओए क्या आपका मतलब है गुयांग अस्पताल में जागा? क्या वह सच है? क्या ऐसा चिकित्सीय चमत्कार हो सकता है? मैं वहीं रहूंगा। और से ये सुनकर लियू शाओयू दंग रह गए। वह आदमी सचमुच जाग सकता है। मैंने स्पष्ट रूप से एक्सीलेटर को धीमा कर दिया और उसके ऊपर से भी भाग गया। न केवल वह मरा नहीं, बल्कि वह जाग भी सकता है। तो क्या मेरा सारा प्रयास व्यर्थ नहीं था? लियू ताओ ने फोन रख दिया और पलट गए। मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है, आपका अच्छा भाई गुयांग जाग गया है। वह इस मामले में पीड़ित है और उसे एक बयान भी देना होगा और व्यक्तिगत रूप से आपकी पहचान करनी होगी। उनकी वर्तमान शारीरिक स्थिति उन्हें प्रवर्तन ब्यूरो में जाने की अनुमति नहीं देती है और चूंकि आप यहाँ हैं, मैं आपको पहले उन्हें दिखाने ले जाऊंगा। तुम डरे हुए तो नहीं हो? लियू शाओयू ने अपना सिर ऊंचा रखा। ओए मैं उससे कैसे डर सकता हूँ? मेरा विवेक साफ है, इसलिए मैं अपने दरवाजे पर भूतों की दस्तक से नहीं डरता। इसके अलावा यह अब कानून द्वारा शासित समाज है, ऐसा नहीं है कि वह मुझे मार सकता है ना? जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, लियू शाओयू के दिमाग में एक विचार कौंध गया। मुझे मार डालो। उसने अचानक लियू ताओ को पकड़ लिया, जो जाने वाला था, और भयभीत अभिव्यक्ति के साथ कहा, क्या यह संभव है? जिस व्यक्ति ने यान पिंगपिंग को मार डाला वह गुयांग है। जैसे ही यह वाक्य बोला गया, सामने बैठे लियू ताओ को भी अपने रोंगटे खड़े हो गए। लियू शाओयू ने आगे कहा, बैककोट यान पिंगपिंग और मैंने कई लोगों को नाराज किया है, लेकिन उनमें से ज्यादातर आर्थिक विवाद हैं, कम से कम नश्वर दुश्मन नहीं। वह व्यक्ति जो मुझे सबसे अधिक मरना चाहता है वह निश्चित रूप से गुयांग है। यान पिंगपिंग की कल ही मृत्यु हो गई और वह आज जागे, ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? इसकी बहुत संभावना है कि वह कल ही जाग गया था, एक वनस्पति अवस्था के रोगी के रूप में अपनी पहचान को छुपाया, गुप्त रूप से गया और यान पिंगपिंग को मार डाला और फिर बिना किसी को पता चले वापस लौट आया।
ये वह होना चाहिए, ये होना चाहिए। वह हत्यारा है, जल्दी से उसे गिरफ्तार करो, जल्दी से उसे गिरफ्तार करो। यदि तुम उसे गिरफ्तार नहीं करोगे तो वह निश्चित रूप से मुझे मार डालेगा। लियू शाओयू की आंखें चौड़ी थीं और उसने पागलपन से लियू ताओ के कपड़े फाड़ दिए। उसके सामने खड़े लियू ताओ ने उसे दूर नहीं धकेला और वह भी वहीं खड़ा रहा क्योंकि उसे वास्तव में लियू शाओयू का तर्क कुछ हद तक प्रशंसनीय लगा। मामले के आधार पर दूसरे पक्ष के मन में निश्चित रूप से यान पिंगपिंग के प्रति गहरी अपूरणीय नफरत थी। क्या गु यान के अलावा इस दुनिया में कोई और भी था? और यान पिंगपिंग ने मरने से पहले उस आत्मदोषी वीडियो को क्यों रिकॉर्ड किया? यदि हत्यारा गु यान था तो सब कुछ बेहद तार्किक लग रहा था। वह इस मामले के पीछे सबसे बड़ा मकसद रखने वाला और सबसे बड़ा लाभार्थी दोनों व्यक्ति था। कुछ गड़बड़ है। लियू शाओयू अभी भी पागलों की तरह लियू ताओ के कपड़े खींच रहा था, लेकिन लियू ताओ इस समय बेहद अधीर था और उसने बैकहैंड थप्पड़ के साथ उसे नीचे गिरा दिया। लियू शाओयू तुरंत स्तब्ध रह गया। उसने अपना चेहरा ढक लिया और दहाड़ते हुए कहा, एक कानून प्रवर्तन अधिकारी ने मुझे मारा, लानत है, एक कानून प्रवर्तन अधिकारी ने मुझे मारा। क्या कोई न्याय है? क्या कोई कानून है? इस समय लियू ताओ उनसे परेशान होने के लिए बहुत आलसी थे। उन्होंने निर्देशक गुवान की ओर देखा जो इस समय चुप थे। निर्देशक गुवान, क्या आपको लगता है कि लियू शाओयू की हालिया कटौती का कोई मतलब है? निर्देशक गुवान ने अपना सिर हिलाया। एक कटौती हमेशा एक कटौती ही होती है। हम सबूतों के आधार पर मामलों को संभालते हैं। आइए पहले गुयान से मिलें, फिर बात करेंगे। वह स्वयं कार दुर्घटना मामले में एक पक्षकार हैं, इसलिए ये सही है कि हम जाएं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें। लियू ताओ ने सिर हिलाया। इसके बाद गाड़ी अस्पताल की ओर चल दी। गुयांग अंततः अब थोड़ा बेहतर जीवन का आनंद ले रहा था। वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ उत्तेजक वयस्क फिल्में देख रहा था और सु चेंग चेंग उसके पास चाय और पानी ला रहा था। जब से उसे मामले की सच्चाई पता चली, सु चेंग चेंग ने गुयांग के प्रति अविश्वसनीय रूप से दोषी महसूस किया और सक्रिय रूप से उसकी दैनिक जरूरतों का ख्याल रखा। जब तक गुयांग ने अपना मुंह खोला, वह तुरंत और सोच समझकर उसे फलों के छोटे टुकड़े खिलाती थी। कैसा आनंद! सु चेंग चेंग को अपने काम में व्यस्त और उसकी देखभाल करते हुए देखकर उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। ओए, आप आराम करने क्यों नहीं जाते? दरअसल जब मैं अकेला होता हूं तो मुझे किसी भी चीज में आपकी मदद की जरूरत नहीं होती। सु चेंग चेंग ने अपने माथे से पसीना पोंछा और कहा, बैककोट ये ठीक है, मेरे पास वैसे भी बहुत खाली समय है। इसके अलावा डीन फैंग ने कहा कि आपको विशेष देखभाल की आवश्यकता है। चूंकि दूसरे पक्ष ने जोर दिया, इसलिए गुयांग को और कुछ कहना मुश्किल हो गया। ये वह उसे मजबूर नहीं कर रहा था। अरे नहीं, वह स्वेच्छा से ऐसा कर रही थी, उसकी मदद नहीं की जा सकती थी। घर की घंटी बजी। सु चेंग चेंग ने जल्दी से अपने हाथ से फल नीचे रख दिया और दरवाजा खोलने के लिए उठी। थोड़ी देर में सु चेंग चेंग तेजी से वापस अंदर आया और गुयांग से पूछा, मिस्टर गु, जो लोग आए थे वे प्रवर्तन ब्यूरो के निदेशक और कर्मचारी हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं और आपके कार दुर्घटना मामले पर चर्चा करना चाहते हैं। क्या ये ठीक है? गुयांग ने सिर हिलाया। बेशक, दूर से आए दोस्तों का साथ पाकर खुशी होती है। जब से मेरे पास आगंतुक आए हैं, काफी समय हो गया है। उनकी अनुमति मिलने के बाद लगभग 10 लोग बड़े करीने से उनके अस्पताल के कमरे में चले गए। समूह का नेतृत्व कर रहे निदेशक गुवान चेहरे पर मुस्कान के साथ गुयांग के पास बैठे थे। नमस्कार श्री गु, मैं प्रथम जिला प्रवर्तन ब्यूरो का निदेशक गुवान चांगॉन हूं। मैं माफी मांगता हूं कि आपके कार दुर्घटना मामले में सफलता हासिल करने में इतना समय लग गया। गुयांग ने सिर हिलाया। आपको निश्चित रूप से माफी मांगनी चाहिए। यदि यान पिंगपिंग द्वारा स्वयं पोस्ट किया गया वीडियो नहीं होता तो मुझे लगता है कि आपको कभी पता नहीं चलता। ठीक है। घटनास्थल पर कई कानून प्रवर्तन अधिकारियों की अभिव्यक्ति थोड़ी कठोर हो गई क्योंकि गुयांग ने जो कहा वह सच था। उन्होंने पहले तो उस दिशा में सोचा भी नहीं था, ये सोचकर कि यह सिर्फ एक सामान्य यातायात दुर्घटना थी। अगले ही पल गुयांग अचानक हंस पड़ी और खुशी से बोली, ओह, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ, हर कोई इतना गंभीर क्यों है? क्या अब इसका समाधान नहीं हुआ? जब मैंने अपनी आंखें खोली तो पहले ही दिन मैंने बहुत सारी अच्छी खबरें सुनी। कितना शुभ। कमरे का माहौल काफी शांत हो गया। गुयांग ने अपना सिर झुकाया, सबसे पीछे खड़े लियू शाओयू को देखा और प्रसन्नता से कहा, क्या वह मेरा अच्छा भाई शाओयू नहीं है? तुम इतनी दूर क्यों खड़े हो? मेरे करीब आओ। मुझे देखने दो कि मेरे जाने के बाद क्या तुम्हारा वजन कम हुआ है। लियू शाओयू, जिसका नाम पुकारा गया था, केवल अपना सिर नीचे कर सका और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। उसकी आंखों में भय था। अपने अवचेतन में गुयांग पहले से ही एक जघन्य हत्यारा था। जब वह आगे बढ़ा तो गुयांग मुस्कुराया और चिढ़ाया, तुम सचमुच एक हृदयहीन बदमाश हो। मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों में तुम्हारा वजन बढ़ गया है। ऐसा लगता है कि आप मेरे एक्सीडेंट के बाद बहुत खुश थे। क्या आपने बहुत कुछ खाया पिया और खेला नहीं? लियू शाओयू इस जबरदस्त उपहास से तुरंत क्रोधित हो गए। उन्होंने गुयांग की ओर जमकर इशारा किया और शाप दिया, हत्यारे, यह मत सोचो कि तुम मुझे इस तरह डरा सकते हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं डरता नहीं हूं। आपकी प्रकृति मेरी तुलना में कहीं अधिक दुर्भावनापूर्ण है। आपको मुझसे कम से कम कुछ दशकों अधिक की सजा सुनाई जाएगी। बस आप इंतजार करें और देखें। गुयांग की अभिव्यक्ति तुरंत कुछ हैरान हो गई। ओए, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं फिर से हत्यारा कैसे हूं? आप दिन के उजाले में लोगों की निंदा नहीं कर सकते, आप जानते हैं। लियू शाओयू कुछ और शब्द चिल्लाना चाहते थे, लेकिन उनके बगल के कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने सीधे उन्हें पकड़ लिया और उनकी आंखों में ठंडक का संकेत देते हुए उन्हें जबरन बाहर खींच लिया। इसके तुरंत बाद लियू ताओ, जो निर्देशक गुवान के पीछे खड़े थे, आगे आए और काफी विनम्रता से बोले, मिस्टर गु, कृपया लियू शाओयू द्वारा कही गई बात को दिल पर न लें। वह थोड़ा उत्तेजित हो गया है और मानसिक रूप से बिल्कुल स्थिर नहीं है। हालांकि एक बात है जिसके बारे में मुझे आपको सूचित करना चाहिए। आपकी पत्नी यान पिंगपिंग की कल रात बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वह मर चुकी है। अध्याय 10, मुझे लगता है वह संदिग्ध है। जब गुयांग ने यह सुना तो उसके शिष्य थोड़े सिकुड़ गए और उसने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वह बुदबुदाया, कैसे? ये कैसे संभव है? उसने कल रात ही एक वीडियो पोस्ट किया था, मैंने उसे ऑनलाइन देखा। वह मर चुकी है। उनकी प्रतिक्रिया को निर्देशक गुवान चांगान और लियू ताओ ने पूरी तरह से देखा। लियू ताओ ने पूछना जारी रखा, ये सवाल थोड़ा अहंकारी हो सकता है, मिस्टर गु, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कल रात कहाँ थे? ये सवाल सुनकर गुयांग ने अपना सिर नीचे कर लिया और कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, आपको क्या लगता है कि मैं कहाँ हो सकता हूँ? अब केवल मेरा सिर ही हिल सकता है, तो क्या आप सचमुच सोचते हैं कि मैं जा सकता था और यान पिंगपिंग को मार सकता था? अगर मेरा इरादा होता तो भी शायद मैं ऐसा नहीं कर पाता। ये सुनकर लियू ताओ की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी। ये प्रश्न पूछना थोड़ा मूर्खतापूर्ण लगा। मैं समझता हूँ, अभी यह प्रश्न महज औपचारिकता था क्योंकि यह एक बहुत ही गंभीर हत्या का मामला है। मुझे आशा है मिस्टर गु, आप समझ सकते हैं। गुयांग ने सिर हिलाया, बेशक, ये सब काम के लिए, जीवन के लिए है। मैं थोड़ा थक गया हूँ।
क्या आपके पास और कुछ है? ये सुनते ही निर्देशक गुवान चांगान भी खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, हम मुख्य रूप से मिस्टर गु से आपके कार दुर्घटना मामले के बारे में बात करने आए थे। अब साक्ष्य निर्णायक है, हिट एंड रन ड्राइवर लियू शाओयू है। हालांकि अब शायद उनके आरोप को हत्या के प्रयास में बदल दिया जाना चाहिए, लेकिन आपका मामला बंद हो गया है। आपकी पत्नी यान पिंगपिंग की मृत्यु भी एक बहुत गंभीर मामला है। यदि आपके पास कोई महत्वपूर्ण सुराग है तो कृपया हमें यथाशीघ्र बताएं। हम बहुत आभारी होंगे। गु यांग थोड़ा मुस्कुराया, बेशक, अपनी पत्नी की मृत्यु के संबंध में, हालांकि मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूं, फिर भी मैं पूरा सहयोग करूंगा। निर्देशक गुवान चांगान और लियू ताओ के कानों को यह थोड़ा अजीब लगा। उनकी अपनी पत्नी की मृत्यु हो गई और वह बिल्कुल भी दुखी नहीं थे। हालांकि गु यांग के साथ जो हुआ उसे देखते हुए ये काफी उचित लगा। शायद गु यांग के लिए वह चाहता था कि यान पिंगपिंग जल्दी मर जाए। इसे अपने उचित रेगिस्तानों को प्राप्त करने वाली बुराई माना जा सकता है। वे कुछ नहीं कर सकते थे। हर कोई जानता था कि यान पिंगपिंग एक अच्छी इंसान नहीं थी और उसके कार्यों से उसे घृणा थी। लेकिन मामले की अभी भी जांच होनी थी, यहां तक कि सबसे बड़े अपराध का निर्णय भी कानून द्वारा किया जाना चाहिए। सभी कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने गु यांग को अलविदा कहा और कमरे से बाहर चले गए। सु चेंगचेंग, जो गुप्त रूप से बाहर सुन रहा था, ध्यान से सफाई और कीटाणुरहित करने के लिए अंदर भागा। गु यांग अब अस्पताल का विशाल पांडा था, उसकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती थी। अभी अभी बहुत सारे लोग आए थे और कमरे में अनगिनत बैक्टीरिया थे, इसलिए इसे कीटाणुरहित करना पड़ा। सु चेंगचेंग ने व्यस्त रहते हुए शिकायत की, वह गहरे रंग का कैप्टन लियू ताओ बहुत परेशान करने वाला है। उसने मिस्टर गु से यहां तक पूछा कि वह कल रात कहां था, जैसे कि उसे आप पर संदेह हो। उसने ये सोचने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल भी नहीं किया कि एक लकवाग्रस्त मरीज को किसी को मारने का अवसर कैसे मिल सकता है। इतना कहने के बाद सु चेंगचेंग की हरकतें रुक गईं। वह थोड़ा शर्मिंदा हुई और उसने बिस्तर पर गु यांग की ओर देखा। मुझे क्षमा करें मिस्टर गु, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था कि आप लकवाग्रस्त थे, मैं तो बस। ये ठीक है, मैं इतना संवेदनशील व्यक्ति नहीं हूं और इसके अलावा मैं अब अपाहिज हो गया हूं, हा हा हा। ये सुनकर सु चेंगचेंग ने राहत की सांस ली। उन्होंने कई मरीजों की देखभाल की थी और ज्यादातर मरीज जब अस्वस्थ होते थे तो उनका स्वभाव बहुत अजीब होता था। विशेषकर लकवाग्रस्त मरीज, जो अपने चेहरे पर लकवाग्रस्त कहे जाने को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि गु यांग को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं होगी। कितना अच्छा आदमी है, उसे इस तरह नुकसान पहुंचाने के लिए ये सब यान पिंगपिंग की गलती थी। अच्छा हुआ कि वह मर गई। अगर ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में होता तो न जाने कितने लोगों को भारी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता। गु यांग बिस्तर पर लेटी हुई युवा लड़की की बातें सुन रही थी। उसके नीरस दिन अब उतने उबाऊ नहीं लगते थे। उन्हें वास्तव में उम्मीद थी कि उनका शरीर जल्द ही ठीक हो जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं आज रात भी भूत बन सकता हूँ। यदि नहीं तो क्या मैं जीवन भर के लिए पंगु हो जाऊंगा। बहुत कड़वा। गु यांग को अचानक निर्देशक गुवान चांगान और लियू ताओ के बारे में याद आया, जो अभी अभी उनसे मिलने आए थे। क्या उन्हें उस पर संदेह था? भले ही वे संदिग्ध थे, संदेह बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। आखिरकार उसकी लकवाग्रस्त स्थिति नकली नहीं थी। गु यांग ने वास्तव में नहीं सोचा था कि उनका प्रदर्शन अभी निर्देशक गुवान चांगान और लियू ताओ को मूर्ख बना सकता है। आखिरकार वे कानून प्रवर्तन अधिकारी थे जिनके पास मामलों को संभालने का कई वर्षों का अनुभव था, बेहद अनुभवी। ऐसा कहा जा सकता है कि वे एक नजर में ही बता सकते थे कि उनके सामने कोई अपराधी पड़ा है या नहीं। मुझे आशा है कि आप मेरे लिए बहुत अधिक परेशानी नहीं लाएंगे। मैं सचमुच तुम पर हाथ नहीं डालना चाहता। ... लियू ताओ और निर्देशक गुवान चांगान के वार्ड छोड़ने के बाद वे अस्पताल के गलियारे में एक साथ चले। जहां तक लियू शाओयू का सवाल है, उसे पहले ही कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा दूर ले जाया गया था और कार में डाल दिया गया था। लियू ताओ ने सावधानी से निर्देशक गुवान से पूछा, अभी आप गुयांग के प्रदर्शन के बारे में क्या सोचते हैं? निर्देशक गुवान चांगान ने भौहें चढ़ा दी और बोलने से पहले एक पल के लिए सोचा, ये कहना मुश्किल है। मेरे पास लोगों के दिलों को देखने की क्षमता नहीं है, तो मैं जल्दबाजी में निर्णय कैसे ले सकता हूँ। हालांकि अभी उनका प्रदर्शन मुझे थोड़ा नकली लगा। मुझे लगता है कि इसकी पूरी संभावना है कि उसे पहले से ही पता था कि यान पिंगपिंग मर चुकी है। ये सुनने के बाद उनके बगल में बैठे लियू ताओ ने थोड़ा सिर हिलाया, मुझे भी ऐसा लगता है। हालांकि उन्होंने उस समय आश्चर्य दिखाया था, यहां तक कि पेशेवर अभिनेताओं के प्रदर्शन में भी खामियां हो सकती हैं। निर्देशक गुवान चांगान ने चलते हुए कहा, लेकिन वास्तव में एक और संभावना है। लियू ताओ ने अपना सिर घुमाया, कैसी संभावना? यानी उसे यान पिंगपिंग की मौत के बारे में पहले से पता नहीं था, लेकिन वह अपनी सच्ची भावनाओं को छिपा रहा था। ये सुनकर लियू ताओ तुरंत समझ गए, तुम्हारा मतलब है कि उसकी आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति अभी नकली लगने का कारण यह नहीं था कि वह जानता था कि यान पिंगपिंग पहले ही मर चुका था, बल्कि इसलिए कि खबर सुनने पर उसकी सच्ची भावना खुशी होनी चाहिए थी। उसने उस खुशी को छुपाने के लिए सिर्फ दिखावा किया था। निर्देशक गुवान चांगान ने सिर हिलाया, बिल्कुल, अपने आप को उसकी जगह पर रखिए। यदि आप इस समय उस बिस्तर पर लेटे हुए होते तो क्या आप ये समाचार सुनकर प्रसन्न नहीं होते? लियू ताओ ने ताली बजाई और कहा, बहुत खुश हूं। मैं तुरंत बिस्तर से उठकर मौके पर ही लगातार 10 बैकफ्लिप करना चाहता हूं। इतना कहने के बाद वह अजीब तरह से 2 बार खांसा, क्षमा करें, मैं बह गया था। अगर हम इसे निर्देशक गुवान के कहे अनुसार देखें तो यह प्रशंसनीय लगता है। आखिरकार वह व्यक्ति मर चुका है। अगर उसने सचमुच बहुत खुशी दिखाई तो एक तरफ तो यह अभद्रता होगी और दूसरी तरफ इससे उसका संदेह बढ़ जाएगा। निदेशक गुवान चांगान ने सिर हिलाया, बाद में आप निगरानी कैमरों की जांच करेंगे। हालांकि वार्ड के अंदर कोई कैमरे नहीं है, लेकिन अस्पताल के गलियारे, मुख्य प्रवेश द्वार और अन्य स्थानों पर कैमरे हैं। देखें कि क्या कोई सुराग है। तभी उनकी मुलाकात दीन फैंग यानजी से हुई, जो काम से निकलने ही वाले थे। निर्देशक गुवान चांगान ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और आगे बढ़े, दीन फैंग, आप वास्तव में एक व्यस्त व्यक्ति हैं। हम आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर फैंग यानजी खूब हंसे। हालांकि उनकी उम्र 50 से अधिक थी, फिर भी वे 30 के दशक के किसी व्यक्ति की तरह ही स्वस्थ दिखते थे। निर्देशक गुवान को इतने लंबे समय तक इंतजार कराने के लिए मुझे खेद है। बात सिर्फ इतनी है कि मेरे पास बहुत सारे मरीज हैं। आप ये कहावत जानते हैं, लोग प्रसिद्धि से डरते हैं जैसे सुअर मोटे होने से डरते हैं। न्यूरोलॉजिकल समस्याओं वाला कोई भी व्यक्ति जो हमारे अस्पताल में आता है, उसे विशेष रूप से मुझसे उसे देखने के लिए कहना पड़ता है। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम यहाँ इतने समय से मेरा इंतजार कर रहे हो तो तुम्हारे पास कुछ तो होगा ही, है ना? मुझे अनुमान लगाने दो, क्या तुम मुझे रात्रि भोज पर आमंत्रित करना चाहते हो? निर्देशक गुवान चांगान और फैंग यानजी दोनों एक ही उम्र के थे, सेवानिवृत्ति के करीब थे। इस उम्र में उनमें से किसी की भी अधिक महत्वाकांक्षा नहीं बची थी, इसलिए समय के साथ वे लंबे समय से पक्के दोस्त बन गए थे। खाओ खाओ खाओ, तुम्हें तो बस खाना ही आता है। मैं आपके पास इसलिए आया क्योंकि एक बहुत परेशानी भरा मामला है और मुझे आपसे कुछ बातें समझनी है। ये सुनकर फैंग यानजी की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, मुझे बताओ।
यह मामला गुयांग के बारे में है। अत्यंत क्रूर यातना और हत्या के कारण उनकी पत्नी की कल उनके घर में मृत्यु हो गई। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन मकसद और अंतिम लाभार्थी के आधार पर श्री गुयांग अत्यधिक संदिग्ध प्रतीत होते हैं। तो हम पूछना चाहते थे कि क्या उसकी वर्तमान शारीरिक स्थिति सचमुच उसे खड़े होने से रोकती है। ये सुनकर फैंग यानजी ने हंसते हुए निदेशक गुवान चांगान के कंधे को थपथपाया और कहा, ओल्ड गुवान, आपने पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे मामलों को संभाला है और आपका दिमाग भ्रमित हो गया है। न्यूरोलॉजी में मैं एक पेशेवर हूँ। उसकी शारीरिक स्थिति के आधार पर उसके लिए अपने सिर के ऊपर संवेदना पुनः प्राप्त करना पहले से ही चमत्कारों में से एक चमत्कार है। वह आधी रात को उठकर किसी की हत्या कैसे कर सकता है? और चलो एक कदम पीछे हटें, भले ही वह लकवाग्रस्त न हुआ हो, कार दुर्घटना को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। उसका शरीर संभवतः ठीक नहीं हो सकता था। क्या ऐसा हो सकता है? कुछ ऐसा कहना जो मुझे नहीं कहना चाहिए। भले ही उसका शरीर लकवाग्रस्त न हुआ हो, अगर वह खड़ा होता तो शायद वह आमने सामने की लड़ाई में यान पिंगपिंग को हरा भी नहीं पाता। यह उत्तर सुनकर लियू ताओ और निर्देशक गुवान चांगान का गुयांग पर संदेह तुरंत सबसे निचले बिंदु पर चला गया और दोनों ने राहत की सांस ली। निर्देशक गुवान चांगान ने फैंग यानजी से कहा, फिर धन्यवाद पुराने दोस्त। हाल ही में मेरे पास बहुत सारे मामले हैं और मैं उनसे निपट नहीं सकता। जब मेरे पास समय होगा तो मैं तुम्हें रात्रि भोज पर ले आऊंगा। निर्देशक गुवान चांगान जाने के लिए मुड़े, लेकिन फैंग यानजी ने तुरंत उन्हें पीछे से पकड़ लिया। रुको, जिस दिन से मैं आपसे मिला आप कह रहे हैं कि जब आपके पास समय होगा तो आप मुझे रात के खाने पर खिलाएंगे, और फिर जब भी हम मिलते हैं आप कहते हैं कि आप व्यस्त हैं। इतने साल हो गए, तुम्हें आज मुझे निश्चित उत्तर देना होगा। जब आपके पास समय हो, सप्ताह की कौन सी तारीख और दिन है? मुझे विशेष रूप से आपके लिए इसकी व्यवस्था करनी होगी। अध्याय -11 भूत परिवर्तन। अंत में निर्देशक गुवान के पास निर्देशक फैंग के सामने अगले सप्ताहांत के लिए एक हॉटपॉट रेस्तरां के लिए सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी वह सफलतापूर्वक उसके चंगुल से बच निकला। अस्पताल छोड़ने और कार में बैठने के बाद लियू ताओ ने मुस्कुराते हुए मजाक किया, बैककोट निर्देशक गुवान, मुझे अगले सप्ताहांत हॉटपॉट के लिए अपने साथ ले जाएं। मुझे हॉटपॉट खाए हुए काफी समय हो गया है। अप्रत्याशित रूप से उसने गुवान चांगॉन को अपना फोन निकालते हुए और सीधे उसके सामने समूह की खरीदारी रद्द करते हुए देखा। लियू ताओ पूरी तरह से अवाक रह गए। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, निर्देशक गुवान ने अपना सिर घुमाया और उससे कहा, अगले सप्ताह के अंत में इस स्थान पर अग्नि निरीक्षण और धोखाधड़ी विरोधी लोकप्रियकरण व्याख्यान आयोजित करना याद रखें। इस बिंदु पर लियू ताओ पूरी तरह से समझ गए। निर्देशक गुवान के अबेकस मोती बहुत जोर से बज रहे थे। अगले सप्ताहांत के लिए इन गतिविधियों की व्यवस्था करने से अनिवार्य रूप से व्यवसाय को एक शाम के लिए बंद करने की आवश्यकता होगी, जिससे उसका भोजन बच जाएगा, है ना? वह मदद नहीं कर सका लेकिन अंगूठा दिया। चतुर, वास्तव में चतुर। लेकिन ऐसा लगता है कि निर्देशक गुवान, निर्देशक फैंग पहले ही कई बार आपको रात्रि भोज दे चुके हैं। क्या आपके लिए इतना कंजूस होना थोड़ा अनुचित नहीं है? निर्देशक गुवान ने भौहें चढ़ाई। क्या आप मुझे दोष दे रहे हैं? ओए हपे एक ही मात्रा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ओए आप ये क्यों नहीं बताते कि उसकी मासिक आय मेरी से 10 गुना अधिक है? लानत है, अगर मुझे पहले पता होता तो मुझे डॉक्टरी की पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी। अगर मैंने उन्हें ठीक कर दिया तो मुझे लाल लिफाफे मिलेंगे, अगर मैं नहीं कर सका तो मैं सिर्फ संवेदना व्यक्त करूंगा। कानून प्रवर्तन अधिकारी क्यों बने? आय कम है और जीवन को जोखिम है। ये बहुत बड़ी क्षति है। ओह ठीक है, लियू ताओ आपका एक बेटा है ना? उसे यह बताना याद रखें कि वह भविष्य में कभी भी कानून प्रवर्तन अधिकारी न बने, उसे डॉक्टर बनाओ। ... फिर से देर रात हो गई और गुयांग ने समय पर नजर डाली। शाम के 10 बज चुके थे। अधिकांश डॉक्टर पहले ही काम छोड़ चुके थे और मरीज भी कम थे, इसलिए चारों ओर शांति थी। हालांकि गुयांग पूरी तरह से जाग रहा था। उसने अपने शरीर के नीचे छाया को महसूस करते हुए अपना ध्यान केंद्रित किया। फिर भी समय बिना किसी हलचल के मिनट दर मिनट बीतता गया। उसकी छाया एक साधारण छाया के समान लग रही थी और कल रात जो कुछ भी हुआ वह एक सपने जैसा लग रहा था। ओए बिल्कुल नहीं, क्या ये सचमुच इस जीवन में मेरा एकमात्र मौका था? मैं अनिच्छुक हूँ। क्या मेरी किस्मत में जीवन भर केवल एक ही सिर होना लिखा है? यहाँ तक कि अगर मैं व्यायाम के लिए अपना दाहिना हाथ भी खाली कर सकूं तो भी यह ठीक होगा। समय बीतता गया, मिनट दर मिनट। पिछली रात जो कुछ भी हुआ था उसे याद करते हुए गुयांग ने अपनी छाया के साथ फिर से विलय करने की कोशिश की, लेकिन कोई बात नहीं, वह उस स्थिति को महसूस नहीं कर सका जिससे वह निराश हो गया। वर्तमान चिकित्सा पद्धतियों से स्वयं को ठीक करना असंभव था। भूत छाया ही उसकी एकमात्र आशा थी। नहीं भगवान, मेरे प्रति इतना क्रूर मत बनो। बस मुझे वह रोमांच एक बार और लेने दो, कृपया, बस एक बार। गुयांग ने उन सभी देवताओं और बुद्धों से प्रार्थना की जिन्हें वह नाम से याद कर सकता था। अच्छी खबर यह थी कि इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। बुरी खबर यह थी कि इसका कोई सकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ा। दरअसल अंधविश्वास से बचना था। गुयांग पहले से ही थोड़ा थका हुआ था। वह बिस्तर पर लेटा हुआ दीवार घड़ी की ओर देख रहा था। अब 12 बज चुके थे। जैसे ही घंटा, मिनट और सेकंड की सुइयां संरेखित हुई, एक परिचित अनुभूति तुरंत गुयांग के दिमाग की गहराई में पहुंच गई। क्या ये भूत छाया नहीं थी, देवता की तरह, जिसने कल रात गद्दार को व्यक्तिगत रूप से मार डाला था? ये परिचित स्पर्श, वह राजा था जिसने चांद की रोशनी में सभी बुराइयों का न्याय किया और उसे नया जीवन दिया। गुयांग को पहले से ही इस भूत छाया शरीर की शक्ति और बुराई का एहसास हो गया था। शक्तिशाली छोटा ब्रह्मांड उसके साथ गूंज रहा था। अंततः ये प्रतिध्वनित हुआ। गुयांग को अचानक कुछ याद आया। हालांकि उसने कल समय नहीं देखा था, लेकिन उसकी गणना के आधार पर कल जिस समय वह अपनी छाया में विलीन हुआ वह भी लगभग 12 बजे का होना चाहिए था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह हर दिन केवल आधी रात को ही अपने भूत छाया रूप में परिवर्तित हो सकता है? इस क्षण परिचित अनुभूति लौट आई। गुयांग को लगा कि उसकी आत्मा लगातार गिर रही है, एक अंतहीन खाई में गिर रही है। न जाने कितनी देर से वह गिर रही थी। जब उसने फिर से अपने शरीर पर नियंत्रण हासिल किया तो वह पहले ही अपने शरीर के नीचे की छाया में विलीन हो चुका था। उसका मांस और रक्त शरीर अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर सो रहा था, जबकि छाया धीरे धीरे शरीर के नीचे से निकली, बिस्तर के बगल में द्विआयामी से त्रिआयामी में परिवर्तित हो गई। स्याही जैसी काली एक आकृति छाया से बाहर निकली जो एक गहरी गहरी आभा बिखेर रही थी। गुयांग ने नीचे अपने काले शरीर को देखा और एक अवर्णनीय शक्तिशाली शक्ति महसूस की। उसने गौर से देखा कि यह शक्ति कल से भी अधिक मजबूत थी। इसके अलावा उनके शरीर का रंग और भी गहरा लग रहा था। क्या ये यान पिंगपिंग के जीवन काल को खत्म करने का प्रभाव था? इसके अलावा गुयांग को यह भी लगा कि उसका घोस्ट शैडो बॉडी बड़ा हो सकता है। कल इसकी अधिकतम ऊंचाई लगभग 2 मीटर थी, लेकिन आज ये कल की तुलना में 10 सेंटीमीटर अधिक ऊंची थी। बड़े शरीर का लाभ दोगुना था। पहला, अधिक ताकत, और दूसरा, घोस्ट शैडो के भीतर छाया स्थान भी बड़ा हो गया।
गुयांग को अब समझ आ गया कि घोस्ट शैडो के भीतर छाया स्थान, संक्षेप में, उसका अपना आयतन था। इस आदमी ने अपने पेट में चीजें भर ली, इसलिए वह जितना बड़ा था, स्वाभाविक रूप से जगह उतनी ही बड़ी हो गई। क्योंकि गुयांग अभी भी लकवाग्रस्त था और उसके हाथ नहीं थे, वह प्रयोग नहीं कर सका। उसे नहीं पता था कि क्या वह अपने सामान्य मानव शरीर में दिन के दौरान घोस्ट शैडो स्पेस का उपयोग कर सकता है। यदि वह ऐसा कर सकता तो क्या यह अपने साथ एक स्थानिक वलय ले जाने जैसा नहीं होता। यदि वह टेकआउट देने जाता तो वह निश्चित रूप से अविश्वसनीय रूप से भयंकर होता। गुयांग को अभी तक अपने भूत छाया रूप के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी और उसे नहीं पता था कि कल की तरह उसे कब जबरन वापस खींच लिया जाएगा। उसके मन में पहला विचार तुरंत लियू शाओयू से छुटकारा पाने का था। ये कार दुर्घटना उसकी गलती थी, वह न केवल उसमें घुस गया बल्कि उसके पीछे पीछे दौड़ा भी। यदि यह स्वर्ग विरोधी अवसर न होता तो वह निश्चित रूप से अब मरने की प्रतीक्षा कर रहा होता। वह उस आदमी के जीवित रहते कैसे चैन से रह सकता था। ये सोचते हुए भूत छाया गुयांग एक बार फिर छाया में गायब हो गया और तुरंत अपनी जगह से गायब हो गया। उसकी गति अत्यधिक थी, अंधेरे में सभी छायाएं उसके प्रकाश गति वाले चैनल थे। पलक झपकते ही वह लियू शाओयू के घर पहुंच गया। गुयांग ने छाया में जांच की, वहां कोई नहीं था। क्या ये लड़का इस समय घर पर नहीं था? जैसा कि कहा जाता है, चोर कभी खाली हाथ नहीं जाता। गुयांग ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए घर की सभी मूल्यवान वस्तुओं को अपनी छाया वाली जगह में इकट्ठा कर लिया। भले ही वह पैसे खर्च नहीं कर सकता था या अब उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, फिर भी इस कमीने को परेशान करना अच्छा था। बाद में गुयांग ने अपने पुराने स्टॉम्पिंग मैदान का फिर से दौरा किया और अपने कमरे में लौट आया। इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अंदर सब कुछ अपरिवर्तित रहा। क्योंकि यह मामला बहुत ही अजीब था, प्रवर्तन ब्यूरो को अब तक कोई सबूत नहीं मिला था और यह अनुमान लगाया गया था कि उन्हें गहन पुनः जांच के लिए अपराध स्थल पर लौटने की आवश्यकता होगी। इन दो स्थानों की खोज करने के बाद और लियू शाओयू को नहीं ढूंढने पर गुयांग को नहीं पता था कि उस लड़के को और कहां ढूंढना है। अचानक उसे कुछ याद आया, क्या उस आदमी को पहले ही गिरफ्तार नहीं किया गया था? वह बहुत मूर्ख था, उसे ढूंढने के लिए उसके घर आ रहा था। उस मामले में उस व्यक्ति को अब ब्यूरो में हिरासत में लिया जाना चाहिए। एक आह के बाद गुयांग जल्दी से छाया के माध्यम से अस्पताल लौट आया और छत पर दिखाई दिया। वह छत के किनारे पर बैठा नीचे शहर का रात का दृश्य देख रहा था। बैककोट बहुत सुंदर, बैककोट। दृश्य का आनंद लेने के बाद गुयांग अपनी पिछली योजना पर लौट आया। लियू शाओयू को मारना मुश्किल नहीं था, लेकिन वह आदमी इस समय ब्यूरो में था। अगर उसने खुलेआम उसे आधा काट दिया तो शायद पूरी दुनिया इस मामले से चिंतित हो जाएगी और परेशानी बहुत बड़ी हो जाएगी। गुयांग नहीं चाहता था कि उसके मामले बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करें। बैककोट तब शायद मैं उसकी हत्या कर दूंगा, कोई ऐसा तरीका खोजूंगा जिससे यह एक आकस्मिक मौत जैसा लगे, जैसे नींद में बिस्तर से गिरना और मरना। ओह ठीक है, मेरा भूत छाया शरीर रूपांतरित हो सकता है। हो सकता है कि मैं एक बाल के टुकड़े जितना पतला हत्या करने वाला उपकरण बना सकूं और सीधे उसके मस्तिष्क में छेद कर सकूं। इस समय गुयांग का दिमाग अनगिनत विचारों से घूम रहा था और एक के बाद एक हत्या की सही योजना उसके पास आ रही थी। जैसे ही वह इस बात पर विचार कर रहा था कि आज लियू शाओयू को मारने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाए, उसने अचानक एक परिचित व्यक्ति को कुछ ही दूरी पर एक धुंधले रास्ते पर प्रकट होते देखा। क्या वह सु चेंग नहीं था? आधी रात हो चुकी थी, वह वापस क्यों आ रही थी? और वह कल रात की पाली में थी, इसलिए उसे आज रात आराम करना चाहिए। सु चेंग की पीठ पर एक छोटा सा बैकपैक था और अपनी नस की वर्दी बदलने के बाद वह अब अपनी साफ और ताजा पोशाक में वापस आ गई थी। एक युवा बहन की तरह लग रही थी जिसने अभी अभी विश्वविद्यालय से स्नातक किया था। जैसे ही गुयांग को आश्चर्य हुआ, उसने अपनी आंख के कोने से एक झलक देखी और अचानक कुछ ही दूरी पर जंगल में छिपी एक आकृति को देखा। सु चेंग उस समय उस पेड़ के पास से गुजर रहा था। अगले ही पल एक आकृति तुरंत पेड़ के पीछे से बाहर निकली। उसने पीछे से एक हाथ से सु चेंग के मुंह और नाक को ढक दिया, जबकि दूसरे हाथ से उसके गले पर एक लंबा चाकू कसकर पकड़ लिया। आवाज मत करो, हिलो मत। यदि यह छोटा चाकू गलती से आपकी धमनी को काट दे तो आप मर जाएंगे। चैप्टर -12 दाहिना हाथ ठीक हो गया और एक और बड़ा मामला। सु चेंग आखिरकार एक युवा लड़की थी, उसने पहले कभी ऐसी चीज का सामना नहीं किया था और वह तुरंत डर गई थी। वह केवल ठग को उसे पास के छोटे जंगल में घसीटने दे सकती थी। ठग ने एक हाथ से उसकी गर्दन पर चाकू रखा और कहा, अभी मत चिल्लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें एक बार से मार डालूंगा। पीछे मुड़ो और भाग जाओ और कोई मुझे नहीं पाएगा। समझे? सु चेंग ने आंखों में आंसू भरते हुए सिर हिलाया। ठग ने अपने दूसरे हाथ से उसका मुंह छुड़ाया, धीरे से उसकी पीठ पर लटका बैग उतार दिया, अंदर इधर उधर टटोला और केवल भोजन ले जाने के लिए एक इंसुलेटेड कंटेनर पाया और कुछ नहीं। उसने शाप दिया, धिक्कार है, तुम्हारे पास इस बैग में कुछ भी मूल्यवान चीज क्यों नहीं है, सिर्फ इतना बड़ा कंटेनर। आप किसे खाना पहुंचा रहे हैं? इतने बड़े कंटेनर से सुअरों को खिला रहे हैं। बहुत कष्टप्रद। उसने लापरवाही से बैग को एक तरफ फेंक दिया, फिर सु चेंग की जेबों को टटोलना शुरू कर दिया। कोई बटुआ नहीं मिला और केवल सु चेंग का फोन निकाला। नीचे देखने के बाद वह फिर से गाली देने लगा। आप 1000 युआन पुराने फोन का उपयोग क्यों कर रहे हैं? लानत है, क्या आप सभी छोटी बहनों को नवीनतम आईफोन का उपयोग करना पसंद नहीं है? क्या हो रहा है? तो आपका पूरा शरीर कुल मिलाकर 100 युआन के लायक भी नहीं है। ठग गुस्से में था, आखिरकार उसने नौकरी करने की हिम्मत जुटाई, लेकिन 100 युआन भी नहीं कमा पाया। क्या भयानक किस्मत थी। सु चेंग ने रोते हुए कहा, मुझे क्षमा करें बड़े भाई, मैं वास्तव में गरीब हूं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। कृपया मुझे जाने दें, मुझे पता है कि आपको भी कुछ कथनीय कठिनाइयां हो सकती हैं। हम दोनों दुर्भाग्यशाली लोग हैं, एक दूसरे के लिए चीजें कठिन क्यों बनाते हैं? ठग ने जोर से शाप दिया। तुम्हें लगता है कि मैं दुर्भाग्यशाली लोगों के लिए चीजें कठिन बनाना चाहता हूं? मेरी इच्छा है कि मैं उन सभी अमीर लोगों का अपहरण कर सकूं और प्रत्येक से 10 मिलियन वसूल कर सकूं। लेकिन जब वे अमीर लोग बाहर जाते हैं तो उनके पास हमेशा अंगरक्षक होते हैं। मैं क्या कर सकता हूं? कुछ वाक्यों तक शाप देने के बाद चांदनी के नीचे ठग को अचानक सु चेंग की आकृति बेहद सुंदर लगी। ऑनलाइन उन आकर्षक महिलाओं के विपरीत जो खुद का दिखावा करती हैं, उसमें छात्रयुग की बहुत मासूमियत थी। वह बस एक कुंवारी हत्यारी थी। क्या वह स्वयं मात्र 30 वर्षीय कुंवारा नहीं था? इस वक्त उसे अपने पहले प्यार का ख्याल आया और उसकी सांसें कुछ तेज हो गईं। उसने अपनी जेब से कपड़े का एक टुकड़ा निकाला और ध्यान से सु चेंग की आंखों को पीछे से ढक दिया। सु चेंग भयभीत थी, लेकिन उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वह अभी भी अपनी गर्दन पर खंजर की ठंडक महसूस कर सकती थी। आप क्या करना चाहते हैं? मैं क्या करना चाहता हूं? क्या आपने टीवी द रिटर्न ऑफ द कॉन्डोर हीरोज नहीं देखा है? अब आप अच्छी चाची हैं और मैं आपकी अच्छी आंगो हूं। अच्छा चाची, मैं आ रहा हूं। सु चेंग को महसूस हो रहा था कि ठग उसके शरीर के और भी करीब आ रहा है। वह आखिरकार समझ गई कि यह आदमी क्या करना चाहता था। नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे अपवित्र नहीं किया जा सकता।
उसने अपने दांत पीस लिए, बचने और विरोध करने के लिए अपनी गर्दन कटवाने का जोखिम उठाने को तैयार थी। कौन जानता था कि अगले ही पल पीछे से हवा का एक झोंका आया और जो हाथ उसकी गर्दन दबा रहा था और खंजर उसकी गर्दन पर दबा रहा था, वह तुरंत निढाल होकर नीचे गिर पड़ा। इसके तुरंत बाद एक थंप की आवाज आई। यह उसके पीछे किसी भारी वस्तु के गिरने की आवाज थी। सु चिंगचिंग का पूरा शरीर कांप उठा, आवाज से चौंक गया। अगले ही पल एक हाथ ने धीरे से उसकी आंखों पर ढका कपड़ा हटाया, उसके कंधे को थपथपाया और धीरे से कहा, अब ठीक है, रिपोर्ट करो। सु चिंगचिंग के लिए यह आवाज गहरी और रहस्यमयी थी और थोड़ी कर्कश थी, मानो यह उसके कान के ठीक बगल में हो, फिर भी बहुत दूर हो। उसने ध्यान से अपना सिर घुमाया, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। उसने गलती से अपना पैर हिला दिया और किसी चीज से टकरा गई। नीचे देखने पर पता चला कि वह वास्तव में एक व्यक्ति था। वह अभी भी अपने हाथ में ठंडी चमक छोड़ रहा छोटा खंजर पकड़े हुए था। क्या यही वह ठग है जिसने उसे बंधक बना रखा था? सु चिंगचिंग चौंक गया और तेजी से कुछ कदम पीछे हट गया। लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह व्यक्ति बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा है। करीब आने पर वह उसकी सांसें भी नहीं सुन सकी। सु चिंगचिंग ने तुरंत जमीन पर गिरा हुआ फोन उठाया, टॉर्च चालू की और तुरंत डर के मारे अपना मुंह ढक लिया। उसने देखा कि ठग उसके सामने खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसका शरीर वहीं पड़ा हुआ था, लेकिन उसका सिर 2 या 3 मीटर दूर उड़ गया था। उसकी गर्दन पर घाव अविश्वसनीय रूप से चिकना था, स्पष्ट रूप से एक ही बार में किसी प्रकार के तेज ब्लेड से अलग हो गया था। सौभाग्य से सु चिंगचिंग एक डॉक्टर थी और उसने कई खूनी दृश्य देखे थे, लेकिन इस समय वह अभी भी अपना मुंह ढकने और उल्टी करने से खुद को नहीं रोक सकी। गुयान, जो कुछ ही दूरी पर छाया में छिपा हुआ था, ने अपना सिर खुजलाया। उफ, मैं इस लड़की की भावनाओं पर विचार करना भूल गया। मुझे उसे अधिक विवेकशील तरीके से मार देना चाहिए था। यह थोड़ा क्रूर लगता है। अगले ही पल एक परिचित ऊर्जा लाश से घोस्ट शैडो के शरीर में प्रवाहित हुई और जैसे ही यह ऊर्जा प्रवाहित हुई, घोस्ट शैडो बॉडी को एक बार फिर से एक मजबूत आह्वान और खींचने वाली शक्ति महसूस हुई। यह अनियंत्रित रूप से तुरंत गुयान के शरीर के नीचे के क्षेत्र में लौट आया और गुयान की चेतना भी उसके भौतिक शरीर में लौट आई। घोस्ट शैडो बॉडी के अंदर से वह परिचित शक्ति एक बार फिर से गुयान के शरीर में प्रवेश कर गई और उसका शरीर सूखे रेगिस्तान की तरह था जो पोषण को अवशोषित कर रहा था। उनका जीवन काल फिर से बढ़कर 40 वर्ष तक पहुंच गया। ठीक है, आज इस ठग को मारने से मुझे केवल 10 वर्ष की आयु प्राप्त हुई। इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति के पास केवल 20 वर्ष शेष थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी वह अल्पायु व्यक्ति थे। युवा लोग संयम नहीं जानते और यह नहीं समझते कि अपने स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखा जाए। जीवन काल के इन 10 वर्षों के प्रवाह के साथ गुयान का शरीर थोड़ा और स्वस्थ हो गया। उसने इसे ध्यान से महसूस किया और उसके दाहिने हाथ में वास्तव में संवेदना वापस आ गई। नीचे देखते हुए उसके कठोर नियंत्रण के तहत उसका दाहिना हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा और वह पहले से ही स्वतंत्र रूप से विभिन्न गतिविधियां कर सकता था। यह थोड़ा कठोर हो सकता है क्योंकि यह अभी ठीक हुआ है, लेकिन अधिक अभ्यास के साथ वह निश्चित रूप से जल्दी से अपनी मूल स्थिति में लौटने में सक्षम होगा। यदि वह बाद में अधिक जीवन काल ग्रहण कर सके और अपनी शारीरिक गुणवत्ता को मजबूत कर सके तो पहले से अधिक मजबूत बनना आसान नहीं होगा। गुयान को अब अपने घोस्ट शैडो बॉडी के बारे में भी कुछ समझ आ गई थी। सबसे पहले उन्हें भूत छाया रूप में परिवर्तित होने के लिए आधी रात तक इंतजार करना पड़ा, तभी उनकी चेतना भूत छाया में विलीन हो सकी और भूत की छाया बहुत देर तक बाहर सक्रिय नहीं रह सकी। गुयान को पहले ही इसका एहसास हो गया था जब वह अभी किसी को मारे बिना छत पर बैठा था। जैसे जैसे सूर्योदय निकट आया, भूत छाया गुयान का दिल तेजी से मुख्य शरीर में लौटने के लिए उत्सुक हो गया। यह एक अदम्य शारीरिक प्रवृत्ति थी और अगर इस प्रक्रिया के दौरान घोस्ट शैडो गुयान ने किसी को मार डाला और उनके शरीर के भीतर जीवन काल को लूट लिया तो उसे तुरंत मुख्य शरीर से एक शक्तिशाली आह्वान महसूस होगा जो उसे घोस्ट शैडो रूप को समाप्त करने के लिए मजबूर करेगा। ऐसा लगता है कि अब से वह प्रत्येक रात केवल एक व्यक्ति को मार सकता है और उसे अलग थलग लक्ष्य चुनना होगा। सु चिंगचिंग को अब खतरे से बाहर होना चाहिए। गुयांग अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि वह अपने दाहिने हाथ से खेल रहा था, अपने हाथ की ताकत का अभ्यास कर रहा था। अंततः वह स्वयं रिमोट कंट्रोल उठा सका और अपने पसंदीदा चैनलों पर स्विच कर सका। हालांकि निदेशक फैंग और अन्य शायद कल फिर से मेरे शरीर की जांच करेंगे। क्या मुझे उन्हें बताना चाहिए कि मेरा हाथ ठीक हो गया है? मेरा सिर कल ठीक हो गया था और अब मेरा हाथ आज ठीक हो गया है। क्या इससे उन्हें डर लगेगा? इसके बारे में सोचने के बाद गुयांग को अचानक एक विचार आया। शुरुआती दौर में अगर वे डर जाते हैं तो डरें। जितनी जल्दी हो सके दोनों हाथों को ठीक करना बेहतर है, ताकि भले ही उसके शरीर के अन्य हिस्सों को लकवा मार गया हो, फिर भी वह अकेले खा सकता है या अपने फोन पर खेल सकता है। बाद में ठीक होने के लिए वह थोड़ा दिखावा कर सकता है और समय के लिए रुक सकता है। मुझे लगता है कि कल मुझे फिर से एक राष्ट्रीय खजाने की तरह माना जाएगा। इस समय गुयांग के पास अपना फोन नहीं था, इसलिए वह केवल मेज पर रिमोट कंट्रोल उठा सकता था और टीवी देख सकता था। ... इस बीच अस्पताल के बाहर छोटे जंगल में 5 मिनट के भीतर प्रवर्तन ब्यूरो की 2 या 3 गाड़ियां पहले ही आ चुकी थीं और पास में घेरा बना चुकी थीं। लियू ताओ पूरी तरह से कपड़े पहने बिना भी घटनास्थल पर पहुंचे। खून से लथपथ लाश को ध्यान से देखने के बाद वह रिपोर्टिंग करने वाले व्यक्ति सु चिंगचिंग की ओर देखने लगा। लियू ताओ ने उसे एक नजर में पहचान लिया। ये सु चिंगचिंग अस्पताल में गुयांग की देखभाल के लिए जिम्मेदार नर्स थी। उन्होंने कुछ आश्चर्य से कहा, ये तुम हो? सु चिंगचिंग ने लियू ताओ पर नजर डाली और तुरंत कोई अच्छा प्रभाव खो दिया। आप ही क्यों हैं? मैं नहीं चाहता कि आप मेरा मामला संभालें। आप मेरे साथ फिर से एक संदिग्ध की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, क्या आप हैं? सु चिंगचिंग को लियू ताओ ज्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि वह वास्तव में एक लकवाग्रस्त व्यक्ति से पूछता था कि वे कल रात कहां थे, जो बहुत ही गैर पेशेवर था। लियू ताओ की टीम के सभी अधीनस्थों ने अपना मुंह ढक लिया और हंसे। लगता है कैप्टन को नापसंद किया गया है। नापसंद किया जाना सामान्य बात है। उसे देखो, वह एक बड़े बंदर की तरह काला और पतला है। अरे अरे अरे, अपनी आवाज धीमी रखो। अगर कैप्टन ने ये सुन लिया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। सच में कैप्टन एक केस सुझाने वाला पागल है। वह भी काम के मोड में है। उसका दिमाग केस से जुड़ी चीजों से भरा हुआ है। अगर हम अन्य चीजों के बारे में बात करते हैं तो उसका दिमाग स्वचालित रूप से इसे फिल्टर कर देगा। वह इसे बिल्कुल नहीं सुनेगा। सचमुच वह व्यावहारिक रूप से एक महाशक्ति है। बेशक ये सच है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो कोशिश करो। मैं उसके साथ कई सालों से हूं, तुम नए हो इसलिए नहीं जानते। अभी उसकी पीठ पीछे उसे बड़ा बंदर कहें, वह निश्चित रूप से इसे नहीं सुनेगा। जब नए युवा कानून प्रवर्तन अधिकारी ने यह सुना तो उसने अपने हाथ आपस में रगड़े, सावधानी से लियू ताओ के पीछे खड़ा हुआ, अपना गला साफ किया और चिल्लाया, बड़ा बंदर। अध्याय -13 न्यायोचित रक्षा, रात्रि कसाई। लियू ताओ चिल्लाने के तुरंत बाद पीछे नहीं मुड़े। युवा कानून प्रवर्तन अधिकारी ने पीछे मुड़कर अपने सहकर्मियों की ओर देखा। उसका चेहरा उत्साह से भर गया।
उसने सोचा, बॉस को उसकी पीठ पीछे उसके उपनाम से बुलाने की हिम्मत करते हुए मैं निश्चित रूप से वापस आने पर 1 साल तक इस बारे में डींगे हाँक सकता हूँ। लेकिन फिर उन्होंने अपने सहकर्मियों के चेहरों पर सहानुभूतिपूर्ण मुस्कान देखी। जब वह दोबारा मुड़ा तो उसकी नजर लियू ताओ के उदास चेहरे से पड़ी। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, लियू ताओ के बड़े हाथ ने सीधे उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को पकड़ लिया और कुछ अंगुलियों को सरौता के बल से भींच दिया, जिससे वह दर्द से गंभीर हो गया और स्थिर रूप से खड़े होने में असमर्थ हो गया। कप्तान, कप्तान, मैं गलत था। कप्तान, मुझे छोड़ दो। कप्तान, उन सब ने मुझे सिखाया। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो जिन सहकर्मियों ने उसे उकसाया था वे सभी अपना सिर झुका रहे थे, लगन से काम कर रहे थे, या तो दृश्य का दस्तावेजीकरण करने के लिए तस्वीरें ले रहे थे, रिपोर्ट लिख रहे थे, या छोटे समूह में मामले पर चर्चा कर रहे थे। लियू ताओ ने अपनी गर्दन दबा ली, जिससे दर्द के कारण उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ओह, आपने कहा कि किसी ने आपको उकसाया, तो मुझे बताओ वह कौन था? ये था नया युवक बहुत देर तक हकलाता रहा, किसी का नाम नहीं बता सका और केवल चिल्ला सका। उन गद्दारों ने मुझे नुकसान पहुंचाया। काम में गंभीर न होना, केवल टेढ़े मेढ़े तरीकों से पढ़ाई करना और यहाँ तक कि अपने बड़ों का अनादर करने का साहस करना। आपके वापस जाने के बाद मैं प्रवर्तन ब्यूरो के चौकीदार से कहूंगा कि उसे 1 सप्ताह का सवेतन अवकाश दिया जाए और उस सप्ताह के दौरान शौचालयों की सफाई करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर मैं बाथरूम जाता हूं तो जरा सी भी बदबू आ जाए तो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा, समझे? समझ गया, मैं सब कुछ समझता हूँ। कार्यस्थल पर नए युवक को इस प्रकार अपना पहला सबक मिला। अपने सहकर्मियों पर कभी भरोसा न करें और अपने वरिष्ठों के बारे में कभी बुरा न बोलें। अपने अवज्ञाकारी अधीनस्थ को फटकार लगाने के बाद लियू ताओ ने अधिक मिलनसार अभिव्यक्ति दिखाने की पूरी कोशिश की और सू चेंग से कहा, मिस सू, मुझे डर है कि आपको मेरे बारे में कुछ गलतफहमी है। पेशेवर मामले सुलझाने की क्षमता के मामले में मैं हमारे जिले के प्रवर्तन ब्यूरो में सर्वश्रेष्ठ में से एक हूँ। लगभग सभी सबसे महत्वपूर्ण मामले अंततः जांच के लिए मुझे सौंप दिए जाते हैं। चिंता मत करो, मुझे उस समय की सच्ची स्थिति बताओ और मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए सच्चाई उजागर कर दूंगा। इस बिंदु पर सू चेंग स्वाभाविक रूप से कुछ भी छिपा नहीं सका, उसने ईमानदारी से वही बताया जो अभी हुआ था। सुनने के बाद लियू ताओ ने हत्या के दृश्य पर फिर से नजर डाली और महसूस किया कि उसका सिर फटने वाला था। उन्होंने कुछ संदेह के साथ सू चेंग से पूछा, क्या आप निश्चित हैं कि आपने किसी और की आवाज सुनी और फिर यह आदमी मर गया? क्या आपके पास कोई नुकीली चीज है? ये सुनकर सू चेंग का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे अचानक गुयांग के बारे में लियू ताओ के पिछले सवाल याद आए और उसने गुस्से में अपना बैग उसके सामने फेंक दिया। देखा, मैं जानता था कि तुम पेशेवर नहीं हो। मैं स्पष्ट रूप से पीड़ित हूँ, फिर भी आप पूछ रहे हैं कि क्या मैं कोई नुकीली वस्तु लेकर आया हूँ? क्या आपको संदेह है कि मैंने उसे मार डाला? तो फिर आओ मुझे खोजो। लियू ताओ तुरंत अवाक रह गई और केवल मुस्कुराहट के साथ सू चेंग का बैग उठाकर उसे वापस सौंप सकी। फिर उन्होंने उस दृश्य को दोबारा देखा और विश्लेषण किया। आपके कहे अनुसार वह व्यक्ति हत्या करके पलक झपकते ही आपकी आंखों से ओझल हो गया, अर्थात बहुत तेज भागा होगा। लेकिन भले ही वह तेजी से भागे, उसके लिए कोई निशान नहीं छोड़ना असंभव है। आपके 2 पैरों के निशानों के अलावा घटनास्थल पर स्पष्ट रूप से किसी तीसरे व्यक्ति के पैरों के निशान नहीं हैं। सू चेंग इतनी गुस्से में थी कि वह लगभग बेहोश हो गई थी। उसने उस समय ये वाक्य स्पष्ट रूप से सुना, वह स्पष्ट रूप से बच गई, लेकिन अब वह एक संदिग्ध बन गई थी। खुद को उसकी जगह रखकर वह केवल कल्पना कर सकती थी कि गुयांग के साथ कितना अन्याय हुआ था। वह पहले से ही लकवाग्रस्त था, फिर भी उसे लगभग एक हत्यारे का नाम भुगतना पड़ा। और दुर्भाग्य से वह लकवाग्रस्त नहीं थी, वह बस इसे समझा नहीं सकी। सू चेंग ने हार मान ली थी। वह सीधे जमीन पर बैठ गई और गुस्से से घास फूस उखाड़ने लगी। आप जो चाहें, आप जो सोचते हैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। खैर, उसने एक महिला की अंतिम चाल का इस्तेमाल किया। लियू ताओ भी इस समय असहाय थे। दरअसल यह मामला अब तक सरल लग रहा था। अपराधी ने अपराध करने का प्रयास किया और इस प्रक्रिया में मारा गया। ये वैध आत्मरक्षा का एक स्पष्ट मामला था। लेकिन अब जब वह व्यक्ति चला गया तो यह एक ठंडा मामला बन गया था। तभी एक और कार आई और उनके पास रुकी। जब दरवाजा खुला तो गुवान चांगान बाहर आया, उसके चेहरे पर नशे का भाव था। लियू ताओ तुरंत उनका स्वागत करने गए। निर्देशक गुवान, आप फिर व्यक्तिगत रूप से क्यों आए? गुवान चांगान गुस्से में था। यह मेरा अधिकार क्षेत्र है। जब इतना बड़ा हत्याकांड हुआ तो मैं कैसे नहीं आ सकता? मैं बस बाहर मेलजोल कर रहा था और शराब ने मुझे एकदम से डरा दिया। क्या आपने अब इसकी पूरी जांच की है? क्या स्थिति है? लियू ताओ ने अपना सिर खुजलाया और कहा, दरअसल मामला जटिल नहीं है। घटनास्थल पर मिले निशानों और पीड़िता के विवरण के आधार पर मृतक एक अपराधी होना चाहिए। उसने इस महिला को लूटने और बलात्कार करने का प्रयास किया और फिर इस प्रक्रिया में मारा गया। ये वैध आत्मरक्षा का एक स्पष्ट मामला है। लेकिन अब परेशानी यह है कि उसे मारने वाला व्यक्ति चला गया है। गुवान चांगान ने तुरंत भौहें चढ़ा दी। आपका क्या मतलब है? अगर वह आत्मरक्षा में काम कर रहा था तो वह भाग क्यों रहा था? क्या वह भ्रमित था? उस महिला के बारे में क्या वह नहीं जानती कि उसे किसने बचाया? अजीब बात यहाँ है, महिला के बयान के अनुसार जिस व्यक्ति ने उसकी मदद की उसने अपराधी को तुरंत मार डाला और पीछे से उसे सांत्वना भी दी। लेकिन जब महिला पलटी तो दूसरा पक्ष बिना किसी निशान के गायब हो गया था। और घटनास्थल पर सभी निशानों में से हमने स्पष्ट रूप से पैरों के केवल 2 जोड़े देखे, वहां कोई तीसरा था ही नहीं। इस बार गुवान चांगान भी दंग रह गया। ऐसी बेतुकी बात कैसे हो सकती है? क्या आधी रात को उसका सामना किसी भूत से हुआ? उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया और व्यक्तिगत रूप से घटनास्थल का निरीक्षण किया और वह जिस निष्कर्ष पर पहुंचे वह बिल्कुल लियू ताओ के समान ही था। गुवान चांगान ने अपने माथे से पसीना पोंछा और चुपचाप लियू ताओ से पूछा, क्या आसपास कोई मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक हैं? जांचें कि क्या उस लड़की का भ्रम का इतिहास रहा है। लियू ताओ ने तुरंत गुवान चांगान को रोका और कहा, निर्देशक गुवान, इसे भूल जाए, वह महिला थोड़ी संवेदनशील लगती है। अभी मैंने उससे केवल यही पूछा था कि क्या उसके पास कोई नुकीली वस्तु है और उसने मुझे शाप दे दिया। ओह, और वह लड़की गुयांग की देखभाल के लिए जिम्मेदार नर्स है जिसका नाम सू चेंग है। पिछली बार जब हम गुयांग से चीजों के बारे में पूछने गए थे तब से उसके मन में अभी भी नाराजगी है। अब गुवान चांगान भी घाटे में था। महिलाएं बेहद क्षुद्र होती हैं और यदि आप उन्हें अपमानित करते हैं तो वे ऑनलाइन धर्मयुद्ध शुरू कर सकती हैं या उच्च अधिकारियों से शिकायत कर सकती हैं, जिससे और भी अधिक परेशानी हो सकती है। इसके अलावा इस मामले में वह स्पष्ट रूप से पीड़ित है, इसलिए उसे पूछताछ करना असंभव है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसने उस व्यक्ति को नहीं मारा। अगर उसने ऐसा किया भी तो यह आत्मरक्षा होगी। गुवान चांगान ने अपना माथा रगड़ा और कहा, इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ। वैसे भी यह आदमी मरने के लायक था। फिलहाल मामले को अनसुलझा ही रहने दीजिए। पिंग पिंग के मामले की जांच जारी रखना अभी भी जरूरी मामला है।
ओह, और वह लियू शाओयू, मैंने सुना है कि वह आज भी असहयोगी है, अपने वकील से बात करने के लिए इंतजार करने पर जोर दे रहा है, जो कार दुर्घटना मामले को बंद होने से रोक रहा है। तुम्हें जल्दी करनी होगी। लियू ताओ ने सहमति में सिर हिलाया। चिंता मत करो, निदेशक गुवान, मैं आपका प्रशिक्षु हूँ। क्या तुम्हें मेरे काम पर भरोसा नहीं है? गुवान चांगान ने जम्हाई ली। मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया है। मुझे वापस जाकर नींद पूरी करनी है, मुझे कल काम करना है। अगर आपको कुछ भी महत्वपूर्ण लगे तो मुझे कॉल करें। कोई बात नहीं, तो पहले तुम वापस जाओ। गुवान चांगान जाने के लिए मुड़ा, लेकिन उसके कदम हवा में ही रुक गए। उसने आह भरते हुए कहा, कोई बात नहीं, चूंकि मैं पहले से ही यहाँ हूँ, अगर मैं ऐसे ही वापस चला जाऊंगा तो ऐसा लगेगा जैसे मैं सुस्त हो रहा हूँ। आइए शरीर पर करीब से नजर डालें, हो सकता है कि उस पर कुछ निशान बचे हों। लियू ताओ ने हंसते हुए कहा, मैं भी यही सोच रहा था। दोनों तुरंत मुड़े और शव के किनारे चले गए। इस समय पेशेवर डॉक्टर, फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट ने पहले ही प्रारंभिक मूल्यांकन कर लिया था। लियू ताओ ने पूछा, स्थिति कैसी है? डॉक्टर, फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट ने अपना चश्मा अपनी नाक पर चढ़ाया और एक पल की झिझक के बाद कहा, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है, लेकिन मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूँ। ये ठीक है, जब हम मामलों को संभालते हैं तो हमें कदम दर कदम हर संभावना से गुजरना पड़ता है। बस मुझे बताओ। डॉक्टर, फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट ने सिर हिलाया और कहा, मुझे संदेह है कि जिस व्यक्ति ने इस व्यक्ति की हत्या की, वह वही व्यक्ति है जिसने पिछली बार पिंग पिंग की हत्या की थी। इस पल वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। गुवान चांगान और लियू ताओ के भाव बेहद गंभीर हो गए। हमें अपने फैसले का आधार बताएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर, फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट ने सिर हिलाया और कहा, हमारे सभी शरीरों में हड्डियां होती हैं और हड्डियां काफी कठोर होती हैं। एक झटके में सिर या हाथ काटना आसान नहीं है। अपराधी के पास अत्यंत मजबूत मनोवैज्ञानिक शक्ति, असाधारण ताकत और अविश्वसनीय रूप से तेज चाकू होना चाहिए। ये तीन अपरिहार्य हैं। एक छोटी सी अवधि में 2 बार ऐसी घटना होने से यह संभावना प्रबल हो जाती है कि यह एक ही व्यक्ति है। इसके अलावा गर्दन पर कट को देखें, यह बहुत चिकना है। इससे पता चलता है कि हत्यारे की ताकत बहुत ज्यादा थी और उसने जिस चाकू का इस्तेमाल किया वह बहुत तेज था। और संयोग से पिछली बार पिंग पिंग के हाथों और पैरों पर घाव भी ऐसे ही थे। ये कटौती सुनकर सभी ने गहरी सांस ली। सभी को यह स्पष्ट था कि इस कटौती के सच होने की संभावना 90% तक थी। गुवान चांगान ने गहरी सांस ली और कहा, बड़ी मुसीबत, इस शख्स ने एक व्यक्ति की हत्या करने के बाद कुछ ही देर में दूसरे व्यक्ति की हत्या करने की हिम्मत की। मुझे यकीन है कि वह यहाँ नहीं रुकेगा। इसे अखबारों में छपवाने की तैयारी करें। अब हम केवल जनता की शक्ति को संगठित कर सकते हैं। इस हत्यारे को अस्थायी रूप से ब्लैक नाइट बुचर के रूप में जाना जाएगा। अध्याय -14, क्या आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता को समझते हैं? सु चेंग ने दूर से अपना हाथ लहराया और चिल्लाया, क्या यहाँ मेरे लिए कुछ और है? यदि नहीं, तो मैं जा रहा हूँ। मुझे ऊपर जाकर मिस्टर गो को चिकन सूप देने की जल्दी है। लियू ताओ ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर अपना सिर घुमाया। आप गुयान को चिकन सूप पहुंचाने के लिए इतनी रात को यहाँ आ रहे हैं? सु चेंग ने अपनी आंखें घुमाई। ओए और क्या, निर्देशक ने कहा कि उसकी अच्छी देखभाल करो और मैंने घर पर चिकन सूप बनाया था जिसे मैं खत्म नहीं कर सका, इसलिए मैंने सोचा कि मैं मिस्टर गो को पीने के लिए एक हिस्सा लाऊंगा। मुझे उस तरह मत देखो, यदि तुम इसे पीना चाहते हो तो मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। लियू ताओ पहले से ही इस युवा लड़की की उसके प्रति नग्न शत्रुता को महसूस कर सकता था। वह किसी तरह अपनी अच्छे आदमी की छवि को बुरे आदमी वाले कार्ड में बदलने में कामयाब हो गया था। उसने उदासीनता से अपना हाथ हिलाया। तो फिर आगे बढ़ें, लेकिन बेहतर होगा कि आप कल प्रवर्तन ब्यूरो में आएं जब आप बयान देने के लिए स्वतंत्र हों। आखिरकार कोई मर गया और इसमें आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा। सु चेंग ने उसे सावधानी से देखा। आप मुझसे फिर से एक अपराधी की तरह पूछताछ नहीं करने जा रहे हैं, क्या आप हैं? मैंने सुना है कि यह वैसे भी आत्मरक्षा है, अन्यथा मैं अपना पिछला बयान वापस ले लूंगा और आप इसे ऐसे मान सकते हैं जैसे कि मैंने उसे मार डाला। इससे बहुत परेशानी से बचा जा सकेगा। गुवान चांगान ने उनके पास हंसते हुए कहा, चिंता मत करो छोटी लड़की। लियू ताओ थोड़ा अधीर है, मैं बाद में उनकी आलोचना करूंगा। लेकिन मामले की सच्चाई तो यही है, तुम झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है? सु चेंग ने सिर हिलाया। बैककोट ठीक है, निर्देशक गुवान की खातिर मैं आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाऊंगा। मैं अब जा रहा हूँ। लियू ताओ ने सु चेंग को पीछे हत्ते देखा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ओए गपे छोटे ऊ की मात्रा यांग, गुयांग फिर क्यों? ... इस समय गुयांग बिस्तर पर लेटा हुआ टीवी देख रहा था। मेरे हाथ वापस आना अच्छा है, मैं जो चाहूं देख सकता हूं। वे शो जिन्हें मैं सु चेंग को दिखाने के लिए कहने में शर्मिंदगी महसूस करती थी, अब मैं चुपचाप खुद ही देख सकती हूं। ये वास्तव में संतोषजनक है। तभी बेडरूम का दरवाजा अचानक एक क्लिक के साथ खुल गया। सु चेंग अंदर आए और जब उसने टीवी पर कार्यक्रम चलता देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बिल्कुल नहीं मिस्टर गु, आप इतने बूढ़े हैं और आप अभी भी एनीमे देखना पसंद करते हैं, तो आप द्विआयामी प्रशंसक हैं। गुयांग थोड़ा शर्मिंदा था। ओए जब आप अंदर आते हैं तो दस्तक क्यों नहीं देते? बहुत परेशान करने वाला। सु चेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैंने खटखटाया तो क्या आप मेरे लिए दरवाजा खोल सकते हैं? ये सिर्फ एनीमे देख रहा है, कुछ और नहीं, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? मैं आपके लिए चिकन सूप लाया हूँ, इसे गर्म होने पर ही पिएं। गुयांग को नहीं पता था कि अपराधी के मरने के बाद क्या हुआ। उसने अपने सामने भाप से भरे चिकन सूप को देखा, थोड़ा स्तब्ध रह गया। ओए तो तुम मेरे लिए ये चिकन सूप लाने के लिए इतनी देर से अस्पताल आए? सु चेंग ने भौहें उठाई और कहा, और क्या, ऐसा नहीं है कि मुझे अस्पताल का माहौल पसंद है। सच कहूं तो इस समय गुयांग को अंदर से थोड़ी सी भावना महसूस हुई। कॉलेज के समय से ही वह यान पिंग के प्रति बिना शर्त अच्छा व्यवहार करता था और ऐसा लगता था कि उसने बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। इसलिए ऐसा महसूस होता है कि इसकी देखभाल की जानी चाहिए। नहीं, एक बुद्धिमान व्यक्ति प्यार में नहीं पड़ता। मुझे शांत होने की जरूरत है। क्या ये व्यक्ति मेरी विरासत के पीछे हो सकता है? मैं एक ही चाल में दोबारा नहीं फंसूंगा। सु चेंग ने गुयांग को उठने में मदद की। चिकन सूप का एक कटोरा परोसने के बाद उसने गुयांग को ये कहते हुए खिलाया, इतने आत्ममुग्ध मत बनो। मैं आपको बता दूं, दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे घर पर भी एक मरीज है, इसलिए मैं अक्सर पौष्टिक भोजन बनाती हूँ। वैसे भी एक भाग बनाना 2 भाग बनाने के समान है, इसलिए मैंने आपके लिए भी एक भाग बनाया है। इस स्पष्टीकरण को सुनकर गुयांग को लगा कि यह अधिक अर्थपूर्ण है। उन्होंने पूछा, आपके घर पर भी कोई मरीज है? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह कौन है? ये सुनने के बाद सु चेंग की अभिव्यक्ति थोड़ी धीमी हो गई। यह मेरी माँ है। जब मेरी माँ छोटी थी तो मुझे स्कूल भेजने के लिए उनके पास एक काले दिल वाले इलेक्ट्रॉनिक्स कारखाने में दिन में 10 घंटे से अधिक काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में जलने की बहुत तेज गंध थी और वह गैस जहरीली थी। मेरी माँ ने इसे बहुत अधिक मात्रा में निगल लिया और इस वर्ष उन्हें उन्नत चरण के कैंसर का पता चला। डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी से ठीक होने की संभावना है, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि संभावना बहुत कम है और एक बार सर्जरी शुरू होने के बाद यह एक अथाह गड्ढा है जिसमें बहुत सारा पैसा खर्च होगा। मेरी माँ भी असहमत थी, इसलिए हमने इलाज छोड़ने और अपने बाकी दिन खुशी से बिताने का फैसला किया। गुयान को बहुत आश्चर्य हुआ, सु चेंगचेंग की माँ के बीमार होने से नहीं, बल्कि इस बात से कि माँ और बेटी दोनों इलाज छोड़ने के लिए सहमत होने में कितनी तर्कसंगत थी। यदि यह कोई और होता तो वे संभवतः इसका इलाज करने के लिए अपना सब कुछ बेच देते। अंतिम परिणाम संभवतः संतोषजनक नहीं होगा। जो लोग जाने वाले हैं वे फिर भी चले जाएंगे, लेकिन जो रह जाएंगे वे कर्ज के बोझ तले दबे होंगे, जो सीधे तौर पर एक परिवार को बर्बाद कर देगा। सु चेंगचेंग ने तुरंत अपनी भावनाओं को समायोजित किया और गुयान को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरी माँ अक्सर मुझसे कहती है कि एक साल खुशी से जीने की तुलना में एक दिन खुशी से जीना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मिस्टर गु, आप भी खुश होंगे। आप पहले ही एक चमत्कार बना चुके हैं। जब तक आप अच्छी मानसिकता बनाए रखेंगे, आप निश्चित रूप से तेजी से ठीक हो जाएंगे। यदि तुम मेरी देखरेख में फिर से चल सको तो मैं जीवन भर इसके बारे में डींग मार सकता हूँ। गुयान दिल खोलकर हंसे। चिंता मत करो, वह दिन जरूर आएगा। आपको इस बारे में डींगे हाँकने के लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। दोनों बातें करते रहे और हंसते रहे, सूप पीते रहे और बातें करते रहे। अगर उसे कहना होता तो सु चेंगचेंग यकीनन गुयान का पहला दोस्त था जब से वह उठा। हालांकि उनके परिचय की शुरुआत अप्रिय थी, लेकिन सुखद अंत होना अच्छा था। सूप में अभी भी बहुत सारा चिकन था, लेकिन उसमें हड्डियां थी और गुयांग इसे अपने हाथों के बिना आसानी से नहीं संभाल सकता था। मरीजों की देखभाल करने का अनुभव रखने वाली सु चेंगचेंग ने चिकन के मांस को टुकड़े टुकड़े करने के लिए सीधे अपने हाथों का इस्तेमाल किया। गुयांग ने उसकी ओर देखा। सु चेंगचेंग के नाखून बहुत छोटे थे, बिना किसी गंदे नेल पॉलिश के, और बहुत साफ दिखते थे। इस तरह से फाड़ा गया चिकन मांस गैर विषैला और खाने के लिए सुरक्षित होना चाहिए। अचानक सु चेंगचेंग ने रुककर ऊपर देखा और कुछ हैरान होकर पूछा, ये सही नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं गया था तो मैंने तुमसे कहा था कि जल्दी सो जाओ और टीवी स्पष्ट रूप से बंद था। आपने इसे कैसे चालू किया? गुयांग तुरंत शांत हो गया। अरे नहीं, क्या मैं बेनकाब हो गया हूँ? उसने मूल रूप से यह बताने के लिए 1 या 2 दिन इंतजार करने की योजना बनाई थी कि उसके हाथ ठीक हो गए हैं, लेकिन उसने इतनी जल्दी खुद को कैसे धोखा दे दिया? क्या करें? बहुत जरूरी ऑनलाइन प्रतीक्षा कर रहा हूँ। गुयांग ने अचानक कहा, अपनी याददाश्त देखो। आपने कहा कि आपने इसे बंद कर दिया है और मैंने कहा कि मुझे अभी नींद नहीं आ रही है और आपसे इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देने के लिए कहा और कहा कि मैं बाद में इसे बंद करने में मदद के लिए ऑन ड्यूटी नर्स को बुला सकता हूँ। फिर आपने इसे बंद नहीं किया। क्या आप भूल गए? ये सुनने के बाद सु चेंगचेंग ने इसके बारे में सोचा। ओए सचमुच, ऐसा लगता है कि मेरे पास वह स्मृति नहीं है। आप शायद काम से निकलकर घर जाने की जल्दी में थे, इसलिए आपने स्पष्ट रूप से नहीं सुना। संभवतः, लेकिन अगर टीवी बंद नहीं था तो भी आपने एनीमे कैसे खेला? ओए क्या तुम इतने पुराने जमाने के नहीं हो सकते? ओह ठीक है, आप 1000 युआन पुराने व्यक्ति का फोन उपयोग करते हैं, इसलिए समय से पीछे रहना सामान्य है। मेरा टीवी नवीनतम स्मार्ट टीवी है, इसे आवाज से नियंत्रित किया जा सकता है। क्या आप ये जानते हैं? यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो लिटिल लेजी क्लासमेट कहकर देखें और देखें। ओए इसमें वह कार्य है। मुझे प्रयास करने दीजिए। छोटे आलसी सहपाठी, मेरे लिए एक फिल्म चलाओ। ओए ठीक है, आप कौन सी फिल्म देखना चाहेंगे? मैं बिल्कुल निश्चित नहीं हूँ। क्या ख्याल है कि आप मेरे लिए कुछ सुझाएंगे? आप जैसी सौम्य लड़की को रोमांस फिल्मों का आनंद लेना चाहिए। क्या आप अत्यंत क्लासिक टाइटैनिक देखना चाहेंगे? ऐसा लग रहा था कि सु चेंगचेंग ने एक नई दुनिया की खोज कर ली है। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। ओए हे भगवान, क्या तकनीक अब इतनी स्मार्ट हो गई है? मैं कभी नहीं जानता था कि टीवी में इस तरह का कार्य हो सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि अब मुझे आपको टीवी शो दिखाने में मदद नहीं करनी पड़ेगी? जैसे ही सु चेंगचेंग स्मार्ट वॉइस सिस्टम पर शोध कर रहा था, बाहर से दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। सु चेंगचेंग ने भ्रमित होकर पूछा, ये कौन है? दरवाजे के बाहर से एक परिचित पुरुष की आवाज आई। यह मैं हूँ, हम अभी नीचे लियू ताओ से मिले। सु चेंगचेंग ने तुरंत बाहर के व्यक्ति को उसकी आवाज से पहचान लिया। उसने अधीरता से दरवाजा खोला। ओए तुम मुझे क्यों सता रहे हो? क्या आपने यह नहीं कहा कि सभी प्रश्न पहले ही पूछे जा चुके हैं? लियू ताओ, जिसके पास देर रात के नाश्ते का एक बड़ा डिब्बा था, सु चेंगचेंग द्वारा जवाब दिए जाने के बाद अजीब तरह से मुस्कुराया और कहा, मिस सु, मेरे प्रति इतनी शत्रुतापूर्ण मत बनो। मेरे द्वारा वे प्रश्न पूछने का कारण काम था। दरअसल मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। मैं बस नीचे ही था और मैंने देर रात के लिए कुछ स्नैक्स खरीदे। मैंने सोचा कि मिस सु और मिस्टर गु इस समय भूखे होंगे, इसलिए मैं आपको साथ में खाना खाने के लिए आमंत्रित करना चाहता था। इसके बारे में क्या ख्याल है? मुझे कुछ चेहरा दो। जैसा कि कहा जाता है, मुस्कुराते हुए चेहरे पर कोई वार नहीं करता। लियू ताओ का रवैया इतना ईमानदार था कि उसे मना करना कुछ हद तक असंतोषजनक होगा। बेडरूम के अंदर गुयांग ने हल्के से खांसते हुए कहा, उसे अंदर आने दो। मेहमान तो मेहमान होता है और हमें विनम्र रहना चाहिए। भले ही सु चेंगचेंग अनिच्छुक थी, गुयांग को यह कहते हुए सुनकर उसके पास लियू ताओ को अंदर आने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लियू ताओ के शयन कक्ष में प्रवेश करने के बाद उसने कुशलता से एक छोटी सी मेज खींची और अपने हाथ में रखा भोजन का कंटेनर खोला। अंदर बारबेक्यू की गई वस्तुओं की एक पूरी श्रृंखला थी। बीफ की कटारें, मेमने की कटारें, ग्रिल्ड सूखे टोफू, ग्रिल्ड चाइव्स, ग्रिल्ड किडनी, सब कुछ कल्पनीय। कमरा तुरंत एक स्वादिष्ट सुगंध से भर गया और यहाँ तक कि सु चेंगचेंग भी उसे 2 बार निगलने से रोक नहीं सका। गुयांग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। बैककोट कैप्टन लियू, आप सचमुच उदार हैं। जैसा कि कहा जाता है, बिना कारण कोई मंदिर नहीं जाता। आप मुझे बहुत असहज महसूस करा रहे हैं। लियू ताओ ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, बैककोट ठीक है, मेरे पास भी एक कहावत है, बैककोट, यदि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है तो आपको दरवाजे पर दस्तक से डरने की जरूरत नहीं है। मिस्टर गो असहज महसूस कर रहे हैं, क्या उन्होंने वास्तव में कुछ गलत नहीं किया होगा? अध्याय -15 नर्स, देखभालकर्ता और अंगरक्षक। ठीक है, मुखौटा उतर गया है, सीधे मुख्य हमले पर। गुयांग ने अपना सिर हिलाया। मुझे पता था कि यह बारबेक्यू खाना इतना आसान नहीं होगा। लियू ताओ अजीब तरह से मुस्कुराए, फिर कुछ गंभीरता से पूछा, मिस्टर गो, मैं ये प्रश्न केवल एक बार पूछूंगा, हालांकि यह थोड़ा अभिमानपूर्ण है, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सचमुच आपके शरीर के अन्य हिस्सों में कोई संवेदना नहीं है? क्या तुम सारी रात इसी कमरे में रहे और बाहर नहीं गए? गुयांग ने कड़वी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं 4 महीने से लकवाग्रस्त हूं, मैं और कहां जा सकता था? लियू ताओ ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर कहा, मैंने सिर्फ आज रात के बारे में पूछा था, कल रात के बारे में नहीं।
लेकिन आप बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं दिख रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आज रात नीचे किसी की मृत्यु हो गई? हे भगवान, वह पहले से ही मुझ पर भाषा का जाल बिछा रहा है। अगर तुम इसी तरह खेलोगे तो तुम्हें कौन हरा सकता है? पेशेवर जांचकर्ताओं के सामने अगर मैं बस कुछ शब्द और कह दूं, तो मैं निश्चित रूप से खामियां उजागर कर दूंगा। आखिरकार मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं। मैं एक कंपनी स्थापित कर सका और उसे बड़ा बना सका। इसका कारण आंशिक रूप से ये था कि मैं मेहनती था और आंशिक रूप से पिछले कुछ वर्षों में शहर के जोरदार विकास के कारण, जिसने कई अवसर प्रदान किए। पेशेवर प्रशिक्षण के बिना एक सामान्य व्यक्ति जांचकर्ताओं के गहन सवालों से कैसे छिप सकता है? जैसे ही गुयांग सोच रहा था कि कैसे उत्तर दिया जाए, सु चेंग जो पास में था, अचानक खड़ा हुआ, लियू ताओ द्वारा लाए गए बारबेक्यू को उठाया और सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। उसने लियू ताओ से गुस्से में कहा, बस, क्या आप हर समय इतना परेशान होना बंद कर सकते हैं? घटनास्थल पर ऐसा कौन सा सबूत है जो ये साबित करता है कि श्रीगु ने ही उस व्यक्ति की हत्या की थी? क्या कोई निगरानी फुटेज है? क्या उंगलियों के निशान हैं? या क्या डीएनए के साथ बाल बचे हैं? कुछ भी नहीं है। आप जांच करते रहें। क्या ये दिलचस्प है? श्रीगु का स्वास्थ्य खराब है और उन्हें यहाँ पड़े रहने में पहले से ही कठिनाई हो रही है। आप उस पर शक करते रहते हैं। क्या आपने विचार किया है कि वह अंदर से कैसा महसूस करता है? कृपया घटनास्थल पर वापस जाएं और सबूतों को ध्यान से देखें। लोगों पर गलत आरोप लगाने के लिए अपनी हास्यास्पद छठी इंद्रिय का उपयोग करना बंद करें। तो क्या होगा यदि श्रीगु को नीचे की हत्या के बारे में पता हो? क्या इससे साबित होता है कि वह हत्यारा है? मैं इतने लंबे समय से यहाँ हूँ और मिस्टर गु को बताया कि अभी क्या हुआ। क्या इसमें कोई समस्या है? क्या मैंने गैर प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सु चेंग गुस्से में थे। उन्होंने लियू ताओ को बुरी तरह डांटा और फिर सीधे दरवाजा खोल दिया। निदेशक फैंग ने कहा कि श्रीगु वर्तमान में अस्पताल में सबसे प्रतिष्ठित रोगी हैं, जो महत्वपूर्ण न्यूरोलॉजिकल अनुसंधान से संबंधित हैं और किसी भी गलती की अनुमति नहीं है। आप मिस्टर गु को इसी तरह परेशान करते रहें। मेरा मानना है कि इससे मिस्टर गु की रिकवरी पर असर पड़ा है, इसलिए मैं आपसे जाने के लिए कहता हूँ। सु चेंग स्वयं एक युवा महिला है जिसमें न्याय की भावना भरी हुई है। यही वजह है कि उसने जानबूझकर गुयांग के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए इंजेक्शन देने की विधि का इस्तेमाल किया। ये सुनने के बाद कि उसने कई घिनौने काम किए हैं। अब उनके विचार में लियू ताओ की हरकतें पूरी तरह से बदमाशी थीं। एक लकवाग्रस्त व्यक्ति से लगातार पूछताछ करके मामले की जांच कौन करेगा? फटकार लगने के बाद लियू ताओ को भी बहुत निराशा हुई। उसे हमेशा यह एहसास होता था कि ये मामले उसके सामने वाले युवक से जुड़े हैं, लेकिन यह अनुचित था और इसका कोई सबूत नहीं था। यदि सबूत का एक टुकड़ा भी होता जो उसे धीमी पूछताछ के लिए वापस ले जा सकता था, तो वह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता था। इस समय सु चेंग के जाने के आदेश का सामना करते हुए लियू ताओ केवल खड़े हो सकते थे, गुयांग और सु चेंग के सामने थोड़ा झुक सकते थे और कह सकते थे, मुझे खेद है, मैं सिर्फ अपने काम के प्रति जिम्मेदार हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने के लिए किसी और दिन वापस आऊंगा। सु चेंग का चेहरा ठंडा था। भूल जाओ, तुम न आना ही सबसे अच्छी माफी है। लियू ताओ के चले जाने के बाद सु चेंग ने सीधे दरवाजा बंद कर दिया और गुस्से में अपना पैर पटक दिया। कितना परेशान करने वाला साथी है। गुयांग को अचानक महसूस हुआ कि सु चेंग को अपने पास रखने का एक और उपयोग है। यह एक अंतर्निर्मित अंगरक्षक होने जैसा था। सु चेंग के बिना लियू ताओ शायद उसके बगल में बातें करते रहेंगे और सवाल पूछते रहेंगे और अधिक खामियां ढूंढ सकते हैं। हालांकि जब वह रात में भूत छाया अवस्था में परिवर्तित हुआ तो वह बहुत शक्तिशाली था। फिर भी दिन के दौरान वह एक सामान्य व्यक्ति था और उस समय एक लकवाग्रस्त सामान्य व्यक्ति था। उसे अपनी सुरक्षा अच्छे से करनी थी। ... लियू ताओ निराश होकर अस्पताल से चले गए और वापस अपनी कार में बैठ गए। इस समय निर्देशक गुवान, जो पीछे की सीट पर अपनी आंखें मूंदकर शांत हो रहे थे, धीरे से बोले, क्या तुमने फिर किसी को ठेस पहुंचाई? मैंने तुमसे कहा था कि अपने आप को रोको। आह भरने के बाद लियू ताओ ने धीरे से कहा, निर्देशक गुवान, क्या आपको लगता है कि ऐसे संयोग वास्तव में इस दुनिया में मौजूद हैं? ब्लैक नाइट बुचर ने कुल मिलाकर 2 लोगों को मार डाला। एक यान पिंगपिंग था और दूसरा आज रात अपराधी था। आइए यान पिंगपिंग के बारे में बात न करें। आइए बात करते हैं इस अपराधी के बारे में। उनके निशाने पर सु चेंग भी थे, जिनके गुयांग से अच्छे रिश्ते हैं। ये कहा जा सकता है कि दोनों ही मामलों में उनके इरादे बहुत मजबूत थे। पहला बदला लेने के लिए था और दूसरा सुरक्षा के लिए था। इसके अलावा जब भी मैंने उनसे सवाल किया, मुझे लगा कि उनके जवाबों में थोड़ी खामियां थीं। यदि वह लकवाग्रस्त न होता तो मैं वास्तव में उसे 2 दिनों के लिए स्टेशन वापस ले जाना चाहता और उससे गहन पूछताछ करना चाहता। पिछली सीट पर बैठे निर्देशक गुवान ने अपनी कमर सीधी की, अपना माथा रगड़ा और पूछा, अगर आप बिना किसी ठोस सबूत के केवल संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार करते हैं और 2 दिनों के लिए बंद कर देते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप कानून प्रवर्तन अधिकारी हैं या गैंगस्टर हैं? लियू ताओ की सांसें थोड़ी तेज थीं। निर्देशक गुवान, मैं ये केस के लिए सच्चाई का पता लगाने के लिए कर रहा हूं। गुवान चांगान ने अपना सिर हिलाया। अभी मुझे डायरेक्टर मत कहो, मुझे मास्टर कहो। मैं तुम्हें आज एक और सबक सिखाऊंगा। मामलों का समाधान साक्ष्य पर निर्भर करता है। जब हमें कोई सबूत मिलता है तो हम उस सबूत के टुकड़े के माध्यम से और अधिक सबूत खोजने के तरीके ढूंढ सकते हैं, बजाय इसके कि जब कोई सबूत न हो तो जबरन सबूत तैयार करें। क्या आपने कभी किसी समस्या के बारे में सोचा है? अब आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह आपकी व्यक्तिपरक इच्छा के कारण है। आपको लगता है कि गुयांग ब्लैक नाइट बुचर है, इसलिए चाहे वह कैसा भी व्यवहार करे, वह ब्लैक नाइट बुचर जैसा ही लगता है और आप जबरन सब कुछ इस दिशा में धकेल देते हैं। लेकिन उस पर आपके शुरुआती संदेह की प्रेरणा कहां से आई? ये लियू शाओयू से आया था, जिसके मन में उसके प्रति द्वेष था। आप दूसरों पर संदेह क्यों नहीं करते? आपको लियू शाओयू पर संदेह क्यों नहीं है? मास्टर, आज जब यह मामला हुआ तब भी लियू शाओयू हमारे स्टेशन पर बंद था। ठीक है, जब ये 2 मामले हुए, गुयांग अभी भी अपने अस्पताल के बिस्तर पर लकवाग्रस्त था। लियू ताओ तुरंत अवाक रह गए। निर्देशक गुवान की अभिव्यक्ति गंभीर थी। अपना ध्यान गुयांग से हटाओ, अन्य पहलुओं के बारे में सोचें, अन्य सुराग खोजें। यदि आप उसे इसी तरह परेशान करते रहेंगे तो मुझे अस्थायी रूप से आपके कर्तव्यों को निलंबित करना होगा और आपको कुछ समय के लिए आराम करना होगा। लियू ताओ मौके पर अवाक थे, लेकिन उनकी आंखों से अनिच्छा साफ झलक रही थी। आह भरने के बाद गुवान चांगान ने कहा, यह भी आपके ही भले के लिए है। आप वर्तमान में पूरी तरह से अपनी तेज छठी इंद्रिय के आधार पर मामलों को सुलझा रहे हैं, लेकिन छठी इंद्रिय धोखा देने वाली हो सकती है। यदि आप कभी किसी गलत या झूठे मामले को संभालते हैं तो न केवल आपका अपना जीवन भर का करियर बर्बाद हो जाएगा, बल्कि इससे किसी और का पूरा जीवन भी बर्बाद होने की संभावना है। आपने पिछले कुछ वर्षों में कई खूबियां हासिल की हैं, लेकिन आपने कई लोगों को नाराज भी किया है और कई गलतियां भी की हैं। यही वजह है कि आप इस पद पर ऊपर नीचे होते रहे हैं। वापस जाने के बाद इसके बारे में और सोचें।
इस समय सु चेंग की देखरेख में गुयांग ने सारा चिकन सूप साफ पी लिया और चिकन का मांस तब तक खाया जब तक कि केवल हड्डियां नहीं बची। सु चेंग बहुत आश्चर्यचकित था। बिल्कुल नहीं, क्या तुम्हारी भूख इतनी बड़ी है? आप वास्तव में इतना खा सकते हैं? शायद इसलिए कि उसका दाहिना हाथ अभी अभी ठीक हुआ था और उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता थी। गुयांग की भूख आज रात असाधारण रूप से अच्छी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा और आपने जो चिकन सूप बनाया उसका स्वाद भी बहुत अच्छा था। कल पुनः इसी मानक के अनुसार इसे मेरे पास भेज देना। सु चेंग ने तुरंत उसकी ओर अपनी आंखें घुमाई। सपने देखो, मुझे दिन के दौरान काम करना पड़ता है और मेरे पास हर दिन ऐसे परेशानी वाले व्यंजन बनाने का समय नहीं होता है। आप जानते हैं, इस चिकन सूप को पौष्टिक बनाने के लिए मैंने सबसे पुराने प्रकार का चिकन खरीदा और तैयार होने से पहले इसे 2 घंटे से अधिक समय तक बर्तन में पकाया। ये सचमुच थका देने वाला था। गुयांग ने चुपचाप वह सब कुछ याद रखा जो दूसरे पक्ष ने किया था। अभी भी और अधिक चाहने पर उसने सूंघा और हवा में बारबेक्यू की सुगंध को फिर से महसूस किया। उसने अपनी नजर कूड़ेदान पर डाली और अस्थायी रूप से सु चेंग से कहा, ऐसा लगता है कि उस कूड़ेदान में एक साफ बैग है जिसे आज रात ही बदला गया है। सु चेंग ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? गुयांग ने हंसते हुए कहा, मेरा मतलब है कि जो बारबेक्यू अंदर गिरा है वह खाने योग्य लगता है। यदि आप इसे दोबारा उठा लें तो कैसा रहेगा? सु चेंग इतनी गुस्से में थी कि उनका सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो गया। श्रीमान गु, कृपया अपने स्वास्थ्य को अधिक गंभीरता से लें। भले ही बैग बदल दिया गया हो, फिर भी उसमें कई बैक्टीरिया मौजूद हैं। आप इसे बिल्कुल नहीं खा सकते। इसके अलावा इस बारबेक्यू को लियू ताओ ने खरीदा था। वह आदमी स्पष्ट रूप से एक पागल है जो किसी भी मामले को सुलझाने के लिए कुछ भी नहीं करेगा। क्या पता उसने कोई जहर मिला दिया हो। यदि तुम्हें जहर दे दिया गया तो यह और भी अधिक कष्टदायक होगा। हे भगवान, लोगों के दिलों में पूर्वाग्रह वास्तव में एक पहाड़ है। क्योंकि वह लियू ताओ को नापसंद करती थी, यहाँ तक कि उसके द्वारा लाए गए बारबेक्यू को भी जहरीला बारबेक्यू कहा जाता था। अध्याय 16, मेरे पास पैसा है, खर्च करो। गुयांग को ऐसा लग रहा था जैसे उसने पर्याप्त खाना नहीं खाया है। सु चेंग ने अपना माथा रगड़ा। मैं सचमुच तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं इसे आपके लिए खरीदने जाऊंगा। मैं नीचे एक विक्रेता को जानता हूँ। उनकी सामग्रियां ताजा हैं और कीमत बहुत महंगी नहीं है। तुम यहीं रुको। सु चेंग ने अपना फोन उठाया और जाने के लिए मुड़ी। तभी गुयांग ने उसे पीछे से पुकारा, रुको, एक क्षण के लिए यहाँ आओ। सु चेंग थोड़ा भ्रमित था लेकिन फिर भी गुयांग के पास चला गया। क्या हुआ? क्या आप कहीं अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? हो सकता है कि आपने अभी बहुत अधिक खा लिया हो और इसे पचा नहीं पा रहे हो। गुयांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, वहां कैबिनेट खोलो और काली जैकेट ढूंढो। सु चेंग ने तुरंत वैसा ही किया जैसा कहा गया था और जैकेट निकाल ली। इसके बाद बाईं जेब को छुएं। वहां एक कार्ड है, एक बैंक कार्ड। सु चेंग ने गुयांग के निर्देशों का पालन किया और तुरंत बैंक कार्ड निकाला। जैसे ही वह थोड़ा भ्रमित महसूस कर रही थी, गुयांग ने कहा, इस कार्ड में 1,00,000 युआन है। यह आपके लिए है। जैसे ही सु चेंग ने यह सुना, उसने तुरंत कार्ड वापस रख दिया। आप कैडर का परीक्षण करने के लिए इसका उपयोग क्यों कर रहे हैं? कितना कष्टप्रद। आपकी देखभाल करना मेरा काम है और जो खाना मैं आपके लिए लाता हूं वह मेरे परिवार का बचा हुआ खाना होता है। मैं आपका पैसा कैसे स्वीकार कर सकता हूं? मुझे गलती करने के लिए मजबूर मत करो। सु चेंग की अभिव्यक्ति गंभीर थी। गुयांग अवाक था। न्याय की बहुत अधिक भावना हमेशा अच्छी बात नहीं होती। गुयांग ने आह भरी और कहा, पहले इतना प्रतिरोधी मत बनो, मेरी बात सुनो। भले ही आपका काम मेरी देखभाल करना है, मेरे लिए खाना लाना आपके काम में शामिल नहीं है। क्या ऐसा है? यदि आप अभी मेरे लिए बारबेक्यू खरीदने जाएंगे तो क्या आप इसका भुगतान स्वयं करेंगे? सु चेंग ने उदारतापूर्वक कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। ठीक है, आज रात बारबेक्यू खाने के बाद शायद मुझे कल 2 किंग केकड़े चाहिए होंगे और परसों शायद मैं ग्रिल्ड ऑयस्टर चाहूंगा। क्या आप मुझे हर दिन ट्रीट देंगे? सु चेंग स्तब्ध रह गया। एक नर्स के रूप में उनकी मासिक आय अधिक नहीं थी। घर पर उसकी देखभाल के लिए उसकी मां भी थी और उसके फोन की कीमत 1,000 युआन से कुछ अधिक थी। किसी को देर रात का नाश्ता कराने के लिए उसे इतने पैसे कहां से मिलेंगे? उसका खाली रूप देखकर गुयांग मुस्कुराए। अब आप जानते हैं कि काम भारी है और रास्ता लंबा है ना? ये पैसे ले लो, बस इसे जीवन यापन का खर्च माने जिसे रखने का जिम्मा मैं आपको सौंप रहा हूं। अगर मुझे बाद में इसकी जरूरत पड़ी तो मैं आपसे इसे वापस करने के लिए कहूंगा। यदि आप मेरा पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपसे काम करने के लिए कहना मेरे लिए अधिक सुविधाजनक है। गुयांग को ये कहते हुए सुनकर सु चेंग को कम प्रतिरोधी महसूस हुआ। उसने कार्ड निकाला, उसे अपनी जेब में अपने शरीर के पास रखा और गंभीर भाव से गुयांग से कहा, सुनो, इस कार्ड के पैसे का उपयोग केवल आपके दैनिक खर्चों के लिए किया जाएगा। आपके ठीक होने के बाद मैं कार्ड आपको वापस कर दूंगा। ठीक है, तुम जो कहो। ओह ठीक है, कल इस पैसे का उपयोग 2 स्मार्टफोन खरीदने के लिए करें। वे नए मॉडल होने चाहिए। प्रत्येक का बजट लगभग 6 से 7,000 युआन होना चाहिए। ऐसा लगता है कि मेरा पिछला फोन दुर्घटना स्थल पर पूरी तरह नष्ट हो गया है। सु चेंग ने ऊपर देखा। आपको फोन की क्या आवश्यकता है? आप इसे ये थी आज की कहानी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम इस यूनिवर्स के और सीक्रेट्स एक्सप्लोर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम टू कहानी यूनिवर्स।